तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सन माओ को हराने के बाद पॉल वहां से निकल गया होता है। जिंग सान सोच रहा होता है ये बच्चा काफी टैलेंटेड है, आखिर गांव लॉन्गशन और सन डेली ने इसको क्या सोच के निकाला। वहीं हम देखते हैं वो लड़की उसके पास ग्रीन घोस्ट पर ले लेती है। जैसे ही वो वहां से निकल रही होती है वो सन लिली का प्लान सुन लेती है। सन लिली बोल रही होती है तुम्हें कैसे भी करके पॉल को मार देना है। उसके बाद वो बंदे हमारे पॉल को फॉलो करने लगते हैं। वो लड़की सोचती है पॉल काफी इंजर्ड है, वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं पॉल अपने तीनों घोस्टों से मजाक मस्ती करते हुए जा रहा होता है। अचानक से पॉल के ऊपर अटैक करता है और वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो जब पीछे की तरफ देखता है तो पर्पल कलर का लिक्विड होता है। पॉल सोचता है अगर पर्पल लिक्विड मेरे ऊपर गिरा होता तो ये काफी खतरनाक हो सकता था। वहीं पॉल अपने सामने एक येलो हेयर वाले बंदे को देखता है जो कि सिगरेट पी रहा होता है। उसके पीछे वहां पर्पल कलर का घोस्ट होता है। येलो हेयर वाला बंदा बोला तुम्हारे मूव काफी फास्ट है, अब मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आखिर ब्रदर सनमा तुमसे कैसे हारे। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे एक और येलो हेयर वाला बंदा आ गया होता है। उसके पीछे वहाँ पे एक बैट लाइक घोस्ट होता है। वो बोलते हैं बहुत बातें हो गई, फटाफट से खत्म कर दो ताकि हम लोग यहाँ पे सनमा को रिवेंज ले सके। ब्लड रेड घोस्ट पॉल को बोलता है इस वैम्पायर से बच के रहना, ये यहाँ पे तुम्हारे काफी ट्रिकी होने वाला है। पॉल वहाँ पे सारे लोग को बोलता है मुझे लगता है हम लोग क्या चलना चाहिए, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक बंदा आता है जिसके एक हाथ में कॉफिन होता है। उसने यहाँ पे पॉल का रास्ता रोक लिया होता है। वो वहाँ पे पॉल को बोलता है तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। ये देख के पॉल काफी परेशान होता है। ब्लड रेड घोस्ट को बोलता है ब्रो घोस्ट क्या तुम इसको हरा सकते हो, मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि इसको हरा सकते हो। ब्लड रेड घोस्ट को मना करते हुए बोलता है मैं अभी मलेशिया स्पीड लेवल पे हूँ और मेरे पास अभी सिर्फ 2 एबिलिटीज है। अगर मैं यहाँ पे विक्स स्पीड लेवल पहुंच जाता हूँ और अपने अल्टीमेट मूव एक्टिवेट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इससे जीतने काफी अच्छा चांस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे तुमको बोलना चाहूंगा अभी के लिए हमको सरेंडर कर देना चाहिए। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट व्हाइट कलर का फ्लैग निकालते हुए बोलती है मैं भी यहाँ पे यही सोचती हूँ, लेकिन सिर्फ चेंसो घोस्ट होता है जो कि बिल्कुल सरेंडर नहीं करना चाहता। चेंसो घोस्ट बोलता है मेरे पास अभी 10 ड्रॉप ब्लड है, मैं यहाँ पे अभी फाइट कर सकता हूँ। पॉल बोलता है चेंसो घोस्ट तुम काफी कमाल के हो। साथ ही में पॉल सोच रहा होता है मेरे ऊपर यहाँ पे हर्ड एक्सेस अटैक हुआ है, साथ ही में ऊपर की तरफ वैम्पायर भी है, यहाँ मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। लगता है मेरे पास यहाँ पे सरेंडर करने का छोड़कर और कोई तरीका नहीं बचा। येलो हेयर वाला बंदा बोला तुम्हारा नाम पॉल है ना, आखिर तुम्हारे से एक वर्डलेस इंसान स्नो फिनिक्स एकेडमी के जीने से कैसे फाइट कर सकता है। पॉल जानता है कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो वहाँ स्माइल करते हुए बोलता है क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ आप लोग यहाँ मेरे पास चोरी करने के लिए आए हैं। येलो हेयर वाला बंदा सिगरेट को निकालते हुए बोलता है क्या तुम्हें देख के लगता है कि हमें पैसे की जरूरत होगी। उसके बाद पॉल बोलता है अगर तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं हो तो तुम पक्का मेरे लुक्स के पीछे हो। लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोग ये बोलना चाहूंगा तुम लोग बहुत सारे हो, मैं इतने सारे लोग हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के वो तीनों बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। सिस्टम पॉल को बताता है आपको यहाँ पे 30 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वो तीनों बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हम लोग बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। अब तुम हमारी बात ध्यान सुनो, हम तुमको ये बोलना चाहेंगे नेक्स्ट लाइफ के अंदर उस बंदे से बिल्कुल पंगा मत लेना जिसे तुम संभाल नहीं सकते। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे उन दोनों भाई बहनों का मजाक उड़ाया था, क्या उन लोग को यहाँ पे इतना फिजिकल होने की जरूरत थी। अब वो यहाँ पे रियलाइज करता है कि डॉज करने के लिए काफी लेट हो चुका है, इसीलिए पॉल डिसाइड करता है कि खुद को बचाने के लिए चेंसो घोस्ट को समन करेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं ऊपर से एक शैडो गैस कैन को नीचे फेंकता है। उन तीनों गैस कैन के नीचे गिरते ही उस पूरी जगह पे स्मोक हो गई होती है। वो तीनों बंदे बिल्कुल ऑफ गार्ड होते हैं। अचानक से स्मोक को देख के काफी शॉक रह गए होते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये गैस कैन किसने फेंका। स्मोक की वजह से वो लोग पॉल को देख भी नहीं पा रहे होते। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पॉल ने वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के ब्रा को अपने मुंह के ऊपर पहन लिया होता है। अचानक से पॉल के पास में एक रस्सी आती है और ऊपर से वो शैडो बोल रहा होता है फटाफट से रस्सी को पकड़ लो। फटाफट से रस्सी को पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि आखिर ये कौन है, अभी यहाँ मेरी लाइफ काफी बड़े खतरे में है तो मैं यहाँ से निकलना काफी जरूरी है। उस शैडो ने रस्सी की हेल्प से पॉल को स्मोक से बाहर निकाल दिया होता है। लेकिन जैसे यहाँ पॉल ऊपर की तरफ देखता है काफी शॉक रह गया होता है। पॉल बोला तुम तो वही हो ना जिसने कल मेरे पास चोरी करने ट्राई किया था। वो लड़की स्माइल करते अपना हाथ देती है और बोलती है एक बार तुम ऊपर की तरफ आ जाओ फिर हम बात कर लेंगे। वो वहाँ पॉल को अपने पास खींच लेती है। वहीं जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो पॉल को भागता हुआ देख के बोलता है वो बच्चे से भाग रहा है चलो फटाफट उसके पीछे जाओ। तभी हम देखते छत वाला बंदा होता है वो वैम्पायर घोस्ट के साथ पॉल के पीछे चला जाता है। वो बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो मेरे पास वैम्पायर घोस्ट है, वो लोग पक्का ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वो वैम्पायर घोस्ट वाला बंदा बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि वो नाइटमेयर घोस्ट मुझसे तेज हो पाएगा। बहुत ही जल्दी उन लोगों को ये बात चल जाएगा कि एयर के अंदर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। वहीं हम देखते पॉल वैम्पायर घोस्ट को देख काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि वैम्पायर घोस्ट काफी स्पीड से उन लोगों के पास आ रहा होता है। पॉल बोलता है वैम्पायर घोस्ट काफी फास्ट है, आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे चेंसो घोस्ट को समन करूँ ताकि वो उससे फाइट कर सके। वो जो लड़की होती है अपने पॉकेट से निकालते हुए बोल रही होती है तुम्हें यहाँ बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ टाइटली पकड़ के रखो और मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ पे अपना सीक्रेट वेपन दिखाने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपने पास एक पेपर स्प्रे बाहर निकालती है और उसको प्रेस कर देती है। उस वैम्पायर बंदे के ऊपर बहुत सारा चिली पेपर गिर गया होता है। वो बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं मार्शल कोड के बिल्कुल खिलाफ है, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया। वहीं हम देखते वैम्पायर घोस्ट होता है उसकी आंखों के अंदर मिर्ची लग गई होती है, तो वहाँ पे काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वैम्पायर घोस्ट वाला बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा होता और हम देखते हैं वो लोग से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। हम देखते हैं वो लोग हमारी बिल्डिंग की छत के ऊपर काफी जोर से गिरते हैं। उन लोग को हराने के बाद पॉल और लड़की नाइटमेयर घोस्ट के हाथ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे हंस रही होती है तो कभी ठगी पॉल ये तुम हो, लेकिन तुमने तो मुझे पकड़ रखा है, इसके मुझे काफी गुदगुदी हो रही है। पॉल वहाँ पे काफी एम्बेरस हो गया होता है, अपने सर को खुलाते हुए बोलता है हमने यहाँ पे लास्ट नाइट फाइट करी थी तो आखिर तुम यहाँ मुझे क्यों बचा रही हो। वो लड़की बोलती है मुझे यहाँ पे स्नो फिनिक्स के साथ स्कोर शटल करना था, जिस तरह के स्नो फिनिक्स है मुझे यहाँ पे उनका गेस्ट में रहना है। पॉल बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो लड़की बोलती है वरना और क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लुक्स को देख के तुम्हें काफी पसंद करने लगी हूँ, तुम बस अपने सपने के अंदर सोचो कि ऐसा कभी होने वाला है। वो वहाँ पे पॉल को काफी हार्ड सेक्शन देने के बाद एक अबैंडन टनल के अंदर लगती है। पॉल वहाँ पे उस टनल के अंदर पड़े हुए फर्नीचर को देखते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पे रहती हो। वो लड़की वहाँ आराम से बैठते हुए बोलती है ये मेरे हाइडआउट में से एक है, मेरे पास यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह अवेलेबल है, जब भी मुझे यहाँ पे कोई चेस करता है तो मैं इस जगह पे छुप जाती हूँ। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, इसलिए तुम अपने साथ में टीयर गैस के कैन और चिली पाउडर रखती हो, तुम यहाँ बच के भागने में काफी एक्सपर्ट हो। पॉल बोलता है तुमने मेरी यहाँ पे काफी हेल्प करी और मेरी लाइफ बचाई, लेकिन मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है मेरा नाम एन रैन है। ये सुन के पॉल काफी शौक हो गया बोलता है काफी कॉन्फिडेंस की बात है, मेरी मदर का सरनेम भी एन ही है। वो इस बात से काफी शौक होता है क्योंकि एन सरनेम काफी रेयर होता है। एन रैन वो दूसरी इंसान है जिससे वो इस सरनेम के साथ मिला है, इसने आज तक सिर्फ उसकी मदर का ये सरनेम सुना था। ये सुन के एन रैन काफी शौक भी होती है और अचानक से वो काफी दुखी हो जाती है। एन रैन बोलती है मुझे ये सरनेम मेरी मदर से मिला है, मेरी मदर काफी बीमार है इसलिए वो काफी लंबे टाइम से हॉस्पिटल के अंदर है। पॉल को एन रैन के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है। पॉल सोचता है इसकी एज काफी कम है, लेकिन इसकी एज की गर्ल का केयरफ्री नेचर होता है, इसका नेचर बिल्कुल वैसा नहीं है। सच में ये यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। पॉल उसे कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पे इसलिए बैंडेड बनी ताकि तुम यहाँ पे अपनी मदर का ट्रीटमेंट करा सको, और शायद से
यही वजह कि तुम स्नो फिनिक्स एकेडमी और सिक्योरिटी ब्यूरो से इतनी नफरत करती हो। अचानक से हम देखते हैं एनएन उठती है और काफी गुस्से में होती है। एनएन बोलती है मेरे बैंडेड बनने का ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बोलते हुए वो वहाँ पे काफी गुस्से में होती है। मैं गाओ लॉन्गशेंग से काफी नफरत करती हूँ, मैं उसको जान से मारना चाहती हूँ। और यहाँ पे एनएन गुस्से को देख के काफी शौक होता है। पॉल बोलता है गाओ लॉन्गशेंग ये तो सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ है ना, आखिर उन्होंने यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या किया है। एनएन काफी दुखी हो गई पॉल से बोलती है गाओ लॉन्गशेंग बहुत साल पहले मेरी मदर के साथ थे ताकि वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। उन्होंने उनसे काफी प्यारी प्यारी बातें करी और उनको काफी सारे प्रॉमिस भी किए। इन एंड में जो उनको चाहिए था जब उनको मिल गया तो उन्होंने यहाँ पे मुझे और मेरी मॉम दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ मेरी मदर को हार्म किया बल्कि मेरे लाइफ ग्रांटेड घोस्ट को भी ले लिया। उन्होंने उस लाइफ ग्रांटेड घोस्ट को अपनी डॉटर को दे दिया। एंड वहाँ अपनी मुट्ठी को बंद करते अपने गुस्से को सप्रेस कर रही होती है। एंड बोलती है गाओ का प्राइड उसकी घोस्ट डॉल वो असलियत में मुझे बिलोंग करती है। पॉल सोचता है मुझे समझ में आ गया आखिर गाओ और ये बिल्कुल सेम क्यों दिखती है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे हाफ सिस्टर्स है। पॉल बोलता है गाओ लॉन्गशेंग काफी कमीना इंसान है, उसने यहाँ पे अपनी डॉटर के पास लाइफ ग्रांटेड घोस्ट ले लिया जिसमें तुम्हारे लिए स्पेन को सहना काफी मुश्किल होगा। और वो गाओ शोशो जो कि पब्लिक के अंदर इतना शो ऑफ करती है उसने यहाँ पे इतना डार्क सीक्रेट छुपा के रखा है कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो टेलीविजन में रोज अपीयर होती है। एंड वहाँ पे रोते हुए बोलती है मैं लाइफ ग्रांटेड घोस्ट लेने की वजह से मुझे हार्म हुआ, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं मेरी मदर को भी हर्ट किया है। ये सब सुनकर पॉल को एंड के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। वही गाओ लॉन्गशेंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। पॉल बोलता है वो लोग काफी कमीने इंसान है और गाओ लॉन्गशेंग उसने मुझे भी यहाँ पे कैपिटल सिटी से ब्लैकलिस्ट करा दिया। गाओ लॉन्गशेंग से तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी एनिमी है। तुमने मेरी यहाँ पे लाइफ बचाई है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी रिवेल लेने में हेल्प करूंगा। हम लोग उस गाओ फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। पॉल को देख के एंडन काफी शौक लगी होती है क्योंकि अभी के टाइम को देखते हुए पॉल की बातें सुनकर एंडन को काफी अच्छा लग रहा होता है। वही हम देखते पॉल को हवा के अंदर पंच मारते हुए देख के एंडन अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। एंडन बोलती सिक्योरिटी ब्यूरो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, उनको यहाँ पे डायरेक्टली कन्फ्रंट करना काफी मुश्किल होगा। और पॉल तुमने यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी के लोग को ऑफेंड कर दिया है तो तुम्हें यहाँ पे अपनी प्रोफाइल काफी लो रखना होगा। वही एंडन का ऑफिशियल पॉल के लिए काफी बढ़ गया होता है। पॉल बोलते तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे काफी वियर्ड तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी एलिस एकेडमी जाने वाला हूँ। जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पे मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया उस दिन हम लोग पक्का से रिवेंज लेंगे। एंडन बोलते एलिस एकेडमी मेरा बेस भी उसके पास में ही है, वो एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट टॉम है। पॉल बोलता है जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। इन पॉल अपने माइंड के अंदर एंशिएंट टॉम को इमेजिन कर रहा होता है। उस जगह पे आसपास बहुत सारे बैट्स और घोस्ट होंगे। इतनी सुंदर सी लड़की को वह जगह पे रहता हुआ देख के पॉल के सर से पसीना लगता है। एंडन बोले तुम्हारी तो इतनी जल्दी फट गई और तुम रिवेंज की बात कर रहे हो। पॉल बोलता है मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ हमारा बेस यहाँ पे इतना अजीब कैसे हो सकता है। एंडन बोलने लगे मेरी ब्लैक एविल गैंग काफी ग्रो कर रही है, ऑर्डिनरी बेस हमारी नीड्स को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। एंशिएंट टॉम अबैंडन्ड वेयरहाउस ये सब हमारे काफी काम के हैं क्योंकि काफी बड़े होते हैं। पॉल उसको थम्स अप करते हुए बोलते हैं काफी अमेजिंग है। साथ ही में पॉल सोच रहा था मैं जानता हूँ कि एंडन यहाँ पे फेंक रही है, अब यहाँ पे उसके खिलाफ में सिक्योरिटी ब्यूरो है तो उसको इस जगह पे छुपना पड़ेगा। और जब वहाँ पे एंडन के जूतों को देखता है जो कि पूरे से फट चुके होते हैं उसको हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं जी रही। और एंडन को बोलता है तुमने मेरी लाइफ बचाई है तो मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल फ्री में नहीं ले सकता, आज के दिन में जो भी घूस बीट कमाए हैं तो उसका आधा मुझसे ले लो। जैसे वो बेच निकाल के घूस बीट दे रहा होता है एंडन बोलती है मुझे यहाँ पे तुम्हारी चैरिटी और सिंपैथी की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे उन्हीं घूस बीट को रखती हूँ जिनको मैंने चुराया हो। और बोलता है ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये सोचो कि तुमने मुझे चुराया है। वो वहाँ पे एंडन के हाथ में बेग दे रहा होता है लेकिन अचानक से उन दोनों खिंचातानी के अंदर वो बेग वहाँ पे गिर जाता है। वहीं पे बेग के गिरने की वजह से वो ब्रा भी बाहर निकल गई होती है। वहीं पे उन दोनों की नजर उस ब्रा के ऊपर चली गई होती है। एंडन को वहाँ पे काफी शर्म आ रही होती है, बोलती है पॉल आखिर तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन क्या चल रहा होता है। पॉल बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं हूँ। पॉल वहाँ फटाफट से बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन करता है। उसके बाद एंडन बोलते ठीक है मैं तुम्हें भरोसा करती हूँ, लेकिन अभी वो पॉल काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। पॉल वहाँ पे एक बॉक्स के अंदर उसको आधे घोस्ट भी देता है, बोलता है अगर यहाँ पे तुमने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं यहाँ पे पक्का मारा जाता। एंडन वहाँ बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसमें थोड़े बहुत घोस्ट भी ले लेती है। एंडन बोलती फ्यूचर में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकते हो, हमारी ब्लैक एविल गैंग तुम्हारी पक्का से हेल्प करेगी। उसके बाद वो दोनों फिश को मिलाते हुए बोलते हैं ये हमारे बीच में डील हुई। उस टनल के बाहर से पॉल देख रहा होता है कि वहाँ पे काफी बारिश हो रही है, उसे वहाँ पे काफी रिलैक्स फील हो रहा होता है क्योंकि आज वो यहाँ बढ़ते बढ़ते बचा है। तो वहाँ पे एंडन पॉल के पास आती है। एंडन बोलते हैं बाहर बारिश हो रही है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्यों ना हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत मजे करें। एंडन को शर्माता हुआ देख के पॉल सोच रहा होता है आखिर एंडन यहाँ पे क्या मजे करना चाहती है। उसके बाद वो दोनों अपना गेम चालू करते हैं। पॉल बोलता है तुम भी यहाँ पे गेम खेलती हो। एंडन चिढ़ते हुए बोलती है हाँ मैं गेम रेगुलर खेलती हूँ, लास्ट नाइट मैं यहाँ पे एक बार भी जीत पाई, आज मैं अपना फर्स्ट विन लेके रहूंगी। वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को फ्रेंड के तौर पे ऐड कर लेते हैं। पॉल जब वहाँ पे एंडन गेम आईडी देखता है जिसका नाम होता है इमोशनलेस जोकर, उसको लग रहा होता है कुछ ना कुछ तो अजीब है। ये आइडिया पे काफी फेमिलियर फील हो रही है, लगता है यहाँ पे लास्ट नाइट जिस बैंडेड घोस्ट को मैंने हराया था वो यही थी। पॉल जब वहाँ पे एंडन की तरफ देखता है तो काफी गुस्से में होती है। एंडन बोलते तो एवरलास्टिंग शार्प शूटर तुम ही हो, तुम यहाँ पे लास्ट नाइट को मुझे लगातार टारगेट कर रहे थे, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वो वहाँ पॉल के ऊपर जंप करती है और बोलती है अब तुम पक्का से गए। पॉल बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें रैंक अप करने में हेल्प करूंगा। एंडन बोलते कुछ भी बोलने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते वो वहाँ पॉल की छाती को काफी सारे पंचेस मारती है और वहाँ पेन और प्लेजर दोनों ही फील हो रहा होता है कि उसके ऊपर यहाँ पे एंडन बैठी होती है। पॉल बोलता है मैं यहाँ सरेंडर करता हूँ और साथ में तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पे पक्का गोल्ड रैंक लेके जाऊंगा। हम देखते हैं एंडन काफी खुश हो गई बोलती है मैं यहाँ पे इतना रैंक अप कर पाऊंगी, इसमें तो काफी कमाल की बात है। वही हमें सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया था। डायरेक्टर ऑफिस के अंदर बंदा बोल रहा होता है हमने यहाँ पे 20 एजेंट को भेजा, कोई भी अभी तक वापस नहीं लौटा, आखिर वो लोग गायब कहाँ हो गए। हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गाओ लॉन्गशेंग होता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि वो लोग वहाँ पे मैन माउंटेन के पास से गायब हुए हैं और वहीं वो 20 के 20 एजेंट एक ही दिन के गायब हुए हैं। हम देखते हैं ये बंदा होता है डायरेक्टर सन डेली। गाओ लॉन्गशेंग सन डेली की तरफ एस्ट्रे फेंकते हुए बोलता है मैन माउंटेन बहुत बड़ा है, तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता और तुम खुद को डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हो। उस एस्ट्रे को देखते हुए सन डेली यहाँ पे काफी डर गया होता है। सन डेली ने आज से पहले गाओ लॉन्गशेंग को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। सन डेली बोलता जो भी एनिमी है वो काफी खतरनाक है, उसने यहाँ पे हमारे एजेंट के पास में सारे ट्रैकिंग डिवाइस खत्म कर दिया, यहाँ तक कि कैप्टन जॉनसन जो कि एक 6 लेवल घोस्ट मास्टर है को भी बहुत इजी खत्म कर दिया गया। ऐसा लगता है जो भी एनिमी काफी पावरफुल है कि वो लोग यहाँ पे स्ट्रेस सिग्नल नहीं भेज पा रहे। गाओ लॉन्गशेंग बोलता आखिर कैसे पॉसिबल है, कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेवल 6 का घोस्ट मास्टर इस तरीके से हार गया कि वो यहाँ पे सिग्नल भी नहीं भेज पाया। गाओ लॉन्गशेंग मेन माउंटेन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ये पक्का वहाँ के शील्ड डीमंस का काम होगा और कोई यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं हो सकता। साथ ही वो काफी गुस्से में भी होता है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे असिस्टेंट एंटर करती है। वो असिस्टेंट बोलती
बोलते डेप्टी डायरेक्टर सन, आपके लिए यहाँ पे फोन आया है। सन डेली बोलता चलो फटाफट से भाग की तरफ निकल जाओ, क्या तुम यहाँ हमको नहीं देख सकती, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। फीमेल असिस्टेंट बोलती है ये यहाँ पे आपकी फैमिली के बारे में है। आपके बेटे को यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट ने बहुत ही बुरी से इंजर कर दिया। जिस हाई स्कूल स्टूडेंट को बुरी से इंजर किया है उसका नाम पॉल है। यहाँ तक कि पॉल ने उसके 2 कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को भी मार दिया। ये सुन के गांव लॉन्ग सन डेली दोनों काफी शौक हो गए होते हैं। सन माउ जिसने यहाँ पे 3 घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था वो यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट से हार गया। ये बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। सन डेली बोलता अगर यहाँ पे घोस्ट मारा जाता है तो वो यहाँ पे स्लॉट को खत्म कर देता है। मेरा बेटा सन माउ एक जीनियस से सीधे वेस्ट बन गया। गांव लॉन्ग सन बोलता तुम्हें अपने बेटे के पास जाना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पे इस चीज को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी न्यूज सुनते हुए गांव लॉन्ग सन अपने टेबल के ऊपर से फोटो उठाता है। गांव लॉन्ग सन बोलता है मेरी बेटी गाश तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो यहाँ पे पूरी कैपिटल सिटी के अंदर नंबर 1 है। वहीं दूसरी तरफ हमें एंडन और पॉल की तरफ दिखाया जाता है। पॉल ने यहाँ पे एंडन को गोल्ड रिंग पहुंचा दिया होता है। एंडन बोलते मुझे यहाँ वापस जाना होगा क्योंकि जिस बंदे का पैर टूट चुका है मुझे उसको मेडिसिन देनी है। ये बोलते हुए एंडन वहाँ चली जाती है। पॉल वहाँ पे एंडन को जाता हुआ देख के सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एंडन के साथ रहकर काफी मजा आया। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि आखिर में इतना खुश कब था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं पॉल का एरिस अकेडमी के अंदर एनरोलमेंट का दिन आ गया होता है। लिटिल फैटी और पॉल वहाँ बस के अंदर बैठ गए होते हैं। लिटिल फैटी वहाँ पे काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो वहाँ पे एरिस अकेडमी में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चला था कि वो पूरे कैपिटल का सबसे बड़ा कॉलेज है। वो पॉल को बता रहा था कि एक्साइटमेंट के मारे वो यहाँ पे काफी दिन सो नहीं पाया। वही हम देखते पॉल सोच रहा था अगर यहाँ पे लिटिल फैटी को पता चल गया कि ये जिसके लिए पूरे से एंशिएंट ग्रेव से भरी हुई है तो ये यहाँ पे इतना डर जाएगा कि अपने घर वापस भाग जाएगा। उन लोगों में बस में बैठे हुए सुबह से शाम हो गई होती है। बस के अंदर जो भी अच्छी सीनरी दिख रही होती है वो अचानक से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। लिटिल फैटी काफी डर गया होता है। बोलता है ब्रदर पॉल आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे बाहर की तरफ देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी कम घर है। पॉल बोलता है एरिस अकेडमी है, ये टॉप नॉच अकेडमी है। यहाँ पे जो ग्रेव से बच्चों को डराने के लिए बनाए गए हैं ताकि जिस भी बच्चे के अंदर हिम्मत होगी सिर्फ वही यहाँ पे टिक पाएगा। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल तो काफी कमाल की बात है, तुमने यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट स्कूल चूज करी है। 1 घंटा और ट्रैवल करने के बाद वो लोग यहाँ अपनी जगह पे पहुंच गए होते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ बस से उतरते हैं ड्राइवर आउट से बस के गेट को बंद करता है और काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है। वो लोग बस को देख रहे होते हैं। उन लोग को लग रहा होता है कि वो यहाँ पे इतनी स्पीड से जा रहा है जैसे कि उसकी लाइफ खतरे में हो। अचानक से वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि काफी तेज हवा आ रही होती है। ब्राउन कलर की घोस्ट बनी सीधे लिटिल फैटी के सर पे आके लगती है। उसे देख के लिटिल फैटी काफी डर गया होता है। लिटिल फैटी बोलता है कि स्कूल है कहाँ पे, मुझे कोई स्कूल दिखाई नहीं दे रही, इस बस ने पक्का हमें सही जगह छोड़ा है ना। पॉल बोलता है हम लोग बिल्कुल सही जगह पे है, ये पक्का से एरिस अकेडमी है। पॉल जब वहाँ पे लोकेशन ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे एरिस अकेडमी के ईस्ट मेन गेट पे है। वहाँ पे टूटी हुई ग्रेव्स और घोस्टली फायर को छोड़ के और कुछ भी नहीं होता। पॉल बोलता है टेंशन नहीं कोई बात नहीं, अगर हम लोग लोकेशन ट्रैक करते हुए डॉर्मेटरी चले जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन हम देखते लिटिल फैटी काफी डरा हुआ होता है। वो लोग वहाँ अपने बैग को लेते हुए आगे तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग देखते कि वो लोग यहाँ पे ग्रेवयार्ड के बीच में आ चुके हैं। अचानक से लिटिल फैटी का बैग एक टॉमस्टोन टकरा जाता है। वो टॉमस्टोन वहाँ पे अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से वहाँ से एक ब्लैक कलर का कॉफिन बाहर निकलता है। जैसे ही वहाँ पे वो कॉफिन खोलता है वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक ज़ॉम्बी जिसने चिंग डायनेस्टी के ऑफिसर कपड़े पहन रखे हैं। वो यहाँ पे विग स्पिरिट लेवल का ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट है। पॉल को वहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि ये जो घोस्ट है उसके कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट काफी हाई लेवल का था। अचानक से उसको यहाँ पे और भी घोस्ट की प्रेजेंस फील होती है। वो यहाँ पे अपने ब्लड रेड आई की लॉन्ग विजन में यूज करते हुए देखता है उनकी तरफ यहाँ पे ग्रेव से निकले हुए 10 घोस्ट आ रहे हैं। लिटिल फैटी पैनिक करते हुए बोलता है ब्रदर पॉल आगे हम लोग क्या करें। पॉल बोलता है हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, फटाफट से अपने कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को समन करो, ये यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम लोग ब्रेक थ्रू कर सके। लिटिल फैटी वहाँ अपने मार्क के ऊपर क्लिक करते हुए ट्रैस्कन घोस्ट को समन करता है। उन लोग के सामने वहाँ पे एक 2 मीटर लंबा घोस्ट आ गया होता है। यहाँ पे उसकी अपीयरेंस दिखाई दे रही थी लेकिन उसकी कॉम्बैट एबिलिटी किसी को पता नहीं थी। जैसे करके वहाँ पे सारे घोस्ट उन लोग के पास आ रहे होते हैं। अचानक से पॉल अपने ब्लड रेड आई से सेंस करता है कि ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला है। अचानक से ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से ग्रीन कलर की एयर निकल रही होती है। ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट बोलता फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दो। लिटिल फैटी काफी डर गया होता है। पॉल को बोलता है ब्रदर पॉल आप भी मेरे साथ यहाँ पे ट्रैस्कन घोस्ट के आ जाइए। अचानक से जमीन के अंदर से घोस्ट बाहर निकलता है और लिटिल फैटी का पैर पकड़ लेता है। लिटिल फैटी काफी डर गया होता है। बोलता है मुझे यहाँ पे कोई खींच रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे लिटिल फैटी की आधी बड़ी जमीन के अंदर चली गई होती है। वही ट्रैस्कन घोस्ट लिटिल फैटी को देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। पॉल बोलता है भले ट्रैस्कन घोस्ट का डिफेंस काफी अच्छा है लेकिन इसका बिल्कुल भी अटैक पावर नहीं है। पॉल वहाँ पे चेंसो घोस्ट को बोलता है कि फटाफट जाकर लिटिल फैटी को बचाओ। चेंसो घोस्ट लिटिल फैटी का सर पकड़ता है और उसको ऊपर तरफ खींच देता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके किसी मूली को बाहर निकालते हैं। इतने हट्टे कट्टे लिटिल फैटी को देख के चेंसो घोस्ट को भूख लगने लगती है। चेंसो घोस्ट के मुंह से पानी आता हुआ देख के लिटिल फैटी काफी डर गया होता है। पॉल वहाँ पे चेंसो घोस्ट को समझाता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लिटिल फैटी काफी डर गया। अचानक से वहाँ पे 2 घोस्ट बाहर निकलते हैं और लिटिल फैटी के पैर को पकड़ने लगते हैं। चेंसो घोस्ट को काफी गुस्सा आ गया होता है और बोलता है लिटिल फैटी काफी टेस्टी मीट होता और तुम इसको चुराने ट्राई कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ पे चेंसो को यूज करते हुए उन दोनों के गले को काट देता है। अपने इतने पुराने शादी को खत्म होता हुआ देख के ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट काफी गुस्सा आता है। उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक घोस्टली और बाहर निकल रहा होता है। ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट बोलता है मुझे काफी गुस्सा आ चुका है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पे ऐसा लग रहा था ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट के अंदर स्प्रिंग लग चुके हैं। वो वहाँ पे 5 मीटर लंबा जंप करते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वहाँ के सारे घोस्ट अंडरग्राउंड चले गए होते हैं कि वो यहाँ पे पॉल और लिटिल फैटी का पैर को पकड़ सके। जैसे यहाँ पे ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट का क्लॉ पॉल को टच करने वाला होता है। पॉल वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन करता है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट इंच जीते को प्ले करना स्टार्ट कर देती है। उसके वहाँ पे इंच जीते को प्ले करने की वजह से ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट के साथ साथ बाकी सारे घोस्ट भी फ्रोज हो गए होते हैं। ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट में पॉल से कुछ सेंटीमीटर दूर होता है। वो हमें पॉल को स्मेल कर पा रहा होता है जिस वजह से वहाँ पे पॉल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। पॉल बोलता है आखिर तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो, क्या मेरे फेस के कुछ लगा हुआ है, चलो चेंसो को फटाफट इसको मार दो। कमांड मिलने के साथ ही चेंसो घोस्ट में चेंसो को उठाते हुए ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। चेंसो घोस्ट की चेंसो वहाँ पे ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट को डायरेक्टली हिट करती है लेकिन वहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर थोड़े बहुत मार्क्स पड़े होते कुछ भी नहीं। ये देख के पॉल सोच रहा होता है आखिर किस चीज का बना हुआ है, क्या यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर कछुआ का सेल लगा हुआ है, इसका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लिटिल फैटी पीछे से बोल रहा था ब्रो पॉल फटाफट पीछे की तरफ आ जाओ, अगर हम यहाँ पे ट्रैस्कन घोस्ट के छुप जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला। पॉल भी वहाँ पे जाना नहीं सोचता और ट्रैस्कन घोस्ट के अंदर आता है। ट्रैस्कन घोस्ट के अंदर काफी बदबू आ रही होती है लेकिन वो लोग यहाँ पे ये नहीं सोच सकते। वो लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए। पॉल सोच रहा था मेरे पास यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है और अगर मुझे यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को बढ़ाना है तो मुझे कम से कम 2000 पॉइंट और चाहिए होंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे इनफ पॉइंट होते तो मैं ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट को फोर्सफुली कॉन्टैक्ट कर लेता। तभी तरह से पॉल काफी शौक होता है क्योंकि वो देखता है ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट वहाँ पे इंच जीते म्यूजिक के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। अचानक से हम देखते हैं ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट चेंसो घोस्ट की चेंसो को पकड़ लेता है। ग्रीन कॉर्प्स घोस्ट की पावर की वजह से चेंसो चलना बंद हो गया होता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे रेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही हम देखते हैं बाकी सारे
घोस्ट फटाफट से ट्रैश कैन घोस्ट की तरफ भागते हैं। वो लोग वहाँ पे लगातार ट्रैश कैन घोस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। इससे वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट के एक्सटीरियर में क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर एक हाथ घुसता है और बोलता है लिटिल फैटी, क्या तुम्हारे ट्रैश कैन घोस्ट का डिफेंस टूट भी सकता है? लिटिल फैटी यहाँ पे रोने लगता है, बोलता है आखिर किस तरह की घोस्ट स्कूल है, मुझे मेरे घर में वापस जाना है। ट्रैश कैन घोस्ट का हेल्थ अभी 150 कम हुआ होता है। लिटिल फैटी यहाँ पे इतना डर गया होता है। पॉल सोच रहा था लिटिल फैटी किसी काम का नहीं, मुझे लगता है मुझे बाहर निकल के अपनी टीम के साथ फाइट करना चाहिए। जैसे ही पॉल बाहर निकलने की सोच रहा होता है, घोस्ट वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट का गेट खोल देता है, लेकिन इससे पहले वो घोस्ट उनको अटैक कर पाता, उसका सर वहाँ से गायब हो गया होता है। पॉल सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कोई हमारी हेल्प करने के लिए आया है। अचानक से हम देखते हैं काफी स्पीड से वेम्पायर आ गया होता है। वो वहाँ के सारे घोस्ट को काफी इजीली मार देता है। उनमें से कोई भी घोस्ट वेम्पायर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। जैसे ही वहाँ पे ग्रीन कॉक घोस्ट देखता है उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, उसको काफी गुस्सा आता है। ग्रीन कॉक घोस्ट चेन से घोस्ट को छोड़ के उस वेम्पायर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक से वहाँ पे फीमेल बोलती है हेडलेस घोस्ट, अभी तुम्हारी बारी है। हेडलेस घोस्ट जिसके हाथ में बहुत ही बड़ा हैमर होता है, वो काफी स्पीड से ग्रीन कॉक घोस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रीन कॉक घोस्ट को पीछे से काफी खतरा महसूस हो रहा होता है। हेडलेस घोस्ट के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वहाँ पे धुआं उड़ता है, हम देखते हैं ग्रीन कॉक घोस्ट जमीन के अंदर घुस गया होता है। वो फीमेल बोल रही थी यंग फ्रेंड्स, तुम लोग यहाँ पे एरिस एकेडमी में वेलकम है। वो आवाज यहाँ पे काफी स्वीट होती है। हमें वहाँ पे दिखाता है ट्रैश कैन के सामने बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी होती है। उस लड़की के पीछे वहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट होते हैं। उन लोग को देखते ही फील हो रहा था कि वो कितना पावरफुल है। वहाँ से बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है हेलो सीनियर, मेरा नाम पॉल है, आपकी हेल्प में बहुत ही सही टाइम पे पहुंची है। वो लड़की बोलती है हेलो जूनियर, मेरा नाम है मुआन चिंग, मुझे यहाँ पे तुम लोग को असिस्ट करने के लिए भेजा गया है। क्या ये चेंसो घोस्ट और फीमेल घोस्ट तुम्हारी है? पॉल बोलता है हाँ, ये लोग यहाँ पे मलेशिया स्पिरिट लेवल पे हैं। उसके बाद वो अपने मार्क के ऊपर क्लिक करते हुए उन लोग को वापस बुला लेता है। मुआन चिंग बोलते तुम काफी कमाल के हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 घोस्ट है, तुमने यहाँ पे इतनी देर तक ग्रीन कॉक घोस्ट और इतने सारे घोस्ट को संभाल के रखा, इसमें तुम बिल्कुल भी बेगनर नहीं लग रहे हैं। वहाँ पे मुआन चिंग के मुंह से तारीफ सुनकर पॉल काफी अच्छा लग रहा होता है। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल, आखिर बाहर क्या हालत है? पॉल बोलता है लिटिल फैटी फटाफट से बाहर आ जाओ, सीनियर यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आई है। लिटिल फैटी बोलते काफी कमाल की बात है, इस एकेडमी मुझे काफी पसंद आई, सीनियर यहाँ पे मैं पर्सनली लेने के लिए आई है। इतनी सुंदर लड़की अपने सामने देख के लिटिल फैटी का सारा डर गायब हो गया होता है। लिटिल फैटी बोलता है हेलो सीनियर, मेरा नाम वांग काय है। जैसे लिटिल फैटी वहाँ पे मुआन चिंग से हाथ मिलाने वाला होता है, पॉल उसको रोक देता है। पॉल बोलता है अभी हम लोग काफी गंदे हैं, अगर हम लोग अभी हाथ मिलाएंगे तो सीनियर का हाथ काफी गंदा हो जाएगा। मुआन चिंग बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वैसे तुम लोग यहाँ पे मेरे आने से पहले काफी डरे हुए थे। लिटिल फैटी बोलता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा, ये जो लो लेवल के घोस्ट है बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, मैं यहाँ पे किसी घोस्ट नहीं डरता। अगर आपको मेरी बात भरोसा नहीं तो आप पॉल से पूछ सकती हैं। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम रोते रोते अपनी मम्मी को याद कर रहे थे, और अब क्योंकि तुम्हारे सामने यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सीनियर आ चुकी है तो तुम यहाँ पे काफी हिम्मत वाले बन रहे हो। लिटिल फैटी पॉल का मुंह बंद करते हुए बोलता है फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं हम देखते मुआन चिंग हंसने लगती है, बोलती है तुम लोग यहाँ फटाफट से एकेडमी चलना चाहिए ताकि तुम लोग रजिस्टर कर सको, तुम लोग को यहाँ पे सेटल करने में काफी टाइम लगेगा, वहाँ जाके तुम लोग को बहुत कुछ करना है। मुआन चिंग वहाँ पे फटाफट अपने दोनों घोस्ट को बुला लेती है। जैसे ही ग्रीन कॉक घोस्ट वहाँ पे उठता है वो काफी स्पीड से भाग जाता है। पॉल बोलता है सीनियर आखिर आपने ग्रीन कॉक घोस्ट को भागने क्यों दिया? सीनियर बोलती है ये जो अजीब अजीब घोस्ट है ये यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए है, अगर मैं यहाँ पे खत्म कर देती हूँ तो हमारे अकेडमी के स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बाकी सारी जो अकेडमी होती है उनके अंदर काफी सारे फॉर्मेशन लगाए गए होते हैं और वहीं कुछ कैप्चर्ड घोस्ट को भी रखा जाता है ताकि स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो सके। लेकिन वहीं जो एरिस एकेडमी है वो यहाँ पे वाइल्ड ग्रेव्स को यूज करता है। यहाँ पे बहुत सारे अननोन डेंजर्स है, अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप बहुत इजीली मारे जाओगे। और सोचता है ये लोग यहाँ पे काफी बोल्ड हो रहे हैं, इन लोग को यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ कुछ भी नहीं पड़ी। मुआन चिंग बोलते तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ के घोस्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या तुमने यहाँ पे नहीं देखा मैंने इनको कितनी इजीली हरा दिया? वो दोनों वहाँ पे सोच रहे होते हमारे सामने यहाँ पे बिग स्पीड लगा घोस्ट आ गया था और ये यहाँ पे कह रही कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था। पॉल वहाँ पे घोस्ट बीट को देखते हुए बोलता है क्या यहाँ पे अकेडमी सारे घोस्ट बीट को नहीं लेगी? मुआन चिंग बोलते अकेडमी को घोस्ट बीट की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ पे इन सारे घोस्ट बीट को ले सकते हो, ये मानो ये तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। वो दोनों वहाँ पे घोस्ट बीट को उठाते हुए सोच रहे होते हैं ये घोस्ट बीट काफी बेसिक लेवल के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनका अमाउंट इतना ज्यादा है कि कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। सच में यहाँ पे एरिस एकेडमी हमारे लिए ट्रेजर के बराबर है। पॉल और लिटिल फैटी वहाँ पे घोस्ट बीट को आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे मुआन चिंग को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मुआन चिंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्कूल के बारे में बता रही होती है। वहाँ के रास्ते को देखते हुए लिटिल फैटी बोलता है यहाँ पे स्कूल की लोकेशन काफी बाहर की तरफ है, अगर हम लोग को यहाँ पे इंटरनेट कैफे के लिए जाना है तो हम लोग को काफी दिक्कत होगी। मुआन चिंग बोलते तुम लोग बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, अगर तुम लोग को यहाँ पे इंटरनेट कैफे के लिए जाना है तो तुम लोग को यहाँ पे बस एक वाइल्ड ग्रे को क्रॉस करना होगा, पहाड़ को चढ़ना होगा और उसके बाद बस को लेते हुए बहुत इजीली तुम सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। साथ ही में तुम लोग को यहाँ पे हर रात को घोस्ट ग्रेव के अंदर से घोस्ट फाइट दिखेगी। यहाँ पे रात को इतनी सुंदर सीनरी को देखने में काफी मजा आता है। इस बात को सुनकर पॉल और लिटिल फैटी काफी परेशान हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर घोस्ट फाइट देखने में क्या मजा, उल्टा यहाँ पे घोस्ट फाइट को देखने में काफी डर लगता है। उस माउंटेन के ऊपर आधा घंटा चलने के बाद वो लोग वहाँ पे एरिस एकेडमी के मेन कैंपस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उस मेन बिल्डिंग को नाइट के अंदर देख के लग रहा होता है जैसे कि कोई हॉन्टेड हाउस हो। वही हम देखते पॉल स्माइल करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे जैसा एरिस एकेडमी का चैलेंजिंग एनवायरमेंट है उसके हेल्प से मैं यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा पाऊंगा और साथ ही मैं यहाँ पे एंडन का रिवेंज भी ले पाऊंगा। आगे चलते हुए पॉल वहाँ बहुत सारे बच्चों को देखता है जो कि वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आए होते हैं। वो सारे बच्चे वहाँ पे इंजर्ड होते हैं, शायद से यहाँ पे उन लोग की बैटल वाइल्ड ग्रे के अंदर घोस्ट के साथ हुई थी। जैसे ही वो सारे स्टूडेंट मुआन चिंग को देखते हैं वो लोग बोलते हैं यहाँ पे इतनी सुंदर गॉडेस भी रहती है, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। उन लोगों ने वहाँ पे जो भी घोस्ट से मार खाई थी वो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। वो लोग जब वहाँ पे देखते हैं कि पॉल और लिटिल फैटी को मुआन चिंग घुमा रही है तो वो लोग काफी गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि इन लोग को यहाँ पे इतनी सुंदर गॉडेस घुमा रही है और हम लोग को कमीना सीने घुमा रहा था, यहाँ पे काफी अनफेयर बात है। तभी हम देखते हैं उसके सर पे सीने काफी जोर का फटका मारता है, बोलता है तुम बोल रहे हो उसको यहाँ पे मुआन चिंग क्यों मिली? उसने यहाँ पे ए लेवल की घोस्ट डोमेन के अंदर 90 स्कोर किया है, ये स्टूडेंट यहाँ पे काफी ऑनरेबल है, इसको यहाँ पे स्पेशल अटेंशन देने के लिए खुद प्रिंसिपल गए थे, तुम यहाँ पे खुद को इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुमने यहाँ पे डी लेवल के डोमेन के अंदर 60 स्कोर किया है। हम देखते जब वहाँ पे सारी गर्ल्स देखती है कि पॉल ने वहाँ पे ए लेवल के डोमेन के अंदर 90 स्कोर किया है तो वो लोग वहाँ पॉल को जीने के तौर पर रिस्पेक्ट से देख रही होती है। वही हम देखते हैं पॉल और लिटिल फैटी के लिए मुआन चिंग ने सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए होते हैं। मुआन चिंग वहाँ पे पॉल को रूम नंबर 433 का की देती है। मुआन चिंग बोलते ये बात ध्यान रखना कल
तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग है तुम अपनी बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन लगा के आना। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। मुआन जिंग वहाँ पे जाते हुए बोल रही होती है हमेशा अपना रूम क्लोज रखना, क्योंकि यहाँ पे नाइट टाइम में काफी सारे घोस्ट कैंपस के अंदर घूम रहे होते हैं। अगर वो घोस्ट तुम्हारे रूम के अंदर एंटर कर जाएंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। पॉल बोलता है ठीक है मैं आपके एड्रेस का ध्यान रखूंगा। वही हम देखते हैं मुआन जिंग को पीछे जाता हुआ देख के लिटिल फैटी बोल रहा था सीने काफी अच्छी दिखती है, अगर वो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बन जाए तो काफी मजा आ जाएगा। पॉल बोलता है ब्रो मेरी बात ध्यान सुनो, तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए यहाँ पे तुम्हारी टैंक गर्ल सही रहेगी। वहाँ पे लिटिल फैटी के दिमाग के अंदर टैंक गर्ल की इमेज आती है। ये सोच के लिटिल फैटी काफी चढ़ गया होता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे सोने में काफी दिक्कत होगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे हर जगह काफी अंधेरा होता है, उन लोगों को काफी डर लग रहा होता है। वो लोग वहाँ अपने रूम 433 के अंदर पहुंच गए होते हैं। उन लोग को वहाँ अपने रूम के अंदर से काफी अजीब आवाज आ रही होती है। लिटिल फैटी बोलते ब्रदर पॉल प्लीज इसको मत खोलो, यहाँ पे पक्का अंदर एक घोस्ट है। पॉल वहाँ पे डोर को खोलते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे इतनी डरने की बात क्या है, हम लोग वैसे भी यहाँ पे ये सीखने के आए हैं कि आखिर घोस्ट को कैसे पकड़ा जाता है। जैसे वो वहाँ पे अंदर की तरफ देखता है वो काफी शौक रह गया होता है। अंदर की तरफ वहाँ पे बंदा बैठा होता है जो कि अपनी नाइफ को शार्प कर रहा होता है। उसके फेस के ऊपर वहाँ पे कट का स्कार भी होता है। जैसे वो बंदा वहाँ पे लोगों की तरफ देखता है वो लोग काफी डर गए होते हैं। लिटिल फैटी डर के हमारे पॉल के पीछे जाता है और बोलता है ये बंदा यहाँ पे अंधेरे के अंदर नाइफ को शार्प कर रहा है, इसने हमें काफी डरा दिया। फिर हम देखते हैं पॉल वहाँ पे रूम की लाइट ऑन कर देता है। वो बंदा बोलता है जब भी मैं नाइफ को शार्प कर रहा हूँ तो लाइट ऑन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है हम समझ गए। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे चुपचाप अपना बेड लगाने लगते हैं। तो पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद वो लोग काफी थक गए होते हैं। बेड लगाकर पॉल वहाँ पे उस बंदे को देखता है, वो वहाँ पे अभी अपनी नाइफ को शार्प कर रहा होता है और वहाँ पे कन्वर्सेशन में स्टार्ट करते हुए बोलता है मेरा नाम पॉल है, अगले कुछ सालों तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं तो प्लीज आप हमारा ध्यान रखना। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है आओ जी। ये बोल के वो वहाँ पे चुप हो जाता है। पॉल सोचा ये बंदा यहाँ पे काफी अजीब है या फिर तो ये यहाँ पे सोशली ऑकवर्ड है या फिर मेंटली इल है। अचानक से ब्लड रेड आई घोस्ट पॉल को बोलता है इसका नाम मुझे काफी अजीब लग रहा है, तुम यहाँ पे अपना ध्यान रखना। ये सब सुनने का पॉल काफी क्यूरियस होता है, बोलता है ब्रदर आओ जी आखिर नाइफ किस लिए है, ये मुझे काफी यूनिक लग रहा है। आज अपने हाथ के अंदर ब्लेड को लेते हुए बोलता है ये एक रेजर है। वो यहाँ पे उस ब्लेड को इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि वो कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट हो। पॉल बोलता है ब्लड रेड आई आखिर तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, ये सिर्फ एक रेजर है जिसको बार्बर्स यूज करते हैं। ब्लड रेड आई बोलता है पॉल तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, इस ब्लेड की क्वालिटी को देख के लग रहा है कि ये एक एंटीक है, ये यहाँ पे चिंग डायनेस्टी के लोग यूज किया करते थे अपने हेड को शेव करने के लिए। टाइम के साथ इसने यहाँ पे लोग यंग एनर्जी का करना स्टार्ट कर दिया। ये वेपन यहाँ पे घोस्ट के खिलाफ काफी अच्छा यूज आता है, तो लॉजिक के हिसाब से ये लड़का काफी खतरनाक हो सकता है। इसको यहाँ पे अंडरएस्टिमेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर पॉल वहाँ पे आओ जी के अंदर और इंटरेस्ट हो जाता है। पॉल बोलता है ब्रदर आओ जी आखिर तुमने कौन से घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर रखा है और तुम यहाँ पे सेरीज अकेडमी के क्यों आए, तुम्हारा तो रेजर काफी कमाल का है, कभी हम लोग यहाँ पे फाइट करके देखेंगे। एक मशीन गन की तरह पॉल ने वहाँ पे लगातार 3 क्वेश्चन पूछ दिए। ये सब देख के आओ जी काफी शौक होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी लगा था पॉल अपने फर्स्ट मीटिंग के अंदर इतना बात करने वाला होगा। आओ जी बोलता है मैंने यहाँ पे शैडो घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया है और मैं यहाँ पे एज अकेडमी में इसलिए आया क्योंकि इसकी ट्यूशन फीस काफी कम है और अगर यहाँ पे बात रही फाइट की तो मैं सिर्फ घोस्ट से फाइट करता हूँ। ये सुनने का पॉल काफी समझ में आता है कि आओ जी एक एक्सपर्ट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को भी रैंक के अंदर चेंज किया गया है। इन लोग की लिस्ट काफी रेयर से कॉमन तक होती है। फिर बात की जाए कॉप सीटिंग घोस्ट या फिर स्टार्विंग घोस्ट की तो इन जैसे घोस्ट की एबिलिटी का पता होता है तो यहाँ पे इन लोगों को काउंटर करना भी काफी आसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए शैडो घोस्ट की या फिर ब्लड रेड आई जैसे घोस्ट की तो ये यहाँ पे एस रैंक के रेयर घोस्ट होते हैं, इनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अजी को इस तरह से बिहेव करते हुए देख के पॉल काफी खुश होता है। पॉल सोच रहा होता है अब ये काफी अच्छा इंसान है। वो यहाँ पे पहले इसलिए चुप था क्योंकि शायद से वो इंट्रोवर्ट है। पॉल वहाँ से बेड से नीचे उतर जाता है और आओजी से बात करना स्टार्ट करता है। बात करने के बाद पॉल को वहाँ पे आओजी के बैकग्राउंड में पता चलता है आओजी यहाँ पे बाबा की फैमिली पैदा हुआ है, क्योंकि फैमिली के अंदर यहाँ पे जो भी बंदा बड़ा हुआ है उसको एक शैडो घोस्ट का कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता है। सिर्फ जो लोग यहाँ पे शैडो घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर पाते हैं वही लोग एंसेस्टर का रेजर यूज कर पाते हैं। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो टोनी जैसे मॉडर्न बाबा के पास जाना पसंद करते हैं, तो हम लोग जो ट्रेडिशनल बाबा फैमिली है उन लोग को रिमोट एरिया में रहना पड़ता है ताकि वो लोग अपना घर चला सके। हमारे एरिया अकेडमी के प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे 50% डिस्काउंट दिया है, यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे एरिया अकेडमी को चूज किया। उसके बाद आओजी यहाँ पे पॉल को बोलता है आखिर तुम यहाँ पे एरिया अकेडमी क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे एरिया अकेडमी की फैसिलिटी उतनी भी अच्छी नहीं है। और बोलता है प्रिंसिपल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। मेरे पेरेंट्स फार्मर है, उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए पैसे को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इस ऑफर को चूज कर लिया। ये सुनने के बाद कि पॉल को कोई फीस नहीं देनी आओजी काफी शौक रह गया होता है। आओजी बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग के बाल $5 के काट दूंगा। आओजी की कंडीशन को समझते पॉल वहाँ पे उसको हाँ कह देता है। लिटिल फैटी बोलता है लेकिन यहाँ पे एक और बेड खाली है, आखिर वो कहाँ पे गया। पॉल मजाक करते बोलता है मुझे लगता है जो आखिरी स्टूडेंट है वो यहाँ पे घोस्ट का तो पकड़ा गया, तो आज की रात वो यहाँ पे घोस्ट का खाना बनेगा। पॉल बोलता है मुझे काफी नींद आ रही है, मैं तो जा रहा सोने के लिए क्योंकि आज के दिन उनके काफी थका होता है, इसलिए वो तीनों जल्दी सो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे आधी रात को काफी तेज ठंडी हवा चल रही होती है। जब वहाँ पे रूम नंबर 433 के लोग सो रहे होते हैं अचानक से उन लोग का गेट खुलता है। पॉल का बेड अचानक से वहाँ पे हिलता है और वहाँ पे आधी नींद के अंदर ही बोलता है फिर फैटी यहाँ पे ज्यादा मत करना वरना तुम कल काफी थक जाओगे, कल यहाँ पे मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग है तो फिर कल तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ मिनट बाद ही पॉल को फील होता है कि वो बेड और ज्यादा हिल रहा है। पॉल को फील होता लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फटाफट से लिटिल फैटी के बेड की तरफ देखने लगता है। लिटिल फैटी की हालत काफी खराब हो गई होती है, उसने अपने गले को पकड़ रखा होता है तो वहाँ पे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो बार पैर को पटक रहा होता है। वहीं लिटिल फैटी के आसपास काफी सारे रेड कलर के थ्रेड होते हैं। जैसे ही पॉल उसकी हरकत के नीचे उतर रहा होता है आज जो पॉल के बिना बताए उठ गया होता है। पॉल के सामने से रेजर काफी स्पीड जाता है, उस रेड कलर के थ्रेड को काट देता है। जो रेड कलर के थ्रेड वाले डोर के थ्रू रूम के अंदर आ रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। लिटिल फैटी आराम से बैठ कर सांस लेने लगता है। लिटिल फैटी बोलता है पॉल मैं काफी जोर से बैठ कर मार रहा था लेकिन फिर भी तुम नहीं उठे, तुम वहाँ पे सोच क्या रहे थे, मैंने अपने आप को चोक कर लिया था, तुम यहाँ पे थोड़े टाइम बाद नोटिस करते तुम्हें पक्का से मर जाता। पॉल बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि तुम ड्रीम देख रहे हो। लिटिल फैटी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह ड्रीम देख रहा हूँ। पॉल बोलता है मुझे लग रहा था कि तुम ड्रीम के थोड़े मजे कर रहे हो। लिटिल फैटी बोल रहा था मैं आराम से सो रहा था, अचानक से मुझे फील हो में सांस आना बंद हो रही है। जब मैंने वहाँ पे आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को ही चोक कर रहा हूँ, नहीं पता मैं आंखें क्यों कर रहा था। पॉल वहाँ
यहाँ पे थ्रेड को देखते हुए बोलता है ये एक पपेट घोस्ट का काम है। पॉल बोलता है आओ जाकर तुम क्या सोचते हो। आओ जी डोर के बाहर अपनी रेजर निकालते हुए बोलता है यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल घोस्ट घूमते हैं, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे कोई पपेट घोस्ट नहीं है। पॉल बोलता है तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये किसी का कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है, तो यहाँ पे जानबूझ के हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हम तो यहाँ बस अभी आए हैं और हमने किसी को ऑफेंड भी नहीं किया, तो फिर आके हमें कोई मारने का ट्राई क्यों कर रहा है। हम यहाँ पे शांति से नहीं बैठ सकते, हम लोग को फटाफट जाकर देखना होगा। वहाँ पे अपने आसपास देखता है, उसके बाद भाग की तरफ चला जाता है। आओ जी वहाँ पे पॉल के पीछे पीछे जा रहा होता है। लिटिल फैटी बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। वहीं लिटिल फैटी वहाँ पे उन लोग के पीछे जाने से डर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पूरे कॉरिडोर के अंदर काफी अंधेरा होता है। वहीं हमें एरिस एकेडमी रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ बुढ़े अपने आप में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है ब्रदर लैन चैन, आखिर आपको क्या लगता है वो जो नए बंदे आए हैं तो यहाँ पे डर के मारे ही मारे जाएंगे। उनमें से एक लड़की हंसते हुए बोलती है अगर वो लोग मरते भी नहीं है तो भी उन लोगों को कम से कम बहुत खतरनाक ट्रॉमा होगा। तुम लोग को याद है पिछले साल हमारे प्रैंक की वजह से एक बंदा पागल हो गया और जाकर रिवर के अंदर कूद गया, वो बंदा वहाँ मरने डिजर्व करता था। लैन चैन बोलता है दो बंदे जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उन लोग यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई कि वो एरिस एकेडमी के अंदर मेरी गॉड से एंटर करे। वो लोग वहाँ पे उसके आसपास इतने मजे से सांस ले रहे थे, आज वो लोग यहाँ पे सांस लिए बिना मरेंगे। अचानक से यहाँ पे लैन चैन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। पपेट घोस्ट ने जिन थ्रेड्स कंट्रोल कर रखा था वो थ्रेड्स यहाँ पे किसी ने काट दिए हैं। लैन चैन बोलता है उन लोग की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे थ्रेड्स को काटे, लगता है उन फ्रेंड्स को यहाँ पे मरने की बहुत ज्यादा इच्छा है। वो अपने दोस्तों को बोलता है हम लोग नीचे जाएंगे, उन लोग को मजा चखाएंगे, चलो फटाफट से मेरे साथ चलो। तभी जन से पॉल बोलता है तुम लोग को इतनी मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं पॉल और राव जी आगे होते हैं। पॉल बोलता है सीनियर इतनी रात को सोने की बजाय आप यहाँ पे हमको रियल लाइफ फाइट चैलेंज करना चाहते हैं, चलो ठीक है मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे काफी परेशान हो रहा था, मुझे भी थोड़ा एक्शन देखना था। हम देखते हैं आज यहाँ पे चुप होता कुछ नहीं बोलता, उसने वहाँ पे अपनी ब्लेड के ऊपर ग्रिप को टाइट कर लिया होता है। ये सुन के वो पुलिस काफी शॉक हो जाते हैं, किसी ने भी आज तक उनसे ऐसे बात नहीं करी थी। उनकी नजर में जो भी नए बंदे यहाँ पे आते हैं वो कुछ भी नहीं होते। लैन चैन बोलता है ये दोनों नए बंदे किसी भी काम के नहीं है, ये लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं जानते कि आखिर लोग किनके सामने बोलना है किनके सामने नहीं। लैन चैन के साथ वाले दो पुलिस वहाँ पे अपने घोस्ट को समन करते हैं। उनमें से एक होता है कॉप शूटिंग घोस्ट और दूसरा होता है वन आर्म ट्रिपल घोस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर पोजेस करता है। और वहाँ पे थोड़ा हेजिटेट करता है और उसके बाद हंसने लगता है और बोलता है क्या सीनियर स्टूडेंट के पास सिर्फ इतना ही करने के लिए है। वो जो पुलिस तो काफी गुस्सा होता है, बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसने इतना राइट दिया कि तुम उनको कम समझो, तुम यहाँ पे वो नए बंदे हो जिन्होंने अपनी स्किल्स को भी एक्टिवेट नहीं किया, तुम लोग फटाफट अपने घुटनों पे आके हमसे माफी मांगो, नहीं तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, तो आखिर कल क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे कल बारिश होने वाली है। ये सुन के लैन चैन बाकी सारे बंदे काफी गुस्सा हो गए होते हैं। उन लोगों को वहाँ पे इतना गुस्सा करने की वजह से पॉल को लगता है इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। वही जो आवजी होता है जो कोई भी इमोशन शो नहीं करता वो भी स्माइल करने लगता है। लैन चैन वहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है, बोलता है ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा दिला दिया है। कॉप शूटिंग घोस्ट और वन नाम क्रिपल घोस्ट दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आवजी बोलते हैं हम दोनों यहाँ पे एक घोस्ट से फाइट करते हैं, दोनों निपटने के बाद हम लोग पपेट घोस्ट से फाइट करेंगे। पॉल बोलता है आवजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे आवजी काफी स्पीड से गायब हो गया होता है। वहीं वो काफी स्पीड से कॉप शूटिंग घोस्ट के सामने आता है और अपनी रेजर की हेल्प से कॉप शूटिंग घोस्ट को खत्म कर देता है। सब देख के पॉल काफी शॉक रह गया होता है, बोलता है आवजी क्या तुमने यहाँ पे फ्लैश टैप स्किल यूज करी है। वहाँ पे वो लड़की काफी शॉक रह गई होती है। वहीं जो कॉप शूटिंग घोस्ट का घोस्ट होता है उसको इस चीज में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि आवजी ने इसके घोस्ट को काफी स्पीड से मार दिया, उसके मुंह से वहाँ पे काफी खून भी आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट का मरना कोई मजाक नहीं है। वो दोनों लड़कियां बोलती है आवजी ने यहाँ पे अपनी स्किल्स को मार दिया, उसने यहाँ पे अभी अपने घोस्ट को समझ नहीं किया। वही हम देखते हैं वन नाम क्रिपल घोस्ट पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसका वन नाम घोस्ट काफी बड़ा हो गया होता है और वो पॉल तक पहुंचने वाला होता है। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड अटैक एक्टिवेट करते हुए ब्लड प्रिजन इल्यूजन का यूज करता है। वन नाम क्रिपल घोस्ट वाला बंदा मिड एयर के अंदर जम गया होता है, तो वहाँ पे जमीन के ऊपर काफी आराम से गिरता है। उसकी हालत वहाँ पे काफी खराब हो गई होती है। जो लोग यहाँ पे आवजी की स्किल्स को देख काफी शॉक होते हैं। जैसे ही पॉल वहाँ पे चेन से घोस्ट को समन करने वाला होता है, उनमें से एक लड़की पॉल के ऊपर काफी पावरफुल किक मारती है। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से उस किक को डॉच करता है, लेकिन वहाँ पे इस लड़की को देख लग रहा होता है कि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। वो यहाँ पे लगातार पॉल के ऊपर किक से अटैक कर रही होती है। आवजी बोलता है ये लड़की यहाँ पे लगातार अटैक कर रही है, हम दोनों यहाँ पे एक करके इन लोगों पे अटैक करते हैं। पॉल वहाँ पे अपने माँ के ऊपर क्लिक करता है, चेन से घोस्ट को समन करता है। वो सारी लड़की वहाँ पे काफी डर गई होती है, सोच रही होती है हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग पपेट कंट्रोल के अंदर है, ये चेन से घोस्ट पक्का समय गले को काट देगा। कुछ ही सेकंड बाद हम देखते हैं उन लोग का पेन खत्म हो जाता है। जब वो लड़की अपनी आंखें खोलकर देखती है वो लोग बिल्कुल सेफ, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। पॉल ने वहाँ पे चेन से घोस्ट को यूज करते सिर्फ थ्रेड को काटा था, क्योंकि आवजी और पॉल काफी अच्छे इंसान है, वो लोग यहाँ पे इनोसेंट लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। वहीं इतने पास से मरते मरते बचने की वजह से वो लड़कियां भी इमोशनली कोलैप्स हो जाती हैं, जिस वजह से पॉल को 500 पॉइंट मिल गए होते हैं। इतने इमोशनल कोलैप्स मिलने की वजह से पॉल काफी खुश होता है। लेकिन भले यहाँ पॉल ने उन दोनों लड़के कुछ भी नहीं किया, पर वो वहाँ पे लैन चैन को बिल्कुल नहीं जान दे सकता, क्योंकि उसके लिए और लिटिल फैटी के लिए उसके मन के अंदर मर्डरस इंटेंशन है। लैन चैन वहाँ पॉल के मर्डरस इंटेंट को फील कर पा रहा होता है। वो काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है आखिर मैंने अपने पास्ट लाइफ में कौन से क्राइम किए थे जो आज मुझे यहाँ पे इन लोगों से फाइट करनी पड़ रही है। लैन चैन वहाँ खुद को पपेट के थ्रेड से बांध देता है। उसके बाद वो वहाँ पे रूफटॉप से जंप मार देता है। पपेट घोस्ट भागना चाहता था, लेकिन लैन चैन ने कहा कि उसे वहीं पे रुकना होगा तब तक जब तक वो यहाँ से भाग ना जाए। पपेट घोस्ट ने वहाँ पे थ्रेड को पकड़ रखा होता है ताकि लैन चैन भाग सके। पॉल और आवजी दोनों यहाँ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन स्पीड के मामले में आवजी काफी फास्ट होता है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए थ्रेड्स को काट देता है। हम देखते हैं थ्रेड्स कटने की वजह से लैन चैन थर्ड फ्लोर पे गिर गया होता है। लैन चैन के दोनों पैरों में काम करना बंद कर देते हैं। वो वहाँ पे जो चिल्ला रहा होता है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो वहाँ पे क्रॉल करते करते सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड को आता हुआ देख के पॉल और आवजी बोलते हैं अगर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के सामने उसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये यहाँ बिल्कुल सेल्फ डिफेंस का केस नहीं बचेगा। लेकिन भले यहाँ पे लैन चैन भाग चुका है पर उसका पपेट घोस्ट रूफटॉप के ऊपर ही है। पॉल वहाँ पे चेन से घोस्ट को इशारा करता है और चेन से घोस्ट आगे बढ़ते पपेट घोस्ट को मार देता है। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं लैन चैन काफी जोर चिल्ला रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के मरने की वजह से लैन चैन को काफी हर्ट हो रहा होता है। कुछ टाइम के अंदर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वहीं पे पॉल और आवजी घोस्ट भीड़ को आपस में बांट रहे होते हैं। कॉप शूटिंग घोस्ट और वन नाम क्रिपल घोस्ट दोनों के घोस्ट भीड़ आवजी के होते हैं। वहीं जो पपेट घोस्ट का भीड़ है वो पॉल का होता है। चेन से घोस्ट वहाँ पे इतने बड़े आम को देखकर काफी खुश होता है और उसको खाना स्टार्ट कर देता है। पॉल यहाँ पे चेन से घोस्ट को नहीं रोकता और खाने देता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम पॉल को बताता है कि चेन से घोस्ट की लॉयल्टी 20% से इंक्रीज हो चुकी है। ये देख के पॉल सोच रहा था मुझे यहाँ पे चेन से घोस्ट की टेंशन की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पे बिल्कुल बर्सक मोड में नहीं जाएगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे अपनी इमोशनल कोलैप्स को देखता है। उससे पता चलता है कि उसने यहाँ पे 2000 पॉइंट और कमा लिए हैं। वो वहाँ फटाफट अपने कॉन्टैक्ट लिमिट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पॉल यहाँ पे एक और घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर सकता है। वहाँ की सारी चीज को क्लियर करने के बाद वो दोनों वापस रूम नंबर 433 के अंदर आते हैं। रूम के अंदर एंटर करते वो लोग अपने सामने बहुत बड़े ट्रैश कैन को देखते हैं। आवजी पॉल को बोलता है पॉल क्या तुमने यहाँ पे इतने बड़े ट्रैश कैन को खरीदा है। पॉल आवजी को बताता है ये यहाँ पे लिटिल फैटी का
कंटेंटेड घोस्ट है। पॉल जब ट्रैश कैन के ढक्कन को खोलता है तो देखता है कि लिटिल फैटी अंदर सो रहा है। वहीं हम देखते हैं आओजी काफी शॉक होता है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि एक ट्रैश कैन कंटेंटेड घोस्ट हो सकता है। आखिर यहाँ पे इसका मोड ऑफ अटैक क्या है, क्या यहाँ पे एनिमी को सफोकेट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं पॉल के अलार्म बनने की वजह से पॉल वहाँ पे उठ गया होता है। वहीं पॉल जब आओजी की तरफ देखता है तो ऑलरेडी उठ गया होता है। वो वहाँ अपने बेड के ऊपर आराम से आती पाती मार के बैठा होता है। मेडिटेट करते हुए वो वहाँ पे घोस्ट बीट के अंदर से उसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस चीज को पॉल वहाँ पे काफी एडमायर करता है, लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल मैच नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से सुबह नहीं उठना होता तो पॉल यहाँ पे आराम से काफी देर तक सोया होता, क्योंकि जब तक पॉल यहाँ पे इमोशनल कोलैप्स कमाता जाएगा उसके लिए अपने लेवल को अपना काफी आसान होगा। वहीं हम देखते हैं आओजी के पास में ब्लैक कलर का ऑरा आ गया होता है। पॉल सोच रहा था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से आओजी काफी पावरफुल है, तो आखिर यहाँ पे शैडो घोस्ट की कॉम्बैट एबिलिटी कैसी होगी। पॉल वहाँ पे आओजी को मेडिटेशन करने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद वो फटाफट से जाके लिटिल फैटी को टेस्ट कैन से बाहर निकालता है। वो लोग वहाँ पे मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड के पास पहुंच गए होते हैं। पूरे दिन वहाँ पे खड़े रहने की वजह से वो काफी थक गए होते हैं। पॉल फिर भी थोड़ा ठीक होता है, लेकिन लिटिल फैटी पूरी तरह थक गया होता है। लिटिल फैटी बोलता है मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी खत्म होने वाला हूँ। लिटिल फैटी पॉल से बोलता है क्या तुम्हारे पानी है। पॉल सोच रहा था कि वो यहाँ पे मना करेगा, लेकिन अचानक से वो बोलता है मेरे पास थोड़ा पानी है। पॉल के पास वहाँ पे काफी सारे नए बंदे आ गए होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास यहाँ पे पानी है, प्लीज हमें पानी दे दो, हम यहाँ पे तुम्हें पानी के लिए पे करने के लिए तैयार है। पॉल हंसते हुए बोलता है मैं थोड़ा बहुत लाया तो था, लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी फिनिश कर दिया। पॉल वहाँ पे उन लोग के फेस पे देख पा रहा होता है कि वो लोग काफी गुस्सा है। वहीं पॉल को वहाँ पे इमोशनल कोलैप्स में मिले होते हैं। तभी वहाँ पे एक नया बंदा जिसका नाम था साइनस, वो बोलता है क्या तुम लोग के पास यहाँ पे पानी नहीं है। तभी दूसरे बंदे बोलते हैं तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे पानी है। साइनस बोलता है नहीं मेरे पास भी पानी नहीं है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ मेरे पानी लेके आने वाली है। वही हम देखते सारे बंदे बोल रहे थे एरिस एकेडमी एक सिंगल एकेडमी के नाम जानी जाती है, क्योंकि ग्रेवयार्ड के भरे होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा लड़कियां नहीं आती, इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि साइनस के पास भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वही हम देखते साइनस सभी को मजाक उड़ा रहा होता है, बोल रहा होता है तुम लोग के पास गर्लफ्रेंड नहीं, काफी अजीब बात है। वही हम देखते पॉल को जो आराम से पेट पर खड़ा होता है, उसे वहाँ पे किसी बात की टेंशन नहीं होती। पॉल कैसे बिहेवियर की वजह से साइनस काफी चढ़ गया होता है। पॉल बोलता है भले तुम पूरी स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे सिंगल हो जिसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे लड़की आती है जो कि बोल रही होती है साइनस क्या तुम्हें प्यास लगी है, मैं यहाँ पे तुम्हारे मिनरल वाटर लेके आई हूँ, चलो फटाफट इसको पी लो। साइनस बोल रहा होता है मैं अपने हाथ से नहीं पीऊंगा, चलो फटाफट मुझे पिला दो। साइनस के शो ऑफ करने की वजह से सारे लोग काफी चिढ़ रहे होते हैं। साइनस बोलता है पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट होने का क्या फायदा जब तुम यहाँ पे गर्मी के अंदर ठंडा पानी भी नहीं पी सकते। वो वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कमर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें पानी काफी टेस्टी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर मुआन चिंग आती है। मुआन चिंग के हाथ में मिनरल वाटर होता है, क्योंकि मुआन चिंग यहाँ पे एरिस एकेडमी की नंबर 1 गॉडेस है, इसलिए सारे लोग काफी शौक होते हैं बोल रहे होते हैं। काफी अजीब बात है, आखिर कौन वो लकी इंसान है जिसने मुआन चिंग को पहले दिन इंप्रेस कर लिया है। इधर उधर ढूंढने मुआन चिंग को वहाँ पे पॉल एक पेड़ के नीचे दिखता है। वो पॉल को बोलते पॉल मैं यहाँ पे हूँ। पॉल बोलता है सीनियर क्या मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए आई है। मुआन चिंग वहाँ पे पॉल को मिनरल वाटर देते हुए बोलती है जूनियर ये यहाँ पे तुम्हारे लिए है। पॉल बोलता है ये मिनरल वाटर मेरे लिए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। पॉल जानता था वो यहाँ पे मुआन चिंग के साथ इतना फैमिलियर नहीं है कि वो यहाँ पे उसके लिए मिनरल वाटर लेके आए। मुआन चिंग बोलती है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि तुमने कल रात को एरिस एकेडमी के लिए एक थ्रेड को एलिमिनेट कर दिया। ये बात मुआन चिंग पॉल के कान के अंदर बोलती है ताकि कोई भी बात नहीं सुन पाए। वो अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए पॉल को बोलती है तुम इस बात को प्लीज सीक्रेट रखना। पॉल को वहाँ पे समझ में आता है कि मुआन चिंग यहाँ पे लैंचन के बारे में बात कर रही है। पॉल और मुआन चिंग को इतने पास खड़े होकर बात करते हुए देख के सारे लोग की काफी जल गई होती है। वो लोग बोल रहे थे अपने स्कूल के फर्स्ट डे के अंदर ही पॉल ने यहाँ पे एरिस एकेडमी नंबर 1 गॉडेस को पा लिया, तो आखिर हमें यहाँ पे अब कैसा फील होगा। आखिर अब हम यहाँ पे किसको देख के खुश होंगे। पॉल के पास वहाँ पे लगातार सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रही होती है। वहाँ पे पूरे 300 स्टूडेंट लगातार इमोशनल कोलैप्स पॉइंट दे रहे होते हैं। थोड़े टाइम के अंदर पॉल को 1000 पॉइंट्स मिल गए होते हैं। पॉल सोच रहे थे काफी मजेदार बात है, मैं यहाँ पे इतनी जल्दी इतना रिच हो गया। जब वहाँ पे सारे लोग का ध्यान मुआन चिंग और पॉल के ऊपर होता है तभी वहाँ पे काफी सुंदर लड़की आती है। उस लड़की के हाथ में वहाँ पे एक लेमन टी का कप होता है। वो लड़की वहाँ पे किसी को ढूंढ रही होती है। उस लड़की को देख के सारे लोग का ध्यान मुआन चिंग और पॉल के ऊपर से हट जाता है। सारे लोग वहाँ पे उस लड़की को देखना चालू कर देते हैं। वो लड़की वहाँ पे पॉल के पास जाते हुए बोलती है मेरे पास यहाँ पे लेमन टी है, क्या तुम इस लेमन टी को पियोगे। वही हम देखते हैं पॉल उस लड़की को देख के बोलता है एन रैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सारे लोग वहाँ पे काफी शौक रह बोल रहे होते हैं कि वहाँ पे पॉल क्यों है, आखिर यहाँ पे सारी लड़कियां पॉल के पीछे क्यों है। सबसे पहले यहाँ मुआन चिंग आते हुए पॉल को मिनरल वाटर देती है, और वहीं पे जो नई सुंदर लड़की है वो पॉल को लेमन टी देती है। आखिर यहाँ पॉल की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। साइनस वहाँ से काफी फ्रस्ट्रेट होकर जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे अभी तक सिंगल होने के लिए मजाक उड़ा रहा था, और अभी इसके पीछे यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक जो काफी मैच्योर और सुंदर है और दूसरी यहाँ पे काफी क्यूट है। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगती है। मुआन चिंग बोलती है मेरे प्यारे जूनियर मुझे एक बात कि ये लड़की कौन है। वहाँ से मुड़ के जाने लगती है, बोलती है मुझे यहाँ पे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मुझे लगा तुम्हें धूप में ट्रेनिंग करके काफी थक गए होगे और तुम्हें काफी प्यास लगी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पास लेमन टी लेके आई थी, लेकिन लगता है यहाँ पे तुम्हारी प्यास ऑलरेडी बुझ चुकी है। पॉल सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे किया क्या जो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रही है। पॉल को कुछ भी ना समझता हुआ देख के मुआन चिंग बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे तुमसे काफी गुस्सा हो चुकी है, जाओ फटाफट जाकर उसको मनाओ। पॉल वहाँ फटाफट लेमन टी का कप उठा लेता है और बोलता है एंड्रेन रुको मैं यहाँ पे तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे बॉटल को ओपन करते हुए लेमन टी को पीना स्टार्ट कर देता है। वो लेमन टी काफी टेस्टी होता है, जिस वजह से पॉल की थकान खत्म हो गई होती है। पॉल बोलता है एंड्रेन काफी टेस्टी था, यहाँ पे इतना ठंडा था कि इसकी वजह से मेरे दांत दर्द करने लगे हैं, सच में मुझे काफी मजा आ गया। एंड्रेन बोलती है मेरा ड्रिंक यहाँ पे इतना ठंडा था कि तुम्हारे दांत दर्द करने लगे, चलो ठीक है तुम यहाँ पे ठंड के बारे जम जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड्रेन और भी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है और वहाँ जाने लगती है। पॉल वहाँ मुआन चिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने अब क्या किया। पॉल सोचा था मुझे मुआन चिंग से आंसर मिल सकता है। मुआन चिंग बोलते तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, जाओ फटाफट उसके पीछे जाओ। मुआन चिंग अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए सोच रही होती है आखिर इतना स्मार्ट जूनियर इमोशनली इतना डम कैसे हो सकता है। एंड्रेन अपने इमोशन को लेकर कुछ भी समझ नहीं पाती। एंड्रेन एक ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी है जहाँ पे उसके काफी खतरा था और उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। जैसे उसने वहाँ पॉल और मुआन चिंग को साथ में देखा तो वहाँ पे उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिट कर दी। जैसे ही वहाँ पे एंड्रेन के दिल से उसकी लास्ट होप खत्म होने वाली होती है, वहाँ पे कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। पॉल बोलता है एंड्रेन मुझे अब तुमसे कुछ कहना है। पॉल के मुंह से ये सुनने के बाद एंड्रेन का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। एंड्रेन शर्माते हुए बोलते तुम्हें यहाँ पे और क्या कहना है। पॉल बोलता है एंड्रेन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुमने ये लेमन टी खुद से बनाया था। एंड्रेन काफी गुस्सा होती है बोलती है तुम्हारे पास ऑलरेडी सुंदर सी लड़की मिनरल वाटर लेके आई थी, चलो तुम फटाफट से लेमन टी को फेंक दो, तुम्हें यहाँ पे इसको पीने की जरूरत नहीं है। पॉल बोलता है इतने टेस्टी लेमन टी को फेंकना बिल्कुल बेवकूफी होगी। उसके बाद पॉल वहाँ पूरे लेमन टी को एक बार में पी आता है। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे कोल्ड चीजें काफी पसंद है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे और लेमन टी है। पॉल की बातें सुनकर एंड्रेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। एंड्रेन बोलते हैं मैंने यहाँ पे ये वाटर एक एंशिएंट टॉम से लिया है, उसके बाद मैंने लेमन टी तैयार किया, तो आखिर मेरे पास यहाँ पे और लेमन टी कैसे हो सकती है। पॉल बोलता है ये तुम यहाँ
पे एंशिएंट टॉम से लेके आई हो, यही वजह कि बहुत ज्यादा कोल्ड था। एंशिएंट टॉम के अंदर इस वाटर में ये एनर्जी कंडेंस हो गई होगी। एंड देन सच में थैंक यू, तुमने मेरे यहाँ पे काफी मेहनत करी है। सच में यहाँ पे लेमन टी को पी के मुझे काफी मजा आ गया। एंड देन बोलती मैंने यहाँ पे इसके पॉइजन डाल दिया था, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। पॉल हंसते हुए बोलता ये लेमन टी यहाँ पे तुमने बनाई है, अगर यहाँ पे इसके अंदर पॉइजन भी होता तो मैं हंसते हंसते पी लेता। ये सुनने के बाद एंड देन स्माइल करने लगती है। तभी जैसे याद आता है कि उसने किसी और के पास वाटर एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से वापस गुस्सा आती है। एंड देन बोलते तुम्हें यहाँ पे किसी और ने मिनरल वाटर दिया था। पॉल बोलता मिस एंड देन पूरी ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास आपका लेमन टी था, मैंने यहाँ पे किसी और चीज को बिल्कुल भी टच नहीं किया। पॉल ने यहाँ पे काफी इनोसेंट लुक बना लिया होता है। एंड देन बोले तुम काफी लकी हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आई थी ताकि मैं तुम्हें एंशिएंट टॉम बेस में लेके जा सकूं। लेकिन तुम्हें देख के लगा तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो तुम यहाँ मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ सकते। पॉल बोलता है यहाँ पे तो कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, एंशिएंट टॉम काफी रेयर जगह होती है जहाँ पे घोस्ट अपीयर होते हैं। ताकि मैं पॉल सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे अभी पॉइंट्स को एक्सचेंज किया है ताकि मेरी कॉन्टैक्ट लिमिट बढ़ सके। अगर यहाँ पे मुझे एंशिएंट टॉम के आसपास एक घोस्ट मिल जाता है तो मेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा। एंड देन काफी खुश होती है और कप ले लेती है। एंड देन बोलते अगर यहाँ पे तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मैं यहाँ पे स्कूल के इस साइड में अबेंडन ग्रेव के पास आना होगा, याद रखना मैं तुम्हारा 10 बजे वहाँ वेट करूंगी। उसके बाद एंड देन वहाँ चली आती है। पॉल बोलता लगता है एंड देन काफी खुश हो चुकी है, ये देख के मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। ब्लड रेड आई बोलता मुझे लग रहा है सोशली बात करने में काफी खराब हूँ, तुम्हें देख के लगता है मैं काफी अच्छा हूँ, तुम मुझसे भी काफी बेकार हो। वही बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट बोलती है मैं यहाँ पे एग्रीमेंट कर सकती हूँ। और तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। वही चेन से घोस्ट बोलता है आपको देख कैसा लग रहा है कि आप मेरे यहाँ मीट लाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने कॉन्टेक्टेड घोस्ट की बातों को सुनकर पॉल को लग रहा होता है उसके सर के वजह से कोई बड़ा पत्थर गिर गया हो। उसे यहाँ बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसके घोस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सोशली बात करने में काफी बेवकूफ है। पॉल बोलता है एंड के अंदर मैंने एंड को खुश कर दिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये यहाँ पे प्रूव करने में बिल्कुल भी अनकेपेबल नहीं हूँ। जैसे ही पॉल यहाँ पे ग्राउंड पे वापस लौटता है सारे लड़के काफी गुस्से के साथ घूर रहे होते हैं कि उन लोग के लिए यहाँ पे लड़की से बात करना काफी मुश्किल था। तो वहीं पॉल के आसपास इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अपने इमोशनल कोलैप्स को इस तरह से बढ़ता हुआ देख के सोचता है मुझे यहाँ पे एंडन को हमेशा बुलाना चाहिए। उसकी वजह से मेरी इमोशनल बॉन्ड काफी बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते नाइट हो गई होती है। नाइटमेयर घोस्ट पे एंडन और पॉल को एंशिएंट टॉम के एंट्रेंस की तरफ लेके जा रहा होता है। ऊपर से पॉल यहाँ पे अबेंडन ग्रेवयार्ड को देख रहा होता है। वहाँ पे इतने सारे घोस्ट होते हैं जिनको देख के काफी डर लग रहा होता है। एंडन बोलते अगर तुम्हें इतने से घोस्ट को देख के डर लग रहा है तो इसका मतलब तुम यहाँ पे मेरी लड़की से भी कमजोर हो। मैंने यहाँ पे इन सारे घोस्ट को तब क्रॉस किया है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। पॉल बोलता है तुमने यहाँ पे 10 साल की उम्र में घोस्ट को फेस किया है, ये तो काफी कमाल की बात है। लेकिन क्या तुम 10 साल की उम्र में सच में पावरफुल थी? एंडन बोलती है मेरे पास पहले लाइफ ग्रांटेड घोस्ट था, उसके रहते वहाँ पे मेरे आसपास कोई भी घोस्ट नहीं आ रहा था। पॉल वहाँ पे चुप हो जाता सोच रहा होता है। गार्ल लॉन्गसन ने एंडन के घोस्ट डोर को ले लिया जिसकी वजह से उसको काफी परेशानी हुई। इसमें यहाँ पे एंडन का बचपन काफी बुरा बीता है। 10 मिनट तक उड़ने के बाद नाइटमेयर घोस्ट उन लोग को उतार देता है। उन लोग के सामने वहाँ पे बहुत ही अजीब सी जगह होती है। वो लोग वहाँ के झाड़ को उठाते हुए अंदर की तरफ एंटर करने लगते हैं। एंडन बोलती है हमें यहाँ पे टॉम रेडर के होल के अंदर घुसना है, मेरा सीक्रेट बेस यहीं पे आगे है। इस सीक्रेट को देख के लग रहा होता है इसे यहाँ पे किसी टॉम रेडर ने बनाया हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो नीचे की तरफ आगे होते हैं। एंडन ने वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लैंप्स लगा रखे होते हैं, इसीलिए अंदर की तरफ वहाँ पे लाइट की कोई भी कमी नहीं होती। अंदर की जगह थी वो काफी बड़ी थी और कोई बंदा थोड़ा बहुत हिम्मत वाला है तो वो यहाँ पे काफी इजीली रह सकता है। यहाँ पे काफी अच्छी टेम्परेरी रेजिडेंस होगी। तभी हम देखते जिस बंदे का पैर कटा होता है बोल रहा होता है बॉस आखिरकार यहाँ पे आ गई। वो वहाँ पे उन लोगों को ग्रीट करता है। बॉस सोच रहा था वही बंदा है जिसने मुझे लूटने का ट्राई किया था। इसके वाइन बैरल घोस्ट को चेन से घोस्ट ने हरा दिया था। वाइन बैरल घोस्ट को मारने के बाद ये यहाँ पे रेगुलर इंसान बन चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्टेड घोस्ट नहीं है। पॉल को अपने कटे हुए पैर की तरफ देखते हुए बंदा बोलता है तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अपनी हार को मानता हूँ। पॉल वहाँ पे थम्स अप करते हुए बोलता है तुम सच में काफी कमाल के इंसान हो, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तभी हम देखते वहाँ पे अंदर से फैमिलियर वॉइस आती है जो कि बोलता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। टेंट के अंदर से वो क्लीन बाहर निकलता है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है। पॉल बोलता है वो क्लीन जब से एग्जाम खत्म हुआ मैं तुमसे नहीं मिल पाया, मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम यहाँ मुझे मिलोगे। वो क्लीन बोलता है घोस्ट डोमेन से बाहर निकलने के बाद मुझे काफी बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ ब्रिज से कूद के खुद को खत्म करना चाहता था। लेकिन अचानक से हमारे बॉस ने आकर मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे यहाँ एनकरेज किया कि मुझे बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक एवल गैंग ज्वाइन कर ली। ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे एंडन की तरफ देखने लगता है। पॉल सोचता है ऐसी लड़की जिसका बचपन काफी खराब बीता है आखिर उसके पास यहाँ पे इतना अच्छा दिल कैसे हो सकता है। एंडन बोलते तो पॉल तुम्हें कैसा लगा? सच में मेरा बेस काफी अच्छा है ना? वो कभी सिक्योरिटी ब्यूरो वाले कोई पता नहीं लगा पाएंगे कि मैं उन लोगों से बच के यहाँ पे छुपी हुई हूँ। उसके बाद एंडन पॉल को ड्रैगन हेड स्टैचू दिखाती है। वो बोलती ये देखो स्टैचू को, इसके अंदर से ग्राउंड वाटर बाहर निकलता है। मैंने तो तुम्हारे लेमन वाटर बनाया था वो यहीं से बनाया था। यहाँ से निकलने वाला वाटर बहुत ज्यादा प्योर और नेचुरल है, इसलिए वो किसी की थकान को बहुत जल्दी गायब कर देता है। और वहाँ पे स्टैचू के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर से लगातार वाटर निकल रहा है। पॉल बोलता है यहाँ पे टॉम का एंट्रेंस टाइटली सील है, यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि इसको कभी ओपन ना किया गया हो। यहाँ पे एंशिएंट टॉम का एंट्री चैम्बर काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे टॉम के डोर को खोल देते हैं तो क्या इसके अंदर की स्पेस और ज्यादा बड़ी नहीं होगी? एंडन बोलते मैंने यहाँ पे खोलने के लिए सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी खोल नहीं पाई। पॉल बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे टॉम के पास के अंदर खूब सारे चोर लोग हो। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड आई को एक्टिवेट करता है और डोर के आर पार देखने ट्राई करने लगता है, लेकिन ब्लड रेड आई होने के बावजूद पॉल वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहा होता। वो क्लीन बोलते हैं पहले भी ऑर्बिट टनल खोदने का ट्राई किया गया है, लेकिन यहाँ पे साइड टनल को आधे में रोक दिया गया क्योंकि जो भी बंदे टनल खोदने के लिए आए वो सारे लोग मारे गए। पक्का यहाँ पे डोर के पीछे कुछ ना कुछ पावरफुल है। पावरफुल के बारे में सुनते ही पॉल की क्यूरियोसिटी पीक पे पहुंच जाती है। पॉल वहाँ पे चेन से घोस्ट को समन करता है ताकि वो उस डोर को तोड़ दे, लेकिन वहाँ पे चेन से अटैक करने के बावजूद उस डोर को कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे उस डोर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया होता। चेन से घोस्ट सोच रहा था लगता है मैंने काफी कम मीट खाया, इसी वजह से आज मेरी पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। ड्राइवर बोलता अगर यहाँ पे फोर्स से खुल रहा होता तो हमने इसको पहले ही खोल लिया होता। पक्का यहाँ पे किसी तरह की मैजिक फॉर्मेशन यूज किया गया है। पॉल बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद चेन से घोस्ट को वापस बुला लेता है। वहीं हम देखते पॉल को फील हो रहा होता है कि कोई अजीब सी फोर्स पॉल को अंदर की तरफ बुला रही है। पॉल वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ड्रैगन के हेड के ऊपर अपना हाथ रख देता है। अचानक से हम देखते उस टॉम का डोर हिलने लगता है। वहाँ पे सीलिंग के ऊपर से काफी डस्ट गिर रही होती है। उतना बड़ा और खतरनाक सा डोर अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाता है। ड्राइवर बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे
पे कोई अर्थक्वेक आया है? एंड बोलती है नहीं पॉल की तरफ देखो, यहाँ पे स्टॉर्म का डोर ओपन हो चुका है। वो देखो पॉल ने डोर को ओपन कर दिया। जब वहाँ पे हॉल के अंदर लाइट जाती है तो वो लोग वहाँ पे टेराकोटा सोल्जर की आर्मी देखते हैं। इन्होंने वहाँ पे फॉर्मेशन बना रखी होती है। उस आर्मी के पीछे वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है जो कि वहाँ पे ऊपर बड़े स्टोन से बने हुए कमरे की तरफ जा रही होती है। अंदर की सीढ़ी को देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। एंड बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है? हमने सारी चीज ट्राई करी पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन पॉल ने यहाँ पे सिर्फ हाथ रखा और ये डोर अपने आप खुल गया। ड्राइवर बोलता है ऐसा हो सकता है कि पॉल का इस एंशिएंट टॉम से कोई ना कोई पुराना कनेक्शन रहा हो, लेकिन सच में एंशिएंट टॉम काफी अजीब है। पॉल सोच रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे यहाँ की हर एक चीज को देख के लग रहा है कि ये मेरे फेमिलियर है। मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मुझे क्यों फील हो रहा है। इसके साथ ही पॉल और बाकी सारे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही पॉल वहाँ पे टेराकोटा आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है, अचानक से वो सारे सोल्जर के स्टैचू हिलना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं वो सारे सोल्जर अपने घुटनों पे आगे होते हैं। पॉल बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? ये सारे टेराकोटा सोल्जर्स स्टॉर्म के गार्डियंस है। इन लोगों को यहाँ मेरे अंदर आने की वजह से अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये सारे सोल्जर मुझे रिस्पेक्ट पेश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता स्टॉर्म और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है। जैसे जैसे पॉल वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, सारे सोल्जर्स के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। ब्लड रेड आई घोस्ट सोच रहा था पॉल जिस क्लैन से बिलोंग करता है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा। वहीं सारे लोग बोल रहे थे पॉल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्पेशल है, वरना ये सारे टेराकोटा सोल्जर अपने घुटनों पे नहीं होते। लेकिन जैसे बाकी सारे लोग आगे बढ़ने ट्राई करते हैं, वो सारे सोल्जर्स को रोक देते हैं। सारे सोल्जर्स ने अपने स्वॉर्ड और स्पीयर को उन लोगों की तरफ पॉइंट कर दिया होता है। लेकिन जब वहाँ पे एंडन की बारी आती है तो वो लोग सिर्फ रास्ता ब्लॉक करते हैं। वो लोग वहाँ पे एंडन को बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाते। एंडन जोर चिल्लाते हुए बोलती है पॉल तुम अपना ध्यान रखना। वहीं हम देखते हैं पॉल को जो कि आगे तरफ बढ़ रहा होता है। हर एक सीढ़ी पे चढ़ने के साथ पॉल को वहाँ पे अपने माइंड के अंदर अलग अलग इमेजेस याद आ रही होती है। फर्स्ट स्टेप पे पावर रखते पॉल को वहाँ पे जनरल दिखता है जो कि एक आर्मी को लीड कर रहा होता है। सेकंड स्टेप के साथ उसी जनरल ने 10,000 से ज्यादा लोग को मार दिया होता है। इतने लोग को मारने की वजह से वहाँ पे हर जगह बॉडीज होती है। थर्ड स्टेप चढ़ने में पॉल को पता चलता है कि उस जनरल को स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से पहचाना गया। फोर्थ स्टेप पे जाने में पता चलता है कि वो जनरल काफी ओल्ड हो चुका है और आराम से एक माउंटेन में बैठ के पैलेस की तरफ देख रहा होता है जिसको उसने पूरी लाइफ गार्ड किया। पॉल सोच रहा होता है शायद से ये कब्र यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की है। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ आ गया होता है। अचानक से उस कब्र के अंदर आवाज आती है आखिर यहाँ पे कौन आया है? क्या आप शील्ड डीमन किंगडम के रूलर हैं? पॉल काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है ये टॉम कम से कम 400 से 500 साल पुराना होगा, तो आखिर जो बंदा यहाँ पे कब्र के अंदर वो कैसे बात कर पा रहा है? ब्लड रेड आई बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सिर्फ एंशिएंट टॉम के ओनर की सोल बात कर रही है। पॉल वहाँ पे हिम्मत उठाते हुए बोलता है मैं वो रूलर नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, मेरा नाम है पॉल। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इस एंशिएंट टॉम को ओपन कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे शील्ड डीमन किंगडम के बारे में जानता हूँ। वो शील्ड डीमन किंगडम कभी खत्म हो चुका है। तभी हम देखते कॉफिन की सोल बोलती है तो इसका मतलब शील्ड डीमन किंगडम पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पॉल बोलता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम्हारा जो शील्ड डीमन किंगडम है वो साउथ वेस्टर्न माउंटेन्स का एक स्मॉल काउंटी है। जहाँ तक मुझे पता है वो जगह सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ की पॉपुलेशन मुश्किल से 2 लाख होगी। आज से 50 साल पहले वहाँ पे जो नेशन ने अटैक कर दिया, उन लोगों ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया और शील्ड डीमन किंगडम पूरी तरह खत्म हो गया। वो सोच चिल्लाते हुए बोलता है जिस नेशन को बचाने के लिए मैंने अपनी लाइफ दे दी कि उसको जो नेशन ने डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? उन लोगों ने मेरे लोग मेरे किंगडम सबको मार दिया। हम देखते हैं सोल की गुस्सा होने की वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिस वजह से कॉफिन का गेट भी टूट गया होता है। वहाँ से इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है कि वो सीधे आसमान तक जा रहा होता है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे सारे लोग उस पावर को देख पा रहे होते हैं। वहीं सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर भी गाव लॉन्गशन उस पावरफुल ऑरा को देख पा रहा होता है। गाव लॉन्गशन बोलता है इतना पावरफुल घोस्टली ऑरा मुझे पक्का पता है शील्ड डीमन किंगडम का स्वॉर्ड घोस्ट है। हम देखते हैं ऑफिस के अंदर सनडेली भी आ गया होता है। सनडेली बोलता है मेरे हिसाब से स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम को कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हमारी सिटी के पास में ही था। गाव लॉन्गशन बोलता है फटाफट जाकर पता करो आखिर स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम कहाँ पे है और अगर तुम्हें वहाँ पे शील्ड डीमन किंगडम का कोई बंदा दिखे तो फटाफट उसको मार देना। सनडेली बोलता है ठीक है सर मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉल के डैड काफी खुश हो रहे होते हैं। पॉल के डैड बोलते हैं हमारा पॉल ही है, पॉल को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उस एंशिएंट टॉम को सिर्फ पॉल ही ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि तुम और मैं भी उसको ओपन नहीं कर सकते। पॉल की मदर एंचुअन बोलती है इसका मतलब हमारा बेटा पॉल काफी खतरे में होगा। पॉल के डैड बोलते हैं मैं यहाँ पे इस विलेज के हमेशा छुप के नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पे इस विलेज से बाहर जाना होगा ताकि मैं पॉल को बचा सकूं। पॉल के डैड अपने हाथ में सिक्का लेते हैं और बोलते हैं उन सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को मारने में काफी मजा आएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पॉल कुछ भी नहीं होगा, मैं उसको बचा लूंगा, तुम बस यहाँ पे हमारी बेटी का ध्यान रखो, मैं बस पॉल को बचा के आया। वहीं उस एंशिएंट टॉम के अंदर घोस्टली को देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो ड्राइवर बोलता है कि इस घोस्ट का लेवल क्या होगा, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते पॉल को देख के एनन काफी परेशान होती है। पॉल उस कॉफिन काफी पास खड़ा है, प्लीज वो सेफ रहे। वो जो सोल काफी गुस्से से बोल रही होती है आखिर कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, वो कमीने जो नेशन वाले उन लोगों ने हमारे शील्ड डीमन किंगडम को खत्म कर दिया। ब्लड रेड आई घोस्ट बोल रहा होता है तुम्हें इसका कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ये घोस्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। पॉल बोलता है इस स्वॉर्ड घोस्ट के पास बहुत ज्यादा घोस्टली ऑरा है, अगर मैं यहाँ पे इसका कांटेक्ट करता हूँ तो मैं पक्का से एक्सप्लोड हो जाऊंगा। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है ये स्वॉर्ड घोस्ट का ऑरा है, जो असली सोल है वो हमारे कॉफिन के अंदर बड़े स्वॉर्ड के अंदर है। अगर तुम्हें इसका कांटेक्ट करना है तो तुम्हें अपने ब्लड को उसके ऊपर गिराना होगा। अगर स्वॉर्ड घोस्ट तुम्हें अपना मास्टर मान लेता है तो वो तुम्हें फॉलो करेगा और अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो भी इसमें कोई बात नहीं। पॉल सोचता है अगर मैं यहाँ पे पावरफुल स्वॉर्ड घोस्ट का कांटेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी पावर सच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो अपने अंगूठे को काट के स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड को गिरा देता है। ब्लड के स्वॉर्ड के ऊपर गिरने के साथ ही वो घोस्टी वाला पीछे की तरफ हट जाता है और काफी स्पीड से पॉल के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। सोल के अंदर एंटर करने के साथ ही पॉल पूरी से ब्लैंक हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी से जम गई होती है और वो स्टोन से बने हुए कॉफिन के अंदर गिर जाता है। एंडन काफी डर जाती है, बोलती है आखिर पॉल को क्या हुआ। वहाँ बाकी सारे लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंडन वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट को समन करते हुए बोलती है मुझे हमें पॉल को बचाना होगा। एंडन वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट के बैठते हुए काफी स्पीड से पॉल की तरफ जाने लगती है। हालांकि एंडन को पता होता है कि वो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन फिर भी पॉल को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ खतरे में डालने के लिए तैयार है। एंडन के वहाँ पे आगे जाने के साथ ही वो सारे सोल्जर्स को रोकने का ट्राई करते हैं। नाइटमेयर घोस्ट काफी मुश्किल से उनका अटैक को डॉज कर रहा होता है। एंडन अपनी स्पिरिचुअल पावर नाइटमेयर घोस्ट को देती है ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। एंडन की स्पिरिचुअल पावर की वजह से नाइटमेयर घोस्ट काफी स्पीड से सारे अटैक को डॉज कर लेता है। वो वहाँ पे स्टोन कॉफिन के पास आगे होते हैं। एंडन काफी डर गई होती है, बोलती है
पॉल आखिर तुम्हें क्या हुआ, चलो फटाफट से उठ जाओ। वहीं हम देखते पॉल की बॉडी एकदम जम गई होती है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। एंडन बोलते इस तरह चलता रहा तो पॉल बहुत जल्दी मारा जाएगा। वो है पॉल खींचना ट्राई करती है, लेकिन पॉल खींचना काफी भारी पड़ रहा होता है। पॉल को देख के लग रहा होता है कि इसको 100 साल से फ्रीजर के अंदर रखा गया हो। अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने के बाद वो पॉल को बाहर की तरफ नहीं खींच पा रही होती। एंडन काफी पैनिक कर गई होती है कि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। ड्राइवर बोलता है मुझे नहीं कुछ भी ठीक है, जिस तरीके का पावरफुल यहाँ पे दिखाई दिया था बहुत जल्दी सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे आ जाएंगे। वो क्रेन काफी स्पीड से बाहर की तरफ चेक करने के लिए चला जाता है। बाहर की तरफ लोग देखते कम से कम 10 गाड़ियां लगी हुई है। उन सारी गाड़ियों के अंदर सिक्योरिटी ब्यूरो के लाइट्स बाहर निकल रहे हैं जो कि सीधे टॉम की तरफ ही आ रहे हैं। वो एक पैर वाला बंदा बोलता है बॉस फटाफट से बाहर निकलना होगा, सिक्योरिटी ब्यूरो वाले यहाँ की तरफ आ रहे हैं। एंडन काफी थक गई होती है, इसलिए वो अपनी बची हुई स्पेशल पावर यूज करते हुए नाइटमेयर घोस्ट के यहाँ से पॉल को बाहर निकाल देती है। एंडन सोची होती है इतनी कम स्पेशल पावर के साथ आखिर हम लोग इन सोल्जर्स कैसे बचेंगे, लेकिन वो जो सोच रही थी वैसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। वहाँ पे किसी भी सोल्जर ने उन लोगों पर अटैक किया ही नहीं, उल्टा उन लोगों ने वहाँ पे रास्ता क्लियर किया ताकि वो लोग इजीली जा सके। ड्राइवर बोलता है बॉस सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए हमें हमारे सीक्रेट रास्ते से भागना होगा। हम देखते हैं वो ग्रुप वहाँ काफी स्पीड से भाग की तरफ भाग जाता है। सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग बोल रहे होते हैं सील डिमन किंगडम के लोग यहीं कहीं होंगे, चलो फटाफट से उन लोगों को ढूंढ के मार दो। वो लोग वहाँ भाग की तरफ तो आ गए होते हैं, लेकिन पॉल की हालत अभी काफी खराब होती है। ड्राइवर बोलता है हमें पॉल के साथ हुआ क्या, ऐसा तो नहीं कि इसकी सोल को घोस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया। एंडन बोलते हैं वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। वो एक पैर वाला बंदा बोलता है कुछ भी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द अलग होकर भागना होगा। ड्राइवर बोलता है हमें भाग के क्या करेंगे, हमारे आसपास सिर्फ ग्रेव्स ही ग्रेव्स है, अगर हम लोग यहाँ पे उड़ के जाते हैं तो सिक्योरिटी ब्यूरो हमको देख लेंगे। वो लोग यहाँ पे इतने बड़े फोर्स के साथ आए हैं, इसका मतलब उन लोगों का टारगेट सिर्फ हम नहीं है। शायद से अगर हम यहाँ पे पॉल को देते हैं तो हमारे पास एक चांस होगा। एंडन बोलते ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं पॉल कभी पीछे की तरफ नहीं छोड़ूंगी। पॉल मेरा फ्रेंड है, हमें इसको एरिस एकेडमी लेके जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एरिस एकेडमी पहुंच जाते हैं तो हम पक्का यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि पॉल एरिस एकेडमी का स्टूडेंट है। वो क्लिन बोलता है पॉल पूरी जम चुका है, बॉस की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी कम है, तो यहाँ पे इस हालत में भागेंगे कैसे। यहाँ पे बॉस ने मेरी लाइफ बचाई है और साथ ही में पॉल ने मेरी एक बार लाइफ बचाई थी, तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं उन लोगों को रीपे करूँ। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। बॉस आप फटाफट से पॉल को लो और यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुन के वो बंदा और ड्राइवर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखते स्माइल करते हुए खड़े होते हैं। वो लोग बोलते हैं डाइवर्ट करने की बात है तो तुम अकेले मैनेज कैसे करोगे, हम भी यहाँ तुम्हारे साथ उन लोगों को डाइवर्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड वहाँ पे रोने लगती है और सोच रही होती है ये लोग यहाँ मेरी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं कि मैं यहाँ से सेफली निकल सकूं। वो लोग स्माइल करते हुए बोलते हैं बॉस आप ना ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ काफी स्पीड से भागने लगते हैं। ड्राइवर बोलता है कभी ना तुम वहाँ का देख रहे हो, मैं यहाँ पे, चलो फटाफट से मेरे पीछे आओ। वही हम देखते हैं नॉर्थ की तरफ वो क्रेन काफी स्पीड से भाग रहा होता है और सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को अपनी तरफ भगा भी रहा होता है। हाईरस बोलते फटाफट से उन लोगों को पकड़ लो, कोई भी हमें बचना नहीं चाहिए, जो भी बंदा यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम से होगा उसको हाथों हाथ मार दिया जाएगा। वो तीनों वहाँ पे 3 डायरेक्शन में गए होते हैं ताकि वो ज्यादा लोग स्प्लिट कर सके। एंड रोते हुए बोलती है आप सभी का थैंक यू, पता नहीं हम लोग यहाँ पे लाइफ के अंदर वापस मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को सेक्रीफाइस जाया नहीं कर सकती। वो वहाँ पे नाइट में घोट के काफी स्पीड से निकल जाती है। ऊपर से एंडन वहाँ पे उन लोगों को देख पा रही होती है। वो एक पैर वाला बंदा और ड्राइवर उसके साथ बहुत पहले से है, तो एक तरीके से वो उसकी फैमिली हुए। वो रोते हुए बोलते मुझे यहाँ पे जल्द से एरिस एकेडमी जाना होगा, वरना यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो अपनी बची स्पेशल पावर यूज करते हुए काफी स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं कार के अंदर बैठा हुआ संडेली बोल रहा होता है तुम्हारे पास क्योंकि एक नाइटमेयर घोस्ट है तो क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो, तुम्हें लगता है तुम उनको डाइवर्ट कर सकती हो, हम यहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं। अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। वो वहाँ पे अपने हाथ के ऊपर क्लिक करते हुए व्हाइट सोल घोस्ट को समन करता है। संडेली के ऑर्डर के साथ वो लोग वहाँ पे स्प्लिट होकर नाइटमेयर घोस्ट की तरफ चले आते हैं। वो व्हाइट सोल घोस्ट बाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एंडन को रियलाइज होता है कि बिल्कुल सही नहीं जा रहा। वो वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट को बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही एक व्हाइट सोल घोस्ट नाइटमेयर घोस्ट के बैक पे काट देता है। पेन की वजह से नाइटमेयर घोस्ट के हाथ से पॉल छूट जाता है। वहीं पॉल के नीचे की तरफ एक व्हाइट सोल घोस्ट वेट कर रहा होता है ताकि वो पॉल को खा सके। एंडन काफी शौक आते हैं, बोलते नाइटमेयर घोस्ट यहाँ पे टारगेट पॉल है, चलो फटाफट उसको बचाओ। नाइटमेयर घोस्ट अपने पेन को इग्नोर करते हुए उन लोगों को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं मौके का फायदा उठाते हुए एंडन को व्हाइट सोल घोस्ट काट लेता है। संडेली बोल रहा था लड़की तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो को बेवकूफ बना सकती है, अगर तू यहाँ पे डायरेक्टर गांव के नजर नहीं होती तो यहाँ पे व्हाइट सोल घोस्ट ने सीधे तेरे सर के ऊपर अटैक किया होता। लेकिन यहाँ पे तुमने लाइफ की टेंशन ना करते हुए इस बंदे को बचा रही है, इसका मतलब ये बंदा पक्का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है यहाँ मेरे प्रमोशन का टाइम आ चुका है। एक और अटैक के साथ हम देखते हैं एंडन की हालत काफी खराब हो गई होती है, उसकी बॉडी से वहाँ पे लगातार ब्लड निकल रहा होता है। एंडन वहाँ पे अपनी इंजरीज को इग्नोर करते हुए नाइटमेयर घोस्ट को बोलते कि मेरी बची हुई स्ट्रेंथ को यूज कर लो, बहुत ही स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ चलो। वहीं हम देखते हैं नाइटमेयर घोस्ट काफी स्पीड से व्हाइट सोल घोस्ट के पकड़ से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे काफी स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। संडेली बोला तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो, मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं सिक्योरिटी ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरे व्हाइट सोल घोस्ट कोई भी नॉर्मल घोस्ट नहीं है, तुम्हें इसकी पावर पता चलेगी। संडेली अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करते हुए व्हाइट सोल घोस्ट की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। व्हाइट सोल घोस्ट वहाँ पे लगातार नाइटमेयर घोस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बार बार बाइट करने की वजह से नाइटमेयर घोस्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है। नाइटमेयर घोस्ट देखता है कि एरिस एकेडमी की डॉर्मेटरी बिल्डिंग सामने है। एंडन बोलते तो आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए। वहीं हम देखते हैं नाइटमेयर घोस्ट एकेडमी के ग्राउंड के अंदर गिर गया होता है। वो तीनों व्हाइट सोल घोस्ट वहाँ पे उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा हैमर आता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो हेडलेस घोस्ट आ गया होता है जो कि पॉल को गार्ड कर रहा होता है। मुआन जिंग बोलती है आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई जो कि एकेडमी के अंदर डायरेक्टली घोस्ट को भेजे, क्या तुम यहाँ पे जीते जीते काफी थक चुके हो। पॉल और एंडन की हालत को देख के उन लोग काफी गुस्सा आ रहा होता है। एंडन बोलते प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम लोग की हालत काफी खराब है। उसके बाद हम देखते हैं एंडन वहाँ पे बेहोश आती है। मुआन जिंग देखती है कि पॉल वहाँ पे ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, उसकी बॉडी में पूरी जम चुकी है और वहीं एंडन के शरीर को भी काफी चोटें लगी हुई है। फिर यहाँ पे तुम लोगों को किसने अटैक किया, अभी मुआन जिंग ये सोच रही होती है तो यहाँ पे 10 एसयूवी एंटर करती है। संडेली और कम से कम सिक्योरिटी ब्यूरो के 20 लोग वहाँ पे आगे होते हैं। वो वहाँ पॉल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी तरह से मुआन जिंग बोलती है कि तुम हो कौन और यहाँ की हिम्मत कैसे कि हमारे एकेडमी के अंदर आके वायलेंस करो। मुआन जिंग वहाँ पॉल और एंडन के सामने खड़ी हो गई होती है।
वहाँ पे एक बंदा बोला तुम अपनी आंखें खोल के देखो, हम लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं, हम लोग सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं, अगर तुम यहाँ पे हमको रेस्टोरेंट से रोकोगी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। मान सिंह बोलते ये हमारा एकेडमी स्टूडेंट है, ना कोई क्रिमिनल। तभी हम देखते हैं हेडलेस घोस्ट भी आ गया होता है। हेडलेस घोस्ट अपना हैमर लेकर तैयार होता है ताकि मुआन सिंह के ऑर्डर मिलने के साथ वो उनके ऊपर अटैक कर सके। सिक्योरिटी ब्यूरो का वो बंदा काफी गुस्सा आता है, बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत है सिक्योरिटी ब्यूरो के ऊपर अटैक करने की, लगता है तुम्हें यहाँ पे नहीं पता आखिर मरना क्या होता है। वही हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों ने अपने अपने घोस्ट को बाहर निकाल लिया होता है। इतने सारे घोस्ट रिलीज होने की वजह से वहाँ पे हर जगह घोस्ट और आ गया होता है। ये सब देख के मुआन सिंह काफी घबरा गई होती है और सोच रही होती है इन सिक्योरिटी ब्यूरो वाले के बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आखिर ये सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं, सच में इन लोगों के बिल्कुल भी शर्म नहीं। वही मुआन सिंह को पता होता है अगर ये सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे यहाँ पे उसकी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं बचने वाला। तभी हम देखते हैं काफी स्पीड से प्रिंसिपल आ गए होते हैं। प्रिंसिपल अपने हाथ के एनर्जी रिलीज करते हैं और सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ घोस्ट और उनके होस्ट दोनों को उड़ा देते हैं। वही हम देखते हैं ये सब देख के मुआन सिंह काफी खुश होती है। मुआन सिंह ने अपनी लाइफ में पहले बार प्रिंसिपल की पावर को देखा है। प्रिंसिपल बोलते तुम हमें पॉल और उसके साथियों को लेकर जाओ, मैं यहाँ पे इन लोगों का ध्यान रख लूंगा। मुआन सिंह बोलते ठीक है प्रिंसिपल। वही हम देखते हैं मुआन सिंह और हेडलेस घोस्ट उन लोगों को मेडिकल रूम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पे कार के साइरन की वजह से सारे स्टूडेंट उड़ गए होते हैं। सारे लोग वहाँ पे कॉरिडोर में आके बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते देखो भाई मुआन सिंह किसी को लेकर जा रही है, आखिर वो यहाँ पे बंदे करने क्या वाली है, कहीं वो लोग सिस्टम तो नहीं करने वाले। वहीं पे दूसरे बंदे बोल रहे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वो लोग यहाँ पे सिस्टम कर रहे होते तो क्या सिक्योरिटी ब्यूरो के जैसे लोग आते। यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर संडेली भी यहीं पे है, कोई सिंपल मैटर नहीं है, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी बात है। वहीं पे एक तीसरा स्टूडेंट बोलता है प्रिंसिपल क्या सोच रहे हैं, क्या वो यहाँ पे सारे सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को एक साथ खत्म कर देंगे। वो यहाँ पे सिर्फ 6 लेवल घोस्ट मास्टर है, ज्यादा ज्यादा उनकी पावर डिप्टी डायरेक्टर संडेली को मैच करेगी। वही हमें रूम नंबर 433 के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है। आओजी की नजर हमें लगातार पॉल की तरफ होती है। पॉल को वहाँ पे थोड़ी देर तक घूरने के बाद आओजी बोलता है पॉल के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकल रही है। सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों से एक अटैक से हराने की वजह से संडेली काफी शॉक रह गया होता है। संडेली बोलता है कि तुम हो कौन जो कि सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। प्रिंसिपल बोलता है तो आखिर सिक्योरिटी ब्यूरो कौन है जो कि मेन स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रही है। संडेली काफी गुस्से के साथ बोलता है तुम सिर्फ एक थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो, फिर तुम्हारी हिम्मत है सिक्योरिटी ब्यूरो के मिशन के बीच में आने की। प्रिंसिपल बोलता है ये मेरी टेरिटरी है, एक बार तुम्हें मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर कर गए तो भले तुम ड्रैगन क्यों ना हो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। संडेली हंसते हुए बोलता है तुम सिर्फ 6 लेवल घोस्ट मास्टर हो, तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम हम सभी को रोक सकते हो। वहीं हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों ने अपने अपने घोस्ट को समन कर लिया होता है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल अपने हाथ में बंधी पट्टी को हटाता है। प्रिंसिपल के दोनों हाथों को मिला के उनके हाथ के ऊपर 8 मार्क्स होते हैं। वहीं हम देखते हैं बहुत ही पावरफुल घोस्टली और के साथ टॉप रैंक के 8 घोस्ट समन होते हैं। वो हर एक घोस्ट कम से कम 3 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा था, साथ ही उनका कंबाइंड बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। संडेली काफी शौक रह गया होता है, बोलता कि तुम हो कौन। संडेली के सर से काफी पसीना भी छूट रहा होता है। ये देख के सारे बंदे बोल रहे थे प्रिंसिपल ने यहाँ पे 8 घोस्ट को समन किया। यहाँ पे हर एक घोस्ट कम से कम विंग स्पिरिट लेवल पे है। उनमें से एक जिसने ब्रश को पकड़ रखा है वो शायद से घोस्ट जज है ना। लेजेंड्स के अंदर बताया गया कि वो एक टॉप टायर का घोस्ट है और ये यहाँ पे इतना ज्यादा रेयर होता है जैसे किसी एलियन का मिलना हो। वहाँ के सारे स्टूडेंट काफी शौक होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं लगा था जो प्रिंसिपल इतना नॉर्मल दिखता है वो इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। वहीं हम देखें तो सिक्योरिटी ब्यूरो के एजेंट होते हैं, वो वहाँ पे डर के हमारे पीछे की तरफ हटने लगते हैं। उन्होंने जन्म से लेकर अभी तक इतने पावरफुल इंसान का सामना नहीं किया। संडेली बोले तुम जैनसेंग नहीं हो बल्कि तुम 8 लेवल के घोस्ट किंग डुआन चैंकिंग हो। वहीं हम देखते संडेली काफी डर रहा होता है। प्रिंसिपल बोलता हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम डुआन चैंकिलिंग है, तो अब क्या मेरी आइडेंटिटी को जानने के बाद तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। संडेली बोलता है साउथ वेस्ट का मिलिट्री लीडर, आखिर यहाँ पे एक थर्ड ग्रेड की अकेडमी का प्रिंसिपल क्यों बैठा है। संडेली को समझ में आ गया होता है कि पॉल यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लोग को बोलते फटाफट से इनके ऊपर अटैक करो। संडेली बोलता कमांडर डुआन ये जियांग सिटी है, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो अगर आप यहाँ पे हमारे बीच में आते हो तो इसमें हमारी गलती कोई भी नहीं होगी। प्रिंसिपल बोलता है मुझे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम किसको अरेस्ट करने के लिए आए हो, मैं यहाँ पे बस अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट को लेकर जाना चाहते हो तुम यहाँ बेझिझक आ सकते हो, अगर तुम्हें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। संडेली बोलता तुम्हें हाई रैंक के ऑफिशियल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा अटैक नहीं करूंगा, चलो फटाफट सारे लोग अटैक करो, हमें यहाँ सील डिमन किंगडम का बनना चाहिए। वही हम देखते सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे एजेंट बोलते हैं फटाफट जाकर उनके ऊपर अटैक करो। ये बोलते सारे घोस्ट प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे घोस्ट को अटैक करते हुए देख के सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं क्या हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे इस अटैक को झेल पाएंगे। वहाँ का पूरा क्राउड काफी इंटरेस्ट से फाइट देख रहा होता है। अभी हम देखते तो घोस्ट जज होता है, वो अपने ब्रश को मूव करता है कि ब्रश के मूव करने के साथ ही हेवन से बहुत सारा घोस्टली और बाहर निकलता है। वो सारा घोस्टली और वहाँ पे घोस्टली स्क्रिप्ट करना चेंज हो जाता है। जैसे ही वो सारे घोस्टली स्क्रिप्ट वहाँ पे घोस्ट को टच करती है उन सारे घोस्ट को काफी पेन फील होने लगता है। प्रिंसिपल बोलते हैं घोस्ट मेट चलो फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दो। अभी हम देखते हैं वहाँ पे घोस्ट मेट काफी जबरदस्त अटैक करती है। वहाँ पे ज्यादातर घोस्ट खत्म हो गए होते हैं, इसी वजह से पीछे खड़े एजेंट को काफी दिक्कत हो रही होती है। वो पूरा कैंपस में ह्यूमन और घोस्ट दोनों की चीखों से भर जाता है। वहाँ पे सारे बच्चे काफी शौक होते हैं, सोच रहे होते हैं प्रिंसिपल ने यहाँ पे 2 घोस्ट को रिलीज किया, उसके साथ ही सिक्योरिटी ब्यूरो की पूरी टीम खत्म हो गई। यहाँ पे उन्होंने अपने 8 घोस्ट को समन किया होता तो इनमें से एक भी बंदा बिल्कुल जिंदा नहीं रहता। उनमें से एक बंदा बोल रहा था मुझे काफी डर लग रहा है, एक बार जब प्रिंसिपल को टॉयलेट पेपर की जरूरत थी तो मैंने टॉयलेट पेपर नहीं दिया था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल प्रिंसिपल वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। वहीं हम देखते प्रिंसिपल की पावर को देख के सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे एजेंट कांप रहे होते हैं। वो लोग बोलते क्या ह्यूमन सच में इतना पावरफुल हो सकता है। वहीं हम देखते ये सब देख के संडेली काफी गुस्से में होता है। संडेली बोलते चलो फटाफट चलो हम लोग को अभी के लिए चलना होगा। उन लोग को भागता हुआ देख के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं ये सारे लोग बिल्कुल वेस्ट है, ये यहाँ पे नेशन के रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ मेडिकल रूम की तरफ घूमते हैं। हम देखते हैं सारे बच्चे जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। वो सारे बच्चे प्रिंसिपल को बोल रहे होते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एरिया अकेडमी में काफी अच्छा काम किया। वहीं हम देखते सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग होते हैं डर के मारे काफी स्पीड से जा रहे होते हैं। संडेली वहाँ पे काफी डरते डायरेक्टर को फोन करता है। गांव लॉन्गशन बोलता है चलो फटाफट से बता मिशन कैसा गया। संडेली बोलता है जो लड़का वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट टॉम से रिलेटेड था उसको यहाँ बचा लिया गया है। यहाँ पे जियांग सिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग के खिलाफ जा सकते हैं। वो बंदा है एरिया अकेडमी का प्रिंसिपल डुआन चैनकिलिंग। गांव लॉन्गशन बोलता है मिलिट्री लीडर जो कि यहाँ पे जियांग सिटी के अंदर आके एक थर्ड ग्रेड अकेडमी का प्रिंसिपल बना हुआ है। सच में तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है तुम यहाँ पे जिंदा वापस आ पाए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग को एक साथ खत्म करना ये उनका सिग्नेचर मूव है। उन्होंने यहाँ पे अकेले एक पूरी सिटी को खत्म कर दिया था। जोनेशन ने यहाँ पे सील डिमन किंगडम पे अटैक किया था, इसलिए डुआन चैनकिलिंग कभी सील डिमन किंगडम के लोगों को नहीं बचाएगा। उसने यहाँ पे ये अकेडमी पक्का इसलिए बनाई होगी ताकि वो स्टूडेंट को इकट्ठा कर सके, इससे कि यहाँ पे सील डिमन किंगडम के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी मिलिट्री लीडर की पोजीशन में छोड़ के जियांग सिटी के प्रिंसिपल क्यों बना हुआ है। यहाँ पे पक्का इसके पीछे बहुत ही डीप प्लानिंग होगी। यहाँ पे तुम्हें रोकने के पीछे उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला तो ये कि वो तुम्हारे काम का क्रेडिट लेना चाहता हो, दूसरी बात ये कि वो इससे कोई बड़ी चीज करना चाहता हो। तो हम लोग यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि सील डिमन किंगडम का नेशनल एडवाइजर अभी तक नहीं मिला है। संडेली बोला तो क्या हम लोग चुपचाप बैठ के देखिए कि वो
वो हमारा क्रेडिट कैसे चुराते हैं। गाओ लॉन्गशन बोलता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए तुम लोगों ने यहाँ पे जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। और रही बात यहाँ पे एरिस एकेडमी की, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को भेजेंगे, वो स्टूडेंट असलियत में हमारे एजेंट्स होंगे क्योंकि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। सन डेली वहाँ पे सजेस्ट करता है क्या मेरे बच्चे एजेंट बनके जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो बहुत इजी सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर एंटर कर पाएंगे। गाओ लॉन्गशन बोलता है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं वहाँ पे अपनी बेटी गाओ शोशो को भी भेज दूंगा। सारी अरेंजमेंट कंप्लीट करने के बाद गाओ लॉन्गशन वहाँ पे कॉल को काट देता है। गाओ लॉन्गशन बोलता है सील डीमन किंगडम के नेशनल एडवाइजर, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुमको अपने हाथों से पकड़ूंगा। तभी हमें वहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमें पॉल के फादर टिकट खरीद रहे होते हैं, अचानक से उनको छींक आती है और लिनियन बोलते हैं आखिर मेरे पीठ के पीछे कौन मुझे गाली दे रहा है। वही हम देखते सीन शिफ्ट होता है, मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट से एक सीनियर ने उनके पास एक घोस्ट नर्स को रखा होता है ताकि वो उसको ठीक कर सके। वहीं पॉल की कंडीशन को देखते उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उन लोगों ने हमें पॉल के ऑपरेटिंग टेबल पर रखा होता है। वहीं हम देखते पॉल के हार्ट को फ्लैट एंड में देख के मुआन चिंग काफी घबरा रही होती है। वहीं प्रिंसिपल को देख के मुआन चिंग बोलती है प्रिंसिपल लगता है पॉल बहुत बड़े खतरे में है, प्लीज अभी इसको बचा लीजिए। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पॉल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है, इसलिए पॉल की बॉडी के अंदर उसके हार्ट मेडिन को डैमेज कर दिया है। अगर वो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर देता है तो कुछ दिनों के आराम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल अपने पास एक नीडल निकालते पॉल के सिर के ऊपर लगा देते हैं। हम देखते ब्लैक कलर का ब्लड उसकी बॉडी के अंदर निकल रहा होता है। उस नीडल की वजह से पॉल की बॉडी के अंदर काफी स्पीड से नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते पॉल का फेस भी काफी डार्क हो गया होता है, वो भी अब धीरे गायब होने लगता है। और वहीं जो हार्ट मॉनिटर का वो फ्लैट लाइन दिखा रहा था वो वापस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। ये सब देख के मुआन चिंग को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। मुआन चिंग बोलती प्रिंसिपल यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले पॉल को पकड़ना चाहते थे। प्रिंसिपल बोलते तुम्हें वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो कि तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। इन सारी चीजों तुम जितना जानोगी तुम्हारे लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। मुआन चिंग मुंह बंद करके पॉल को ढकने लगती है। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल पॉल के हाथ को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि पॉल के लेफ्ट हाथ के ऊपर एक और नया मार्क आ गया होता है। वो मार्क एक एंशिएंट शॉट का होता है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं कहीं ये शॉट घोस्ट तो नहीं, यहाँ पे ये एंशिएंट घोस्ट मार्क बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। और वहीं ये देख के भी लग रहा है कि बिल्कुल वही है, इसका मतलब पॉल सच में सील डीमन किंगडम का मेंबर है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ पे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, पॉल गले को दबाने लगते हैं। मुआन चिंग बोलती है प्रिंसिपल आखिर आप क्या कर रहे हैं। अचानक से वहाँ पे एग्रेशन की वजह से प्रिंसिपल ने पॉल के गले को दबा दिया था। लेकिन वहाँ पे मुआन चिंग की आवाज को सुनते प्रिंसिपल होश में आते हैं। प्रिंसिपल काफी पैनिक करते हुए बोलते हैं मैं बस यहाँ पॉल को चेक कर रहा था कि उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरी खत्म हुई कि नहीं। प्रिंसिपल वहाँ पॉल की तरफ घूर रहे होते हैं, उनको वहाँ घबराहट के साथ रिग्रेट फील हो रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पे नॉर्मल आते हैं, वहाँ चले आते हैं। हम देखते वहाँ पे एक हफ्ता बीत गया होता है। पॉल एक हफ्ते बाद आंखें खोलता है। पॉल इतने दिनों से कोमा के अंदर ड्रीम देख रहा था, यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर माउंटेन्स थे, वहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते हुए काफी पीसफुल लाइफ जीते थे। लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पे एक वॉर हुई, जाओ किंगडम की आर्मी ने वहाँ पे अटैक करके सारी चीज तबाह कर दी। वो सारे लोग जो काफी पीसफुल जिंदगी जी रहे थे, अचानक से उन लोगों की जिंदगी हेल जैसी हो गई। वहाँ पे लोगों की लाश की वजह से माउंटेन्स बन गए थे। तब उन लोगों ने पैलेस के ऊपर अटैक किया। ना सिर्फ उन्होंने हर एक बंदे को मार दिया बल्कि उन लोगों ने वहाँ पे पैलेस के सारे ट्रेजर को भी चोरी कर लिया। एंड के अंदर वो जितना सुंदर सा पैलेस था वो ऐसे इसके अंदर चेंज हो गया। वहीं ड्रीम के एंड में पॉल को वहाँ पे बहुत ही सुंदर लेडी दिखाई देती है जिसने वहाँ पे रॉयल कपड़े पहने होते हैं। उसने एक हाथ में बच्चे को ले रखा होता है और वहीं उसके दूसरे हाथ में छोटे बच्चे का हाथ होता है। वो वहाँ पे अपने आगे को पॉल को बताने का ट्राई कर रही होती है। जैसे ही पॉल वहाँ पे ड्रीम के इस मुंह में पहुंचता है उसका दिल काफी जोर से दुखने लगता है। पॉल सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं कभी उस जगह पे नहीं गया, लेकिन फिर भी ड्रीम में जो भी मैं देख रहा था वो बिल्कुल रियल लग रहा था। वहीं हम देखते पॉल के उठने में लिटिल फैटी काफी खुश हो गया होता है। वो हमें पॉल के ऊपर जंप करते हुए बोलता है मुझे हमें बिल्कुल लगता तुम वापस उठ पाओगे। पॉल बोलता है लिटिल फैटी फटाफट से मेरे ऊपर से हट जाओ वरना मैं पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे लगता है तुझे यहाँ पे सच फैट लॉस की जरूरत है। तो वैसे मैं यहाँ पे कितने दिनों से बेहोश पड़ा हूँ। लिटिल फैटी बोला तुम पूरे 7 दिन से सो रहे हो, सच में तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग सोते सोते निकल गई। तुम यहाँ पे मेरी तरफ देखो, ट्रेनिंग करने से मेरी हालत क्या हो गई है। उसके बाद लिटिल फैटी वहाँ पॉल को थैंक यू बोलता है, सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखने की वजह से मैं मिलिट्री ट्रेनिंग को काफी हद तक स्किप कर पाया। अचानक से हम देखते पास वाले बेड से कोई बोलता है तो आखिरकार तुम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आई गए, जिसमें तुम्हें यहाँ पे देख मुझे काफी मजा आ रहा है। जब पॉल वहाँ पे उधर की तरफ देखता है तो वहाँ पे लैंचन होता है। वहाँ पे लैंचन पूरी से पट्टी के अंदर बंधा होता है। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, मैं यहाँ बस कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाऊंगा। सही बात तुम्हारी हालत काफी खराब है, ऐसे तुम्हारी पूरी लाइफ ऐसी बीतने वाली है। वही हम देखते ये बात सुनकर लैंचन काफी गुस्सा होता है, बोलता है ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। पॉल बोला तुम यहाँ पे काफी फुदक रहे हो, तुम्हें दोनों पैर तोड़ना इनफ नहीं था, ये तुम्हारा तीसरा पैर भी तोड़ना पड़ेगा। वही हम देखते लिटिल फैटी लैंचन की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे तीसरा पैर है कहाँ पे। तभी पॉल बोलता है 1 मिनट रुको, मुझे लगता है मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ, यहाँ पे एनरेन कहाँ पे है। लिटिल फैटी बोलता है एनरेन क्या तुम उस यंग गर्ल की बात कर रहे हो, वो भी यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसको भी बहुत सारी इंजरीज हुई थी। मुआन चिंग बोलती वो सिर्फ इंजरीज नहीं है, तुम्हें बचाने के चक्कर में एनरेन मरने वाली थी, वो भी यहाँ पे आईसीयू के अंदर है और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। पॉल वहाँ बेड के ऊपर से उठते हुए बोलता है मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। पॉल वहाँ पे खुद संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ये देखते हुए लैंचन हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पैर टूट चुके हैं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। पॉल बोलता है मैं इतने दिनों सो रहा था इसलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है। उसके बाद पॉल वहाँ पे लैंचन के पास जाते हुए और लैंचन के पैर को फ्लिक कर देता है। पॉल बोलता है तुम मेरे काफी टेंशन करते हो, मेरी तरह तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। फ्लिक करने की वजह से लैंचन काफी जोर चिल्ला रहा होता है। वहीं हम देखते हैं पॉल को 50 इमोशनल कॉलर्स मिल गए होते हैं। पॉल बोलता है लैंचन फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे इतने कैपेबल हो तो आके मुझे पकड़ो। उसके बाद वो उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आईसीयू के अंदर आ गया होता है। एंड को हर जगह पट्टी से बांधा हुआ होता है, उसकी हालत सच में काफी क्रिटिकल होती है। पॉल बोलता है मुआन चिंग की कंडीशन क्या है। हम देखते हैं एंडन को देख के पॉल काफी बुरा फील हो रहा होता है। मुआन चिंग बोलते तुम्हें बचाने के चक्कर में व्हाइट सोल घोस्ट को लगातार अटैक किया, अब इसकी बॉडी का बहुत ही मुश्किल पार्ट होगा जिसके ऊपर अटैक ना किया गया हो। और इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके व्हाइट सोल घोस्ट ने पॉइजन भी कर दिया है। हमने यहाँ पे इसको एंटी पॉइजन सीरम भी दिया लेकिन वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये पक्का से यूनिक पॉइजन है जो कि व्हाइट सोल घोस्ट के घोस्ट मास्टर ने यूज किया है। पॉल बोलता है आज यहाँ पे एंडन की हालत सिर्फ मेरी वजह से है, मुझे यहाँ पे कैसे करके इसको जाना होगा। चलिए मुझे फटाफट से बताइए कि सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर किसने इसको हर्ट किया। पॉल वहाँ पे अपनी मुट्ठी को बंद करता है, उसे वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। मुआन सिंह बोलती वो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर है जिसका नाम है सन डेली। पॉल वहाँ पे घूम के जाने लगता है, बोलता है मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल ऑफिस डोर पे पहुंचता है उसके सामने वहाँ प्रिंसिपल आ गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं पॉल आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल बिहेवियर काफी कोल्ड होता है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे सन डेली को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे चांस मिल सके एंडन के लिए एंटीडोट ढूंढने का। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल सीढ़ी से ऊपर जाते हुए बोलते हैं चलो फटाफट से पहले मेरे साथ चलो। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ पे इस चीज के लिए टाइम नहीं है। पॉल वहाँ पे एंडन के लिए काफी परेशान होता है क्योंकि बिना एंटीडोट के एंडन वहाँ पे मारी जाएगी। मुआन सिंह बोलते तुम्हें प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते, प्रिंसिपल ने वहाँ पे तुम्हारे लिए सिक्योरिटी ब्यूरो से अकेले फाइट करी है, अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो
सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम्हें लेके चले गए होते। पॉल काफी शौक होता है, बोलता है इसका मतलब आपने मुझे सेव नहीं किया, बल्कि मुझे यहाँ पे सेव करने वाले प्रिंसिपल है। लेकिन मुझे लगता है प्रिंसिपल लंबी लंबी फेंकते हैं, उनके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। मुआनचिंग बोलती है पक्का प्रिंसिपल तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, बल्कि वो तुम्हें सेव करना चाहते हैं। पॉल वहाँ प्रिंसिपल को फॉलो करते करते रूफटॉप पे पहुंच जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं उस दिन सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि उनको हमें ध्यान से देखने टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर तुम वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो में जाओगे तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे। मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। पॉल बस वहाँ पे एंडन के लिए एंटीडोट लेने जा रहा था। पॉल ने इन सब बारे में सोचा ही नहीं। अब जबकि वो सोच रहा है तो सच में काफी अजीब है। ये बात तो पक्की की पूरी सिक्योरिटी ब्यूरो इसलिए उसको अटैक नहीं कर रही क्योंकि उसने सनमा को मारा था। प्रिंसिपल बोले तुम्हें नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी तुम डायरेक्टली सिक्योरिटी ब्यूरो में जा रहे हो। तुम्हें आखिर क्या लगता है, आखिर तुम्हारे पास क्या चांस है जिंदा बच के वापस आने के? तुम्हें आखिर क्या लगता है एक लेवल 1 का घोस्ट मास्टर संडली से फाइट कर सकता है? प्रिंसिपल हमें जो भी बोल रहे थे वो सारी बातें सेंस बना रही थी, और यही वजह कि पॉल हमें कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। पॉल सोच रहा था कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है तो पक्का उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। पॉल हमें प्रिंसिपल को बोलता है प्रिंसिपल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक ग्रीन कॉप घोस्ट टॉम्ब है, वहाँ पे कम से कम 7 से 8 मलेशियस स्पीड लेवल के घोस्ट है, और साथ ही में एक विड स्पीड लेवल का ग्रीन कॉप घोस्ट भी है। अगर तुम यहाँ पे इन चीजों को क्लियर कर लेते हो तो तुम एक 3 लेवल घोस्ट मास्टर फाइट कर सकते हो। वहाँ पे उस टॉम्ब में फाइट करने के बाद तुम संडली से मिलने के लिए जा सकते हो, फिर तुम्हारे पास वहाँ पे संडली को हराने का चांस होगा। पॉल बोलता है एंडन का क्या, उसको पॉइजन दिया गया, उसके लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। प्रिंसिपल बोलते जाओ और ये करके दिखाओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो कम से कम 1 महीने तक नहीं मरने वाली। ये सुनने का पॉल को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। पॉल हमें प्रिंसिपल की चीज थैंक यू बोलता है। प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल सही रहेगा, तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हें अपना डिसाइपल चूज करके मैंने बिल्कुल गलती नहीं करी। और सोच रहा था डिसाइपल प्रिंसिपल शायद से मुझे करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं यहाँ पे प्रूव कर सकूं कि मैं उनका डिसाइपल बनने के लायक हूँ। प्रिंसिपल बोलते भले तुम मैरिज अकेडमी से हो, लेकिन फिर भी मेरा डिसाइपल होना काफी अलग बात होगी। तो पॉल क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे? ये सब देख के पॉल वहाँ पे काफी शॉक होता है क्योंकि प्रिंसिपल काफी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिसाइपल बनना चाहते होंगे, लेकिन उन लोगों को यहाँ बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तो आखिर वो है मुझे डिसाइपल बनने के लिए आगे से क्यों पूछ रहे हैं? पॉल को वहाँ हेजिटेट करते हुए देख के प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है कहीं तुम ये तो नहीं सोचते कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ? पॉल वहाँ पे घुटनों पे आते हुए बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता, आपने यहाँ पे ऑलरेडी मुझे और एंडन को बचाया है, ये ऑलरेडी मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा फेवर था। अगर मैं यहाँ पे डिसाइपल बनता हूँ तो मेरे काफी ऑनर की बात होगी। मास्टर आपका डिसाइपल यहाँ पे ग्रीड करता है। प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते बच्चे तुम काफी होशियार हो। वही हम देखते प्रिंसिपल को स्माइल करते हुए देख के पॉल सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल से बेच भी देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। प्रिंसिपल बोलते और सिक्योरिटी भी तुम्हें क्यों पकड़ना चाहती है, तुम उसके बारे में खुद से इन्वेस्टिगेट करो। ये चीज ध्यान में 11 PM के बाद मेरे पास मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आना। ये बोलने का प्रिंसिपल वहाँ जाने वाले होते हैं। पॉल सोच रहा था लगता है प्रिंसिपल मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। प्रिंसिपल बोलते वैसे मुझे एक चीज याद है, तुम वो स्टूडेंट जिसकी फीस माफ हुई थी, तो मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हारे पेरेंट्स करते क्या है? पॉल बोलता है मेरे पेरेंट्स यहाँ पे गेहूं की फार्मिंग करते हैं, और वहीं जो मेरी बहन है उसको काफी खतरनाक बीमारी है इसलिए वो हमेशा घर पे रहती है। प्रिंसिपल बोलते अच्छा अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वही हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। पॉल अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। वही हम देखते लिटिल फैटी बोल रहा होता है पॉल तुम्हें यहाँ पे कुछ दिनों तक और बेहोश रहना चाहिए था क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लासों को स्किप करने में काफी मजा आ रहा था। पॉल बोलता क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पे वेजिटेबल बन जाऊँ ताकि तुम खाना भी स्किप कर दो, तुम थोड़ा बहुत फैट लॉस भी कर लोगे। लिटिल फैटी बोले तुम्हें काम करना, तुम रोज मेडिकल रूम में चले आना और मैं वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए क्लासेस स्किप कर दूंगा। पॉल बोलता पक्का मेरा दिमाग खराब होगा जो मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। पॉल ने वहाँ पे अपने लिए मेजर सेलेक्ट कर लिया होता है। पॉल ने वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम मेजर को चूज किया होता है। वही लिटिल फैटी ने टैंक सपोर्ट सिस्टम में मेजर सेलेक्ट किया होता है, और वही जो आवजी था उसने असैसिन सिस्टम मेजर को चूज किया होता है। भले ही वो तीनों यहाँ पे सेम मेजर में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों की काफी सारी थ्योरी क्लासेस साथ में होती थी। हम देखते हैं इतनी बड़ी क्लास में स्टूडेंट्स भरी हुई थी। वही हम देखते हैं क्लास में सारे लड़के होते हैं वो लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे होते हैं ताकि कोई भी लड़की उनको भाव दे सके। वही हम देखते हैं ऐसी लड़की जो कि लिटिल फैटी से बदतर थी, उनके भी आसपास कम से कम 8 से 10 लड़के घूम रहे थे। ये सब देख के पॉल काफी शॉक हो गया और बोलता है आखिर ये सारे बंदे आप इतना सीख कैसे सकते हैं, क्या इन लोगों को यहाँ पे ये सब करने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? लिटिल फैटी बोला तुम्हें यहाँ पे इसलिए इन चीजों की भूख नहीं है क्योंकि तुम्हारा पेट ऑलरेडी फुल है, तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मुआनचिंग है और साथ साथ में एंडन भी है, तो आखिर इन सारी लड़कियों तुम्हारा ध्यान कैसे जाएगा? वही हम देखते पॉल देखता कि आज आगे की तरफ अकेले बैठा हुआ है। पॉल सोचता सच में आज काफी कमाल का है, वो एक टॉप स्टूडेंट होने के लायक है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन का लेवल सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी हम देखते पॉल वहाँ पे खाली सीट देकर आराम से बैठ जाता है। पॉल सोच रहा था जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने हाथ के ऊपर एंशिएंट स्वॉर्ड का मार्क देखा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्वॉर्ड घोस्ट का कांटेक्ट कर लिया है। लेकिन भले यहाँ पॉल कितने भी ट्राई क्यों ना कर ले, पर वो यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की मेन बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा था। पॉल बोलता है कोई बात नहीं, लेजेंडरी 8 लेवल घोस्ट किंग अब मुझे यहाँ पे 1-on-1 सिखाने वाले हैं तो मेरी प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व हो जाएगी। पॉल अभी ये सब सोच ही रहा होता है तभी जरा से बेल रिंग होती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ पे एक बुक लेकर अपने हाथ में आते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं सारे लोग चुप हो जाओ, मुझे यहाँ कुछ अनाउंस करना है। आज हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सचेंज स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी से आए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे उन लोग को वेलकम करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे 2 फीमेल स्टूडेंट और एक मेल स्टूडेंट आए होते हैं। 2 फीमेल स्टूडेंट को देखकर सारे मेल स्टूडेंट काफी खुश हो गए होते हैं क्योंकि उन दोनों फीमेल में से एक सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी गाओ शोशो होती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं गाओ शोशो दिखने में बिल्कुल एक गॉडेस की तरह है। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे उन तीनों को घूर रहा होता है। पॉल वहाँ पे क्लियर होता है कि उन तीनों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है कि गाओ लॉन्चिंग को बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं इनको खत्म भी कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं सारे मेल स्टूडेंट को उन लोगों को घूरता हुआ देख के प्रिंसिपल को काफी एम्बेरेस फील हो रहा होता है। वो तीनों वहाँ पे सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। गाओ शोशो वहाँ पे अपने बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने के बाद एक सीट ढूंढने के लिए आगे तरफ चली आती है। सारे बंदे सोच रहे थे गाओ शोशो हमारे पास बैठ गई तो अपनी लाइफ के 20 साल देने के लिए तैयार है। गाओ शोशो पूरी क्लास की तरफ देखने लगती है। गाओ शोशो को पॉल दिख गया होता है जो कि इसका टारगेट है, क्योंकि वहाँ पे 7 दिन सही से इन्वेस्टिगेट करने के बाद सिक्योरिटी ब्यूरो को पता चल गया कि उस दिन जो स्वॉर्ड घोस्ट से बाहर निकलता वो कोई और नहीं बल्कि पॉल है। तो यहाँ पे आने से पहले गाओ शोशो ने ऑलरेडी पॉल की फोटो देख रखी थी। गाओ शोशो को बोला गया था कि उसको यहाँ पॉल के आसपास ही रहना है, और अगर हमें पॉसिबल है तो गाओ शोशो को पॉल के होम टाउन की लोकेशन साथ ही उसकी फैमिली की भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। वही हम देखते गाओ शोशो सीधे जाकर पॉल के पास बैठ जाती है। उसके वहाँ बैठने की वजह से सारे क्लास वाले काफी चिढ़ गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे थे कि पॉल में से है क्या, आखिर यहाँ पे सारी लड़कियां पॉल के पास क्यों चली आती है। वही हम देखते हैं उन लोगों के चिढ़ने की वजह से पॉल को लगातार इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। उस मूवमेंट में ना तो पॉल को खुशी फील हो रही होती है और ना ही दुख फील हो रहा होता है। वही पॉल ने गाओ शोशो की तरफ एक बहुत ही गंदा मुंह बना रखा होता है। गाओ शोशो जैसे वहाँ बैठती है पॉल को स्माइल करते हुए ग्रीट करती है। गाओ शोशो के पॉल को ग्रीट करने की वजह से सारे बंदे
और ज्यादा चिढ़ गए होते हैं। पॉल को वहाँ पे घास के अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही होती है, लेकिन उसको वहाँ पे स्मेल बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील नहीं हो रही होती। उल्टा पॉल को फील हो रहा होता है कि वो 8 साल पुराना बिना धोए टॉयलेट को स्मेल कर रहा है, क्योंकि घास ने यहाँ पे एंड लाइफ ग्रांटेड घोष को ले रखा है। उसके बावजूद वो यहाँ पे पॉल के पास में इतनी अच्छे से बैठी हुई है। पॉल वहाँ पे बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सीट से खड़ा होता है। पॉल वहाँ पे जोर से बोलता है, प्लीज तुम साइड में हट जाओ, मुझे अपनी सीट को चेंज करना है। पॉल के मुंह से ये बात सुनकर घास काफी शौक हो गई होती है। घास सोचती है सारी लड़कियां मेरे पास में बैठना चाहते हैं, तो आखिर ये यहाँ मेरे पास से क्यों हटना चाहता है। पॉल चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम बहरी हो, मैंने तुमसे कहा ना मुझे सीट चेंज करनी है, चलो फटाफट साइड से हट जाओ। पॉल को इतने गुस्से में देख के घास काफी शौक हो गई होती है। वो हमें पॉल को जाने का रास्ता दे देती है। जैसे ही पॉल उसके पास से निकल रहा होता है, घास बोलती है, आखिर तुम्हें जाना क्यों चाहते हो। पॉल चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम बहुत बेकार इंसान हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता। उसके बाद पॉल वहाँ पे आगे जाके आउजी के पास बैठ जाता है। सारे बंदे बात करने लगते हैं। घास पॉल के पास जाके बैठी, लेकिन पॉल यहाँ पे से बिल्कुल भी खुश नहीं था, उल्टा काफी नाराज हो गया और उल्टा उसने घास को एक बहुत ही बेकार लड़की बोल दिया। क्या यहाँ पे 5 मिनट के बीच में कुछ हुआ है। ऐसे करते करते सारे बच्चे वहाँ बात करने लगते हैं। पूरी क्लास के बीच में सारे बंदे अलग अलग स्टोरी बना रहे होते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि एक नॉर्मल बंदे ने एक सुंदर सी लड़की को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पॉल नए बंदों के लिए आइडल बन चुका था। पॉल की बातों की वजह से पूरा क्लास का एटमॉस्फेयर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसके बाद प्रिंसिपल खाते क्लास को शांत करते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं क्लास खत्म होने के साथ ही पॉल वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। पॉल जानता है सिक्योरिटी ब्यूरो वालों का एंशिएंट टर्म सील डीमन किंगडम से कुछ लेन देना है, तो इसलिए वो उन बुक्स को फॉलो करता है जिनके अंदर सील डीमन किंगडम का लिखा हुआ है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसको सील डीमन किंगडम की ब्रीफ हिस्ट्री मिलती है। जब पॉल वहाँ पे अंदर कुछ फोटोज देखता है तो काफी शौक रह गया होता है। वो पहले बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा था जो कि उसने ड्रीम के अंदर देखा था। वो जब वहाँ पे और आगे पढ़ता था वो देखता है पॉल को पता चलता है कि चू टियानकू सील डीमन किंगडम का 12th जनरेशन नेशनल मास्टर है। उसने अपनी स्वॉर्डमैन की हेल्थ से जू किंगडम की हेल्थ काफी खराब कर दी थी। जू किंगडम के सारे लोग उससे काफी डरते थे, इसलिए उसका नाम वहाँ पे सारे लोगों ने स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से रख दिया। लेकिन जब वहाँ पे चू टियानकू मर गया तो जू किंगडम वालों ने लगातार सील डीमन किंगडम पर अटैक किया और फाइनली 50 साल पहले उन लोगों ने उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। सील डीमन किंगडम को लास्ट मोनाक वहाँ पे घंटे के लिए मारा गया। एंड में वहाँ पे सिर्फ प्रिंस ही बचा था, लेकिन जू किंगडम वालों ने उसे भी ढूंढ के मार दिया। और जिस बंदे ने वहाँ पे उसको पड़ा था वो कोई और नहीं, जियांग सिटी के सिक्योरिटी का डायरेक्टर गाओ लॉन्गशन है। पॉल बोलता है जिस स्वॉर्ड घोस्ट टॉम के अंदर कोई भी नहीं घुस पाया उसमें बहुत इजी चला गया। यहाँ तक कि स्वॉर्ड घोस्ट की सोल ने मुझे सील डीमन किंगडम का मुनार कहा। और जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरा होम टाउन जियांग सिटी और यूनान सिटी के बॉर्डर पे है। तो बात करें सील डीमन किंगडम के फॉर्मर कैपिटल की, तो वो वहाँ से पास में ही है। यहाँ पे आके इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मैं सच में सील डीमन किंगडम का डिसेंडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो सील डीमन किंगडम के रॉयल फैमिली का कोई ना कोई डिसेंडेंट तो पक्का से होगा। और यही वजह की सिक्योरिटी ब्यूरो पूरे से मेरे पीछे पड़ी हुई है ताकि वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर सके। वो यहाँ पे इन सारी बातों का पता लगाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सील डीमन किंगडम के रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट हूँ तो पक्का से मेरे फादर की आइडेंटिटी भी नॉर्मल नहीं होगी। कहीं ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे फार्मर्स है तो खुद को बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद पॉल वहाँ पे कॉल उठाकर अपने फादर लिनियन को फोन करने लगता है। वो फोन वहाँ पे बहुत देर तक रिंग करता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। ये देख के पॉल काफी परेशान हो गया होता है। पॉल बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी ब्यूरो ने मेरे पेरेंट्स को अटैक कर दिया है। लगातार बहुत बार कॉल करने के बाद फाइनली लिनियन कॉल उठा लेता है। पॉल बोलता है फादर आखिर आप कहाँ पे हैं और आखिर यहाँ पे आपके आसपास इतना शोर क्यों है, क्या आप यहाँ पे खेत के अंदर गेहूं काट रहे हैं। लिनियन बोलता है मैं यहाँ पे ट्रेन के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे कुछ वॉलनट लेके आया हूँ। पॉल बोलता है फादर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जियांग सिटी की सिक्योरिटी ब्यूरो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे काफी खतरनाक हो सकता है। लिनियन बोलता है हमारी फैमिली जनरेशन से फार्मर रही है तो आखिर हमें इन्वेस्टिगेट करके वो क्या कर लेंगे। पॉल बोलता है फार्मर्स डैड क्या आप श्योर हैं, क्या यहाँ पे हमारे कोई एंसेस्टर प्रिंस नहीं थे। लिनियन बोलता है प्रिंस आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, यहाँ तक हमारे एंसेस्टर में कोई स्कॉलर भी नहीं रहा। मैंने यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से पूछा था ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो कि यहाँ पे हमारी फैमिली से कॉलेज स्टूडेंट बन पाए, अब तुमने हमारी फैमिली का काफी नाम रोशन किया है। यही वजह तुम्हारी फैमिली का सबसे रिस्पेक्ट है। अपने फादर के मुंह से ये सारी बात सुनकर पॉल को भी समझ में नहीं आ रहा होता। पॉल बोलता है ऐसा तो नहीं कि हमारे जो नोबल एंसेस्टर थे उनका यहाँ पे डिक्लाइन आया हो। लिनियन हंसते हुए बोलते बेटा तुम काफी मजाक कर लेते हो, मुझे लगता है तुम यहाँ पे हाई ऑफिसर बनने की तैयारी अभी से कर रहे हो। थोड़ी देर तक ऐसी बात करने के बाद पॉल के फादर कॉल काट देते हैं। पॉल सोच रहा था इसमें कोइंसिडेंस है। अपने फादर की बातों से पॉल काफी शौक होता है। तभी हम देखते हैं गांव काफी शांति से आ गई होती है। वो वहाँ पॉल के हाथ में बुक देखती है। जब वो वहाँ पे नोटिस करती है वो बुक कोई और नहीं बल्कि सील डीमन किंगडम की ब्रीफ हिस्ट्री है। वो पॉल से बोलते पॉल क्या तुम हिस्ट्री के अंदर काफी इंटरेस्टेड हो। पॉल वहाँ बुक को वापस सर के अंदर रखते हुए बोलता है तुम्हें से क्या लेना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। गांव से बोलती जहाँ तक मुझे पता हम पहले कभी नहीं मिले, ताकि तुम मेरे साथ यहाँ पे इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों करते हो। वो हमें पॉल को काफी तरह लुक दे रही होती है, लेकिन इन सारी चीजों का पॉल पे कोई असर नहीं हो रहा होता। पॉल सोच रहा था क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है, तुम यहाँ मेरे सामने बहुत ही गंदी एक्टिंग कर रही हो, मुझे तुम्हारे पे काफी गुस्सा आ रहा है। पॉल वहाँ पे काफी अच्छे जाता जाने लगता है क्योंकि पॉल की नजर में गांव एक बहुत ही बेकार लड़की है जिसने अपनी बहन का लाइफ ग्रांटेड घोष चुराया है। गांव बोलते क्या मैं एक बीस्ट हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, आखिर मैंने यहाँ पे तुम्हारा किया ही क्या है, तुम्हें पता तुम्हें मेरे साथ काफी गंदा बिहेव कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं पॉल वहाँ चुपचाप जाने लगता है। गांव हमें पॉल के सामने आती है और बोलती है पॉल तुम्हें मेरे सामने क्लैरिफाई करना होगा कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। ये बोलते हुए गांव वहाँ जैसे पॉल हाथ पकड़ने वाली होती है, पॉल वहाँ पे गांव का हाथ झटकते हुए निकल जाता है। वही हम देखते ये देख के सारे बंदे काफी शौक हो रहे होते हैं क्योंकि पॉल ने यहाँ पे इतनी सुंदर गर्ल्स से बिहेव किया। सच में यहाँ पे पॉल को इतनी सुंदर लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देखते हैं पॉल को लगातार इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे इतना दूर चल के आ गया हूँ और गांव से यहाँ पे इमोशनली कोलैप्स हो रही है। कहीं ऐसा नहीं कि सिस्टम ने यहाँ पे लैग करना स्टार्ट कर दिया है। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया होता है। पॉल वहाँ पे ऑफिस के डोर पे नॉक करता है। प्रिंसिपल बोलते तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही पॉल वहाँ अंदर की तरफ एंटर करता है तो देखते हैं उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक शॉर्ट ब्लेड है जो कि सीधे पॉल की छाती की तरफ आ रही है। वो शॉर्ट ब्लेड वहाँ जैसे पॉल की बॉडी के अंदर जाती है, पॉल को अपनी पूरी बॉडी में काफी ठंडा फील होने लगता है। पॉल की पूरी बॉडी वहाँ पे जम जाती है। पॉल सोचता है मैं सच में मरने वाला हूँ, लेकिन तभी वो सोचता है मैंने अभी तक एंडन के पॉइजन को क्योर नहीं किया, मुझे यहाँ पे और ज्यादा जीना होगा ताकि मैं एंडन को ठीक कर सकूं। जैसे वो यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे जीना है, हम देखते हैं पॉल के हाथ पूरे स्केलेटन में चेंज हो गए होते हैं। वही पॉल के हाथ में वहाँ पे घोष से बनी हुई स्वॉर्ड आ गई होती है और काफी स्पीड से वो स्वॉर्ड वहाँ प्रिंसिपल की तरफ चली आती है। उस स्वॉर्ड के अटैक के साथ काफी कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ा और लेट हुए होते तो यहाँ पे उनकी गर्दन पक्का स्वॉर्ड ने उड़ा दी होती। प्रिंसिपल सोचते थे मैंने ये स्वॉर्ड सिर्फ हाफ इंच घुसाई होगी और फाइनली पॉल का स्वॉर्ड घोष समन हो गया। सच में इस घोष की एनर्जी काफी पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल के स्वॉर्ड
यहाँ पे टूट गई होती है। यहाँ पे इतनी इंटेंस स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से प्रिंसिपल सीधा के दीवार से भिड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल के भिड़ने की वजह से दीवार के ऊपर क्रैक आ गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं पॉल के वो जो स्केलेटन चेंज हो गए होते हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं और वहीं जो स्वॉर्ड घोस्ट होती है वो भी डिसअपीयर हो गई होती है। वहीं हम देखते हैं ये सब देख के पॉल काफी शॉक हो गया होता है। उसको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसकी स्वॉर्ड ने प्रिंसिपल को दीवार में घुसा दिया। पॉल बोलता है प्रिंसिपल आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। प्रिंसिपल बोलता है क्या तुम अभी भी स्वॉर्ड घोस्ट के घोस्ट फॉर्म को सेंस नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पे तुम्हारे उस घोस्ट को फोर्सफुली बाहर निकाल रहा था। वहीं हम देखते हैं पॉल अपने एंशिएंट स्वॉर्ड की मां को देख के बोलता है स्वॉर्ड घोस्ट ऐसे मैंने यहाँ पे डेंजर के स्वॉर्ड घोस्ट की प्रेजेंस को फील किया लेकिन अब मैं यहाँ वापस इसको फील नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल बोले तुम्हें यहाँ पे एंशिएंट टॉम का पता होना चाहिए जिसके अंदर तुम गए थे। उस एंशिएंट टॉम का नाम था स्वॉर्ड घोस्ट टॉम। उस स्वॉर्ड ने बहुत सारे लोगों को मारा है और बहुत सारे लोगों का ग्रेजेस को एब्जॉर्ब किया है और यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की सोल इसलिए है ताकि वो इन सारे ग्रेजेस को सप्रेस कर सके। इसलिए तुम्हें वहाँ पे उस सोल का कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है और क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा बिना सोल के समन होने की वजह से वो स्वॉर्ड बस मुझे यहाँ पे मारने वाली थी। तुम यहाँ पे सिर्फ इसी वजह स्वॉर्ड घोस्ट को सेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जो सोल है वो काफी कमजोर है। वो सोल यहाँ से वीकेस्ट घोस्ट से ज्यादा वीक पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसे घोस्ट मास्टर हुए हैं जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर समन कर पाए हैं। पॉल बोलता है लेकिन आखिर आप मुझे यहाँ पे नहीं से मारना क्यों चाहते थे। प्रिंसिपल बोलते वो जो सोल होती है वो काफी अलग भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे इसलिए तुम्हारे पर अटैक किया ताकि मैं उसको फोर्सफुली बाहर ला सकूं। अगर वो सोल यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हुई तब तो काफी अच्छी बात है, तुम उसको समन करो यूज करो। लेकिन अगर वो सोल काफी कमजोर है तो अपने कॉन्टैक्ट स्लोट को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर पॉल काफी शॉक होकर बोलता है तो आखिर वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसिपल बोलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने सिंपली खड़ा हूँ इसे ये मत सोचना। यहाँ पे ये बात पक्की है कि मैं कितनी हड्डियां टूट चुकी है। ये बोलने के बाद प्रिंसिपल में जोर जोर से खांसने लगते हैं। पॉल वहाँ पे प्रिंसिपल की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल को रोक देते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, इतनी माइनर एनर्जी से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वही हम प्रिंसिपल की पीछे तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल ने जब वहाँ पे खांसा होता है तो उनके मुंह से खून आया होता है। पॉल वहाँ प्रिंसिपल को बैठाते हैं बोलते हैं स्वॉर्ड घोस्ट बहुत पावरफुल है तो आखिर मैं उसको यूज कैसे करूंगा। प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ काफी डिफिकल्ट होगा लेकिन तुम आखिर उसको कैसे समझ कर पाते हो ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम यहाँ पे नॉर्मल रूप से जाते हो तो तुम्हें कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है 10 साल भी लग जाए। लेकिन हाँ ये बात जरूर है अगर उसके बाद संडे से 5 लोग तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पॉल बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे इतना वेट नहीं कर सकता। एंड का पोजीशन काफी खतरनाक है, उसकी लाइफ बहुत बड़े डेंजर में है, मुझे कैसे भी कुछ बचाना होगा। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे एक एक्सट्रीम मेथड भी है जो कि बिल्कुल अभी की तरह था। अगर तुम यहाँ पे बार अपनी जान खतरे में डालोगे तो इससे स्वॉर्ड घोस्ट की इंस्टिंक्ट जाग उठेगी। जैसे ही वो यहाँ पे तुम्हारे सामने अपीयर हो तुम उस टाइम का फायदा उठाते उसको समझना। अगर तुम यहाँ पे ये चीज लगातार करते जाओगे तो तुम बहुत इजीली इसको मास्टर कर लोगे। पॉल बोलता है नियर डेथ सिचुएशन ये तो काफी कमाल की बात है, क्यों ना मैं यहाँ पे रूफटॉप से कूद जाऊं। प्रिंसिपल बोलता है आखिर किसी का आईक्यू इतना कम कैसे हो सकता है। अगर तुम यहाँ जंप करते हो और वो समझ नहीं होता तो तुम पक्का से मारे जाओगे। पॉल बोलता है तो आखिर मैं क्या करूँ, आखिर नियर डेथ स्टेट में कैसे जाऊंगा, क्यों ना मुझे अपने डैगर से वापस स्टैब करे। मुझे लगता है कुछ टाइम अटैक करने के बाद मैं पक्का से सीख जाऊंगा। प्रिंसिपल बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हमारे काउंटर अटैक का कंट्रोल करने के लिए स्वॉर्ड घोस्ट जिस फोर्स का यूज करता है तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे पहले यहाँ पे तुमको सीख पाओगे, मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन हाँ मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहाँ पे अबेंडन सेमेट्री एरिया में जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें जाकर घोस्ट से फाइट करनी है। इस तरह तुम्हारे और स्वॉर्ड घोस्ट का कनेक्शन और ज्यादा डीप हो पाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और घोस्ट मारने ट्राई करता है तो स्वॉर्ड घोस्ट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉल बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं स्कूल के आसपास जो 800 माइल अबेंडन सेमेट्री है वो मेरे इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद पॉल बोलते हैं वैसे मास्टर मुझे एक बात बताइए, आपने जब मेरे ऊपर डैगर से स्टैब किया अगर उस वक्त स्वॉर्ड घोस्ट नहीं आया होता तो क्या मैं आपके हाथ से मारा जाता। प्रिंसिपल बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। मैंने उस डैगर से अटैक करते हुए बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया था। ये 100% श्योर था कि वो जो डैगर है वो तुम्हारी बॉडी के हाफ इंच तक जाएगा और डैगर के उतना अंदर जाने से तुम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हो। पॉल वहाँ जाते हुए बोलता है मास्टर आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू, मैं फटाफट से अबेंडन सेमेट्री में जाता हूँ ताकि मैं और सारे घोस्ट से मिल सकूं। पॉल के वहाँ जाने के साथ ही हम देखते प्रिंसिपल के मुंह से खून आने लगता है। प्रिंसिपल बोलते स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर थोड़ी बहुत और गलती हो गई होती तो मैं पक्का से मर जाता। उसके बाद हम देखते प्रिंसिपल जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने कोट को उतारने लगते हैं। हम देखते प्रिंसिपल की बॉडी के बहुत सारे बैटल स्कार्स होते हैं। उन्होंने पॉल के सामने अपनी सांस को रोक रखा था ताकि उनके मुंह से खून ना निकले। वही हम देखते पॉल को जो काफी स्पीड से बाहर की तरफ भाग रहा होता है और सोचता मैं अभी काफी वीक हूँ, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तब तक मैं अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी सेफ नहीं कर पाऊंगा। वही हम देखते सनलिली पॉल को देख रही होती है और बोलती है पॉल इतनी रात कहीं जा रहा है, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही हम देखते सन माँ बोलता है वो पक्का सील डिमन किंगडम में बचे हुए लोगों से मिलने के लिए जा रहा है। अगर हम सील डिमन किंगडम में सारे लोगों को पकड़ लेते हैं तो हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तभी हम देखते गाँव बोलती है हमें इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ भी प्रूव करने के लिए एविडेंस जरूरत पड़ेगी। तो तुम जो स्कूल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पॉल के बारे में आखिर वो कैसे चल रही है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे एरिस एकेडमी के अंदर एक बुली को जानता हूँ। उस बुली ने मुझे बताया कि जिस दिन पॉल को एडमिट किया गया उसी दिन उस हॉस्पिटल में मैं भी आया था। उस वक्त पॉल की हालत काफी खराब थी, वो लोग मर चुका था। गाँव बोलते ठीक है ये बात पक्की हो गई। पॉल ही वो बंदा जो कि एंशिएंट टॉम से उस दिन बाहर निकला था और शायद से वही वो बंदा जिसे स्वॉर्ड घोस्ट को ट्रिगर किया है। हमें उसको फटाफट से फॉलो करना होगा ताकि हमको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाँव बोलती है एक बार मेरे पास यहाँ प्रूफ आ गया कि पॉल यहाँ पे सील डिमन किंगडम से है, फिर मैं देखती हूँ वो मेरे सामने इतना एरोगेंट बिहेव कैसे कर पाता है। वही हम देखते वो तीनों हमें पॉल को फॉलो करने लगते हैं। वो लोग हमें पॉल को फॉलो करते करते अबेंडन सेमेट्री एरिया के अंदर आ गए होते हैं। थोड़ी देर के उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन लोग के आसपास जो वाइल्ड ग्रेव्स है उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। सनमा बोलते हैं हम लोग वाइन कवर्ड एंशिएंट मेंशन के सामने जा रहे हैं जहाँ पे सबसे खतरनाक वाइल्ड ग्रेव्स पाई जाती है। सनमा को काफी डर भी लग रहा होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है। वही हम देखते पॉल ने ऑलरेडी उन लोगों को नोटिस कर लिया होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। उसका मेन फोकस अभी सिर्फ घोस्ट पे है कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट को ट्रिगर कर सके। अचानक से पॉल को अपने सामने ग्रीन कॉप घोस्ट दिखता है। पॉल बोलता है ब्रदर घोस्ट आगे तुम कहाँ जा रहे हो, एक मिनट के लिए रुको। उसके बाद हम देखते पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के सामने चला जाता है। वही हम देखते ग्रीन कॉप घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है और पीछे की तरफ हट जाता है। नॉर्मली इसको देखते लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये बंदा पहले जो सामने आया है। पॉल बोलता है एक मिनट रुको, तुम तो शायद वही ग्रीन कॉप घोस्ट हो ना, इसने मेरे स्कूल के पहले दिन मेरे ऊपर अटैक किया था। ये बात सुनते ग्रीन कॉप घोस्ट काफी गुस्सा होकर बोलता है मुझे याद है कि तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरे बहुत सारे साथियों को मार दिया। पॉल बोलता है ग्रीन कॉप घोस्ट क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए, मैंने यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मार दिया और मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो कि उन लोगों के लीडर थे, तुमको बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए, चलो फटाफट मुझे मार दो। ये बोलते हैं पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के पास जाने लगता है। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता है सही से बताओ क्या तुम्हारे कोई प्लान है, कहीं ऐसा नहीं कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। पॉल बोलता है ना तो मैंने कोई प्लान बनाया है और ना ही मैं कोई ट्रिक खेलने वाला हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्द से जल्द मार दो।
हम देखते पॉल आगे बढ़ते ग्रीन को घोस्ट हाथ पकड़ लेता है और अपने गले के ऊपर रख देता है। पॉल बोलता है ग्रीन को घोस्ट फटाक से मुझे मार दो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वही हम देखते पॉल के हरकत को देख ग्रीन को घोस्ट काफी डर गया होता है। वो हमें पॉल के पास से पीछे की तरफ हट जाता है। पॉल बोलता है ग्रीन को घोस्ट आखिर तुम कर क्या रहे हो, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम मुझे जिंदा खाना चाहते थे, आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, कहीं इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि मैंने पिछले एक हफ्ते से नहीं आया। लेकिन हम देखते ग्रीन को घोस्ट जाने लगता है। पॉल ग्रीन को घोस्ट पकड़ते हुए बोलता है प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, प्लीज मुझे मार दो ब्रो घोस्ट, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें घोस्ट भी दे सकता हूँ और अगर उतना इनफ नहीं है तो मैं तुम्हारे पेपर मनी को भी जला सकता हूँ। ग्रीन को घोस्ट बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस बात ये है कि जो नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड है वो मेरे अंडर में नहीं आती। पॉल बोला तुम्हारा नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुम यहाँ पे सिर्फ एक घोस्ट हो, चलो फटाफट मुझे मार दो, यहाँ फालतू का एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं। ग्रीन को घोस्ट बोलता है घोस्ट के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार के इस एरिया के टॉप घोस्ट को ऑफेंड कर देता हूँ तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। पॉल बोलता है इसका मतलब घोस्ट बनने के बाद भी आपको किसी न किसी डर के रहना पड़ता है। और साथ ही में पॉल को ये बात समझ में आती है रास्ते में आने वाली मलेशियस स्पीड लेवल घोस्ट पर अटैक क्यों नहीं किया। वो सब यहाँ पे इस बात से डर रहे हैं कि गलती से वो कोई रूल ना तोड़ दे। ग्रीन को घोस्ट देखते पॉल वहाँ पे रुक चुका है तो काफी स्पीड से भागने लगता है। जैसे ही पॉल ग्रीन को घोस्ट को देखता है वो उससे काफी दूर चला गया होता है। ग्रीन को घोस्ट सोच रहा चले तो बहुत अच्छी बात है मैं बच गया, ये बच्चा सच में पागल है, मुझे इसके आसपास नहीं रहना। लेकिन वही हम देखते पॉल काफी स्पीड से उसके पास पहुंच गया होता है। पॉल बोलता है ग्रीन को घोस्ट क्यों ना तुम मुझे अपनी जगह पे लेके जाओ और उसके बाद मुझे वहाँ पे मार दो। ये सब देख के ग्रीन को घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे आसपास नहीं रहना। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ पे तुमसे हेल्प मांगने से और कोई तरीका नहीं है, इतने बड़े से बैरन ग्रेवयार्ड के अंदर आखिर मैं फैमिली घोस्ट को कहाँ ढूंढूं, तुम्हें मुझे यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। हम देखते ग्रीन को घोस्ट पॉल के सामने घुटनों पे आता है और बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पे किसी अर्जेंट चीज को अटेंड करना है, अगर मैं यहाँ पे लेट हुआ हूँ तो पक्का से मारा जाऊंगा। वही हम देखते सनमा और सनी ये देख काफी शॉक होते हैं। वो लोग बोलते विक्स लगा घोस्ट पॉल के सामने घुटनों पे मांग रहा है कि सच में इसके पास यहाँ पे इतनी पावर है, लेकिन वो तो सिर्फ एक लेवल 1 का घोस्ट मास्टर है। लेकिन फिर भी उसके सामने विक्स लगा घोस्ट डर रहा है और उसके बावजूद हमने उसके साथ पंगे लिए। अगर उसने अपने मन के अंदर ग्रज पाला होता तो हम लोग की भी ग्रेस ये भी दिखाई दे रही होती। गाश बोलते पॉल काफी अजीब होता जा रहा है, अगर हम इसको और ज्यादा फॉलो करते हैं तो हमको पक्का से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम देखते पॉल ग्रीन को घोस्ट को बोल रहा होता है चलो ठीक है टेंशन नहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बोल रहे हो सिर्फ यहाँ का बॉस मुझे मार सकता है, चलो तुम मुझे अपने बॉस के पास लेके चलो। ग्रीन को घोस्ट बोलता चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ अपने बॉस को कमिशन करने के लिए जा रहा था, तुम यहाँ पे मेरे साथ आ सकते हो। जैसे ही वो लोग उस बैरन ग्रेवयार्ड के अंदर और डीप जाते हैं पॉल देखता है कि बहुत सारे घोस्ट हैं जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट है। पॉल बोलता है क्या तुम्हारा घोस्ट बॉस कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहा है। इनको घोस्ट बोलता नहीं, जो नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड की बॉस है वो असलियत में रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट है। आज यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की शादी बूचर घोस्ट से हो रही है जो कि यहाँ वेस्टर्न ग्रेवयार्ड से है। हम सारे लो रंग के घोस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे सब समझ में आ गया, इसका मतलब तुमने अपने शोल्डर पर चीज ले रखी है, वो असली में वेडिंग गिफ्ट है। ग्रीन को घोस्ट बोलता है हाँ ये वेडिंग गिफ्ट है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ओरिजिनली मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि मैं तुम्हारे उस मोटे दोस्त को गिफ्ट के तौर पे दूंगा, मेरी किस्मत काफी खराब थी कि तुम और तुम्हारे दोस्त बीच में आ गई तो इसलिए मेरे पास सिर्फ ये गंदा सा गिफ्ट है। पॉल बोला तुम एक काम करो, तुम अपनी बॉस को बोलो कि तुम यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे मुझे लेके आए हो, मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर सिस्टम भी नहीं किया, तुम्हारी बॉस काफी मजा आने वाला है। ये बात सुनकर ग्रीन को घोस्ट काफी खुश हो गया और बोलता है सच में तो बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रीन को घोस्ट ऑलरेडी ये सोच रहा होता है कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को क्या रिवॉर्ड देने वाली है। वहाँ पे आधा घंटा चलने के बाद वो लोग फाइनली वाइन कवर्ड एंशिएंट मैंशन में पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बैरन ग्रेवयार्ड का डीपेस्ट पार्ट है। बहुत सोच रहा होता है इस मैंशन के अंदर से इतनी खतरनाक घोस्ट एनर्जी निकल रही है, मैं तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकता कि आखिर वो घोस्ट कितनी पावरफुल होगी। आसपास के घोस्ट को लिविंग ह्यूमन की स्मेल आती है जिस वजह से उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है और लोग पॉल को घूरने लगते हैं। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे लास्ट नाइट नहाया था तो मैं काफी अच्छा टेस्ट करता हूँ, मेरा स्मेल भी काफी अच्छा है, मुझे पक्का पता तुम्हें ह्यूमन को खाने काफी टाइम हो गया होगा, सच में मुझे खाने में काफी मजा आने वाला है। तो घोस्ट बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की शादी के अंदर लिविंग पर्सन को मारने की हिम्मत करूंगा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। गुस्सा करते हुए वो घोस्ट चला जाता है, इस वजह से पॉल को इमोशनल कोलैप्स में मिल गए होते हैं। पॉल सोच रहा होता है ये सारे घोस्ट बहुत बेवकूफ और कमजोर है, इन लोगों को सामने से ऑफर देकर मुझे मार दो, लेकिन फिर भी लोग काफी डर लग रहा है। वही हम देखते सन लिली और सनमा देख काफी शौक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे असली पॉल है कौन, सारे घोस्ट उससे इतना डर रहे हैं। गाँव शोशो बोलते शायद यही वजह के फादर ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पे इसी और इसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना है, ये बंदा एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, इसका मतलब हम लोग को भी यहाँ पे आज रात को इस एंशिएंट मैंशन के अंदर एंटर करना होगा, सिर्फ तभी हम लोग को वो आंसर्स मिल पाएंगे जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। सनमा बोला तुम्हें लगता है कि ठीक रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, हमारे काफी खतरनाक हो सकता है, कोई भी घोस्ट में बहुत इजीली मार देगा, वहाँ के सारे घोस्ट बहुत पावरफुल है। गाँव शोशो बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास यहाँ पे 3 घोस्ट एनर्जी पिल है, अगर हम लोग यहाँ पे इस घोस्ट एनर्जी पिल को खा लेते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर से घोस्ट एनर्जी बाहर निकलने लगेगी, जिस वजह से वहाँ पे सारे घोस्ट को लगेगा कि रियलिटी में हम भी घोस्ट है। अपने फ्यूचर को देखते वो लोग उस पिल को ले लेते हैं, उस पिल को खाते उन लोग की बॉडी के अंदर से घोस्ट एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उन लोग को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो रियल घोस्ट है या नहीं। वही हम देखते पॉल को जो कि एंशिएंट मैंशन के एंट्रेंस पहुंच गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे घोस्ट होता है जो कि सेरेमनी के सारे गिफ्ट को कलेक्ट कर रहा होता है। वो बताता है कि वेस्ट सेमेट्री कोरोसी घोस्ट ने यहाँ पे आईबॉल के पेयर गिफ्ट किए हैं। वही हम देखते हैं साउथ सेमेट्री ब्लडेड घोस्ट ने लवर्स हार्ट के पेयर को गिफ्ट किया है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट की बारी आती है वो घोस्ट हमें पॉल को देखता है, उसको यहाँ समझ में आता है कि ग्रीन कॉप घोस्ट को गिफ्ट किया है। वो बताता है कि वेस्टर्न ग्रेवयार्ड से ग्रीन कॉप घोस्ट ने एक 20 साल के बिना सिस्टम करे हुए ह्यूमन को गिफ्ट के तौर पे दिया है। वही हम देखते हैं वहाँ के सारे घोस्ट पॉल को देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं सच में ये गिफ्ट तो काफी शानदार है, सबसे पहले तो ह्यूमन होना और साथ ही में सिस्टम ना करना, ये तो काफी कमाल की बात है। ग्रीन कॉप घोस्ट को रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वही हम देखते हैं पॉल को वहाँ पे स्टीवर्ड लेके जाता है और स्टोरेज रूम के अंदर धक्का देता है, उसको यहाँ पे दूसरे गिफ्ट के साथ लॉक कर दिया होता है। बहुत सोचा था ये तो बिल्कुल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट से ये बोलने के लिए आया था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बाकी मुझे यहाँ पे लॉक करके क्यों रख दिया गया। वहाँ पे इस बात से परेशान होकर पॉल गिफ्ट को किक मारना स्टार्ट कर देता है। अचानक से हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है बच्चे मैंने यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को सेंस किया है, वो रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट यहाँ पे तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। पॉल बोलता है अगर वो यहाँ पे मूव नहीं कर रही तो मैं उसके पास जाऊंगा। उसके बाद वो हमें विंडो को ओपन करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे वो हमें बाहर आ रहा होता है उसको हमें 2 मेड नोटिस करती है। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से सीढ़ियों के यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन मेड्स को यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे आया कोई बंदा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, वो एक लिविंग ह्यूमन क्यों ना हो। ब्लड रेड आई घोस्ट के बताने के अकॉर्डिंग
पॉल रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट रूम के बाहर पहुंच गया होता है। अंदर की तरफ झांकने में पॉल को पता चलता है कि पूरा रूम रेड कलर के कैंडल से भरा हुआ है और वहीं वहां पे बेड के ऊपर रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बैठी हुई है जिसका मुंह ढका हुआ है। तभी हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस डोर को खोल देती है। पॉल रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का चेहरा देखने के लिए काफी क्यूरियस होता है, इसीलिए वो वहां पे घूंघट उठा लेता है। वही हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी सुंदर होती है, लेकिन जैसे ही वो पॉल को देखती है उसे काफी गुस्सा आ गया होता है। पॉल बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो चलो फटाफट से मुझे मार दो। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है ये घूंघट वैसे भी किसी को हटाना था और क्योंकि तुमने इस घूंघट को हटा दिया है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल को गले लगाती है। पॉल बोलता है मुझे तुमसे शादी करनी होगी, आखिर तुम्हें क्या फालतू बात कर रही हो। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है जो ही मेरा घूंघट हटाएगा वही मेरा हस्बैंड बनेगा। वही ये बोलते हुए काफी शर्मा रही होती है। तभी हम देखते हैं पॉल पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें ह्यूमन हो या घोस्ट, वैसे भी ह्यूमन मैन के अंदर और मेल घोस्ट के ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ताकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं। पॉल को ये बात में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता, वो काफी स्पीड से भाग की तरफ भागने लगता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड आप यहाँ से भाग नहीं सकते। ये बोलने के साथ ही उसके हाथ से एनर्जी निकलती है और वो डोर वहाँ पे क्लोज हो गया होता है। पॉल उस डोर को बंद होता हुआ देख के काफी डर गया होता है। पॉल बोलता है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, प्लीज मेरे पास मत आना। पॉल सोच रहा था अगर तुम मुझे यहाँ मारना चाहती हो तो एक बार मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें काफी अलग है। तुम चाहती हो 20 साल से मैंने सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखा था, मैं उसको यहाँ पे खो दूं। जैसे ही रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल की तरफ बढ़ने लगती है, पॉल बोलता है मैं तुम्हें खुद को हाथ में लगाने दूंगा। वो वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है और वहीं हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को पीछा कर रही होती है। पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे 100 साल से ज्यादा जिए हो और मेरे पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, सिर्फ तुम मुझे यहाँ पे बचा सकते हो। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, वो यहाँ पे एविल घोस्ट बनने में सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर है। और वहीं पे बात करी जाए मेरी तो मैं मलिशियस स्पीड लेवल के बेसिक लेवल पे हूँ। अगर आपके सामने वाले की पावर बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेटेजीज कोई काम नहीं आती। अगर तुम यहाँ सच्चे मरना चाहते थे तो अगर रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट तुम्हें मारती तो तुम्हारे काफी अच्छा रहता, लेकिन आखिर किसको पता था कि वो तुमसे यहाँ पे कुछ और चाहेगी। पॉल बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर मैं आप क्या करूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे चेंसो घोस्ट और बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन कर दूं तो ये वो लोग इसके खिलाफ नहीं जीत पाएंगे। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मुझे लगता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, वैसे भी ह्यूमन और घोस्ट के साथ में बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर डार्क एनर्जी चली जाएगी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि तुम थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे तुम पक्का रिकवर कर जाओगे। पॉल बोलता है ब्लड रेड आई घोस्ट बाहर में जाओ, तुम यहाँ पे सिर्फ शो को एंजॉय कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे इतने कैपेबल हो तो जाओ उसकी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ फालतू परेशान करने की जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को जो पॉल काफी चेस कर रही होती है, उसको काफी गुस्सा आ गया होता है। वो बोलती है भागना बंद करो। उसके बाद हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट जम लगाते पॉल के ऊपर कूद जाती है और पॉल वहाँ पे जमीन के ऊपर गिर गया होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, मैं इस पूरे ग्रेवयार्ड की लीडर हूँ, मेरे पास यहाँ पे लुक्स और बॉडी दोनों है, तो अगर तुम मुझसे यहाँ पे शादी करते हो तो तुम्हें कोई भी लॉस नहीं होने वाला। वही हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के हाथ पॉल के चेस्ट के ऊपर होते हैं। पॉल बोलता है मेरे सब कुछ खत्म हो चुका है, प्योरिटी यहाँ मेरी 20 साल से बची हुई थी वो खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं अचानक से बाहर की तरफ से फुटस्टेप की आवाज आती है। घोस्ट बुचा जिसने रेड कलर का फ्लावर अपने चेस्ट के ऊपर लगा रखा होता है, उसके हाथ के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाइफ होता है। वो वहाँ पे सीधा अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। अंदर की आवाज सुनकर घोस्ट बुचा बोल रहा होता है आखिर यहाँ ब्राइट कौन सी एक्सरसाइज कर रही है। वहीं जब वो अंदर का सीन देखता है तो घोस्ट बुचा काफी शॉक हो गया होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल के ऊपर बैठी हुई होती है और साथ ही में उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक स्माइल भी होती है। पॉल जब वहाँ पे घोस्ट बुचा को आते हुए देखता है तो काफी खुश हो गया होता है। उसे पता होता है कि इतना इंटेंस सीन देख के घोस्ट बुचा को काफी गुस्सा आएगा और वो यहाँ पक्का से मारने के आगे बढ़ेगा और मेरी विषय पक्का से कंप्लीट हो जाएगी, ये लोग पक्का से मुझे मार देंगे। जैसे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट कहीं की तरफ देखती है, पॉल उसको फटाफट से साइड की तरफ हटा देता है। पॉल बुचा घोस्ट के पास जाते हुए बोलता है मुझे पता है तुम काफी गुस्सा हो, लेकिन अगर तुम्हारे इतना गुस्सा है तो तुम्हें जल्द से निकाल देना चाहिए। देखो ये नाइफ काफी बड़ा है, तुम मेरे ऊपर इसे अटैक कर सकते हो। बुचा घोस्ट बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे यहाँ पे इतने स्पेशल नाइट के वक्त ये इडियट यहाँ पे क्या कर रहा है। जब पॉल देखता है कि बुचा घोस्ट रिएक्ट करने वाला है तो वो उसको और प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है। पॉल बोलता है मैं पहले यहाँ पे तुम्हारे बैग के कमरे के अंदर आया, उसके बाद मैंने तुम्हारे बैग का घूंट उठा दिया और साथ ही मैंने और क्या क्या किया मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हम देखते हैं बुचा घोस्ट बोलता है 1 मिनट रुको, तुमने अभी भी मुझे कहा कि तुमने उसका घूंट उठाया। पॉल बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और हम लोग भी बहुत कुछ करने वाले थे। अचानक से हम देखते हैं बुचा घोस्ट हंसने लगता है, बोलता है ये सब हुआ था, अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। बुचा घोस्ट हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, उल्टा वो काफी खुश हो गया होता है। ऐसा अजीब सा रिएक्शन देख के पॉल काफी शॉक रह गया होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या करे। तभी हम देखते हैं बुचा घोस्ट होता है वो अपने चेस्ट के ऊपर से रेड फ्लावर निकाल देता है, पॉल के चेस्ट के ऊपर पहना देता है। इससे पहले पॉल कुछ बोल पाता वो अपनी हेड में उतार देता है, बोलता है यंग फ्रेंड तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ। चलो ये तो बहुत सी बात है, अब मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी पड़ेगी। उस हेड को पॉल को पहनाते हैं बुचर घोस्ट काफी जोर जोर से हंसने लगता है। बुचर घोस्ट हंसते हुए जा रहा होता है, बोलता है मैं अब ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ, सच में बहुत मजा आने वाला है। पॉल सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस बंदे की शादी जबरदस्ती हो रही थी और मैंने यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल को घूंघट उठा के इसके लिए बहुत बड़ा फेवर कर दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ घोस्ट खाने से मरना चाहता था, आखिर ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती आ रही है। तभी हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड आखिर वहाँ पे क्यों खड़े हैं, अभी के लिए हमारी वेडिंग नाइट चल रही है तो हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। पॉल सोच रहा था लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं रह पाऊंगा। तो वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की तरफ देखता है और फिर काफी स्पीड से भाग की तरफ भागने लगता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलते तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के बाल पॉल को पकड़ लेते हैं। पॉल वहाँ पे काफी डर गया होता है और किसी को हेल्प के लिए बुला रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे कैसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे सारे लोग घोस्ट है, तो आखिर यहाँ पे किसी को लिविंग रूम से क्या फर्क पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं वो डोर वहाँ पे क्लोज हो गया होता है और काफी ठंडी हवा चलने की वजह से वहाँ की कैंडल भी बुझ गई होती है, जिस वजह से वो पूरा रूम पे डार्क हो गया होता है। वहीं हमें वेडिंग बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। तो पिल खाने के बाद गाँव शो और बाकी दोनों बंदे अंदर की तरफ आ गए होते हैं, लेकिन एंशिएंट मैंशन के अंदर आने के बाद भी उन लोगों को पॉल दिखाई नहीं दे रहा होता। वहाँ पे सारे घोस्ट को खुशी खुशी खाता हुआ देख के सनमा बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल ऑलरेडी एक डिश बन चुका है। गाँव शो बोलती वो देखो वो रहा वो ग्रीन कॉप घोस्ट, वहीं यहाँ पे पॉल को लेके आया था, चलो हम लोग उसे चल के पूछते हैं। वहीं हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के टेबल के पास चले आते हैं। सनमा वहाँ पे सीधा रेड कॉप घोस्ट के पास बैठ जाता है। वहीं जब सनमा देखते टेबल के बहुत अजीब अजीब मीट पड़े हुए हैं तो काफी शौक रह गया होता है और उसे वहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा होता है। ग्रीन कॉप घोस्ट ब्लड सॉस को उठाते हुए सनमा की प्लेट के अंदर रख देता है। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता
आगे तुम खा क्यों नहीं रहे, ये काफी टेस्टी है। वही हम देखते खाने के बारे में सोच के ही सनमाओ काफी बेकार फील हो रहा होता है। वही सनमाओ का हेजिटेट करता हुआ देख के ग्रीन कॉर्प घोस्ट को उसके ऊपर शक होता है। ग्रीन कॉर्प घोस्ट बोलता है मैंने तुम्हें इस ग्रेवियर के आसपास कभी नहीं देखा और वही तुम्हारी घोस्ट एनर्जी काफी कम है। ये सुनने का सनमाओ काफी अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन सनमाओ को पता था कि अगर वो इस मीट को नहीं खाएगा तो ग्रीन कॉर्प घोस्ट को पता चल जाएगा कि वो असलियत में ह्यूमन है, तो इसीलिए उसके पास कोई तरीका नहीं बचा होता। वो फटाफट से ब्लड सॉस को खा लेता है। वहाँ पे उस ब्लड सॉस को खाने के साथ ही सनमाओ के मुंह के अंदर ब्लड की तगड़ी स्मेल चली आती है। सनमाओ को वहाँ पे लग रहा होता है जैसे उसके पेट में कोई एसिड चला गया हो। वहीं पे उसके बिहेवियर को देख के सारे लोग का टेंशन सनमाओ की तरफ चला आता है। सारे लोग ऐसे घुरता हुआ देख के गांव से सनमाओ के पैर के ऊपर चीटी काटती है ताकि सनमाओ को पता चल सके कि उसे कैसे भी करके एंड्योर करना होगा, वरना यहाँ पे उन लोग का एंटी पक्का सारे घोस्ट के सामने आ जाएगी। इतने पेन और दर्द की वजह से सनमाओ वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो वहाँ पे ब्लड सॉस के टेस्ट पे ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पे कुछ टाइम समय बाद खा जाता है। सनमाओ बोलते काफी टेस्टी था, सच में मुझे काफी मजा आया। ये देखने के बाद सारे घोस्ट काफी नॉर्मल हो जाते हैं और वही सिचुएशन को देखते हुए गांव और सनलिली को भी खाना पड़ता है। वो तीनों यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं क्योंकि यहाँ पे एंटर करने के साथ उन लोगों को पॉल तो नहीं दिखा होता, बल्कि एक वेल्दी फैमिली होने के बावजूद उन लोगों को यहाँ पे ये सब करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं घोस्ट बुचर काफी जोर से हंसते हुए आ रहा होता है। घोस्ट बुचर बोलता है मुझे यहाँ पे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरे घोस्ट बोलता है तुम्हें क्या बात कर रहे हो, आज तुम ही तो यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के हस्बैंड बनने वाले थे। बुचर घोस्ट बोलता है अभी यहाँ पे ह्यूमन ऊपर की तरफ गया था, वो भले ही काफी यंग हो लेकिन उसके अंदर काफी हिम्मत है। उसने वहाँ पे आगे बढ़ते रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को घूम उठा दिया, तो इसीलिए वो यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का हस्बैंड बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे पूरी से फ्री हो चुका हूँ। वो वहाँ पे वाइन का जार उठाते हुए काफी जोर से लगता है। वही हम देखते सारे लोग भी बोल रहे होते हैं घोस्ट बुचर अब आप बिल्कुल फ्री हो, चलो फटाफट से आ जाओ, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वही हम देखते ये बात सुनकर वो तीनों बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं जिस ह्यूमन की लोग बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। पॉल ना सिर्फ यहाँ पे जिंदा है बल्कि वो रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का हस्बैंड बन चुका है। वो यहाँ पे इतनी रात को ग्रेवयार्ड के अंदर आया ताकि वो यहाँ पे आके घोस्ट शादी कर सके। क्या यहाँ पे इसमें ह्यूमन का बिहेवियर है? ग्रीन कॉर्प घोस्ट बोलता पॉल के सच में काफी हिम्मत है, उसने यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की शादी करने की हिम्मत कर ली। सच में पॉल का किसी भी डर नहीं लगता। तभी हम देखते गांव से बोलती है ग्रीन कॉर्प घोस्ट मुझे एक बात बताओ, आखिर ये बुचर घोस्ट इतना खुश क्यों है? क्योंकि उस ह्यूमन ने तो यहाँ पे बैग चुरा लिया है, तो इसे तो काफी गुस्सा होना चाहिए। ग्रीन कॉर्प घोस्ट बोलता तुम लोग यहाँ के लोकल घोस्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा जो हमारी रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट वो किंग डायनेस्टी एरा की है। तब उनकी शादी होने वाली थी, तब जार ड्रिंक करने से उनका हस्बैंड मर गया और यही वजह के सारे लोगों ने उनका हस्बैंड के नाम दे दिया। वहाँ पे उनके इन-लॉज ने उनसे काफी गंदा बिहेव किया और उनको मारना स्टार्ट कर दिया। इन सारी चीजों परेशान होकर रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट ने खुद को एक दिन मार दिया। मरने के बाद वो यहाँ पे एक घोस्ट बन गई और अब वो यहाँ पे इस ग्रेवियर के सबसे पावरफुल घोस्ट है। लेकिन उनकी यहाँ पे हमेशा काफी इच्छा थी कि उनकी भी शादी हो, तो इसलिए वो यहाँ पे हैंडसम घोस्ट को फोर्स करती है ताकि वो उसे शादी कर ले। लेकिन यहाँ पे काफी अजीब बात ये होती है कि शादी के दूसरे दिन ही उनका हस्बैंड पक्का से मारा जाता है और ये चीज यहाँ पे सालों चलती आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे गुड लुकिंग घोस्ट काफी कम हो चुके हैं, तो इसलिए बुचर घोस्ट से रफ घोस्ट उनकी लिस्ट में आ चुके हैं। सनमाओ बोलता है अब क्योंकि यहाँ पे घोस्ट बुचर बच चुका है तो इसका मतलब जो बंदा ऊपर है अब उसकी बारी है मरने की। ग्रीन कॉर्प घोस्ट बोलता है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, सुबह देखना पक्का उस बंदे की सिर्फ से हड्डियां बाहर निकलेगी। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की फाइटिंग पावर से घोस्ट भी नहीं बच पाते, तो आखिर यहाँ पे ह्यूमन कैसे बच पाएगा? उसके बाद ग्रीन कॉर्प घोस्ट सनमाओ की तरफ देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे इतने बुरे नहीं दिखते, मुझे पक्का से भरोसा है अगले साल तुम्हारा नंबर लगने वाला है। वही हम देखते ग्रीन कॉर्प घोस्ट की बातों को सुनकर सनमाओ काफी डर गया होता है। सनमाओ को पता चल जाता है कि पॉल उसे काफी खतरनाक इंसान है। मैं जो कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल घोस्ट के नाम से डर रहा हूँ, उसने यहाँ पे खुद से फीमेल घोस्ट से शादी कर ली। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी, पॉल को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी हम देखते सनलिली बोलती है अब क्योंकि यहाँ पे पॉल मरने वाला है तो हमारे यहाँ पे ज्यादा देर रहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ पे जल्द से वापस चलना चाहिए और जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। गाँव से बोलते मुझे लगता है पॉल यहाँ पे खत्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पे वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। अगर पॉल यहाँ पे जिंदा है तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी है और अगर पॉल यहाँ पे मर चुका है तो हमें उसकी बॉडी देखनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते पॉल अपने आँख खोलता है, वो काफी थका हुआ लग रहा होता है। वहाँ पे हर जगह रेड कलर की लाइट होती है और पॉल के चेस्ट के ऊपर किसी ने हाथ रख रखा होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड, तो आखिरकार आप उठ गए। पॉल वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को हाथ रखते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड प्लीज शांत रहिए, हम दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं तो आपको मुझसे काफी जेंटली बिहेव करना चाहिए। वही हम देखते हैं 2 सेकंड के अंदर पॉल अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। उसके बाद पॉल वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है मैं यहाँ पे मरने के लिए आया था लेकिन तुमने यहाँ पे जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर ली। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड आखिर आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मेरे तरह घोस्ट बनना है और हमेशा मेरे साथ रहना है? पॉल बोलता है तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक घोस्ट और मैं एक ह्यूमन हूँ, जब मैं यहाँ पे काफी बुढ़ा हो जाऊंगा तो भी तुम यहीं रहोगी। आखिर मैंने यहाँ पे कौन से बुरे काम किए हैं जो मुझे ये डिजर्व करना पड़ रहा है? मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द बाहर जाना होगा। ये बोलते वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी तरह से हम देखते हो टेबल के ऊपर पड़े मेरे को देखता है, उसका फेस काफी थका थका लग रहा होता है, वही उसके आईज नीचे डार्क सर्कल होते हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा फेस कैसा क्यों हो गया? क्या तुमने यहाँ पे नाइट में मेरे लाइफ का जॉब किया है? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है हस्बैंड, आप बिल्कुल ठीक है और बहुत इजीली खड़े हो पा रहे हैं। मुझे पता है यहाँ पे लॉन्ग गेम कैसे खेलना है, मैंने ऑलरेडी मेड को बोल दिया है, वो आपके लिए काफी टेस्टी सूप तैयार कर रही है। जैसे ही आप हमें सूप को पी लेंगे आपको काफी रिफ्रेशिंग फील होगा। पॉल बोल रहा होता है रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट प्लीज मुझे छोड़ दो। उस टाइम पॉल को अपने पैर काफी वीक लग रहे होते हैं। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड अब आप मेरे हो चुके हैं, अब इस पूरे ग्रेवियर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको टच भी कर सके। आपको यहाँ बिल्कुल भी टच नहीं जरूरत नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। बस यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के कर्स स्पीड घोस्ट से डर है और किसी से भी नहीं, इसीलिए आप प्लीज नॉर्थ वेस्ट की तरफ बिल्कुल मत जाना। आपके जो कर्स स्पीड घोस्ट है वो मेरे बहुत बड़े दुश्मन है। ये बात सुनने के साथ ही पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से गेट खोल के भाग जाता है और बोलता है रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें करनी है तो इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं घोस्ट मेट बोलती है मिस्ट्रेस क्या आप यहाँ पे ह्यूमन कैसे जाने देंगी? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलते बिल्कुल भी टच नहीं जरूरत नहीं, वो पक्का से मेरे पास वापस आ जाएगा। वही जो रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट होती है वो अपने पेट को पकड़ बैठी होती है और काफी स्माइल कर रही होती है। वही हम देखते हैं पॉल के पास जितनी स्ट्रेंथ बाकी होती है वो उन सभी का यूज करते हुए रूम तक पहुंच गया होता है। पॉल सोचता है कि सबसे पहले अपने कमरे के अंदर आराम करेगा और आराम करने के बाद वो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट घोस्ट से मिलने के लिए जाएगा ताकि वहाँ के कर्स स्पीड घोस्ट को मार सके। लेकिन तभी हम देखते जैसे वो डोर खोलता है आवजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल बोलता है आवजी एक मिनट रुको, ये मैं हूँ पॉल। वही हम देखते हैं आवजी का ब्लेड पॉल के बिल्कुल गर्दन के पास आकर रुक गया होता है। आवजी बोलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी घोस्ट एनर्जी क्यों आ रही है? मुझे यहाँ पे लगा था कि हमारे रूम के अंदर कोई घोस्ट एंटर कर रहा है। वही हम देखते लिटिल फैटी पॉल के थकी हुई हालत को देख के बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पूरी रात इंटरनेट कैसे करते थे जो तुम इतने थके हुए लग रहे हो? पॉल बोला तुम ऐसे को समझ लो, मुझे यहाँ पे भी सोने की जरूरत है। वही हम देखते पॉल बड़ी मुश्किल से अपने बेड के ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है मैं यहाँ पे आज कोई भी
क्लास को अटेंड नहीं करने वाला तो प्लीज तुम लोग प्रोफेसर को बता देना कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे कम से कम आज पूरे दिन सोना पड़ेगा। तभी हम देखते आवजी पॉल की तरफ देखते हुए बोलता है, पॉल मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा, तुमने अभी जिस घोष से मिला है तुम उस घोष से वापस मत मिलना, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी और तुम पक्का से मारे जाओगे। इससे पहले आवजी अपनी बात कंप्लीट कर पाता, पॉल ऑलरेडी सो चुका था। आवजी देखते कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ चला जाता है। जैसे ही हमें क्लास की बेल बजती है सारे स्टूडेंट क्लास में जाना चालू कर देते हैं। वही हम देखते गांव से सनमा और सनली तीनों ही सो रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने नाइट के अंदर ब्लड सॉस खाया था, जिस वजह से उन लोगों का मूड काफी खराब है। लिटिल फैटी बोलते हैं कि शायद टॉप स्टूडेंट सो रहे हैं, इसका मतलब मैं भी सो जाता हूँ तो मैं भी इनके बराबर पहुंच जाऊंगा। वही हम देखते हैं कुछ बंदे नोटिस करते हैं कि पॉल अभी तक नहीं आया है। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पॉल जो कि अकेडमी में आने के बाद से ही बहुत यार ट्रेंडिंग चल रहा है, वो एक्चुअली में यहाँ पे क्लास को स्किप कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल यहाँ पे इसलिए क्लास को स्किप कर रहा है ताकि वो गांव से दूर रह सके। तभी हम देखते जैसे क्लास एंड होती है, मुआन जिंग क्लास के डोर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। मुआन जिंग वहाँ पे क्लास के अंदर पॉल को ढूंढ रही होती है। मुआन जिंग बोलती है क्या यहाँ पे पॉल है, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। तभी हम देखते लिटिल फैटी काफी स्पीड से पहुंच जाता है, बोलता है वो यहाँ पे नाइट के अंदर काफी काम कर रहा था इसलिए वो नहीं सो पाया, वो अभी इस वक्त अपने रूम में जाके सो रहा है। मुआन जिंग बोलती चलो ठीक है, उसे ये बात पक्का से बता देना कि यहाँ पे एन उठ चुकी है। वही हम देखते ये बात सुनकर गांव से काफी शौक हुई होती है, आखिर यहाँ पे पॉल बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है। वही हम देखते सनमा और सनली बोल रहे होते हैं, हमें तो लगा था कि रेड डेथ फीमेल को शादी करने के बाद वो पक्का से मारा जाएगा, तो आखिर पॉल को यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल की रियल स्ट्रेंथ रेड डेथ फीमेल को से भी ज्यादा हो। अगर पॉल सच में यहाँ पे इतना पावरफुल है तो हम लोग उसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए था। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव से बोलते लगता है हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना होगा। वही हम देखते गांव से अपने तीनों दोस्तों के साथ पॉल के ऊपर ध्यान रखने के लिए आती है। पॉल वहाँ पे दोपहर तक सो के काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पे फार्मेसी पे आता है और किडनी फोर्टिफाइंग पिल ले लेता है। वही हम देखते पॉल को दोपहर के उबास लेते हुए देख के फार्मासिस्ट को बोलता है तुम्हें काफी एक्टिव रहना चाहिए, तुम्हारी एज काफी यंग है। पॉल वहाँ पे उसको हाँ करते हैं, उन पिल्स को खा लेता है। साथ ही में पॉल सोच रहा है इन पिल्स को खाने के बाद मैं यहाँ पे एनएन के सामने काफी एनर्जेटिक लगूंगा। वही हम देखते सनमा पॉल की तरफ काफी ध्यान से देख रहा होता है। सनमा बोलता है कि पॉल का सीक्रेट यही है, इसी वजह से पॉल यहाँ पे फीमेल घोस्ट के पास सर्वाइव कर पाया। अगर ये पिल यहाँ पे इतनी ज्यादा इफेक्टिव है तो मुझे भी यहाँ पे कुछ बॉक्स खरीद लेना चाहिए। फार्मेसी के पास से हटने के बाद पॉल वहाँ पे सीधे एनएन के रूम में चला जाता है। वही हम देखते एनएन को देख के पॉल बोलता है एनएन आखिर तुम कैसी हो, क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी पेन हो रहा है। लेकिन तभी से पॉल रियलाइज करता है कि उसका क्वेश्चन कितना स्टूपिड था। एनएन अभी आईसीयू के अंदर है और उसको बहुत सारी इंजरीज हुई है तो उसको पक्का से दुखी रहा होगा ना। वही हम देखते जब एनएन देखती है कि पॉल ने वापस एक बेवकूफ से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो बोलते पॉल कोई बात नहीं, मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी हूँ और ये छोटी मोटी इंजरी से मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पॉल बोलता है सिर्फ मेरी वजह तुम्हारी हालत है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पक्का सेफ्टी व्यू से रिवेंज लेकर रहूंगा और साथ ही मैं जल्द से जल्द एंटीडोट भी लेके आऊंगा। एनएन बोलती है ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था कि एंशिएंट टॉम को और एक्सप्लोर करते हैं, यही वजह की वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें चालू हुई। वैसे मुझे एक बात बताओ आखिर तुम उस एंशिएंट टॉम कैसे खोल पाए और आखिर यहाँ पे सेफ्टी ब्यूरो वाला तुमसे क्या चाहिए। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का काफी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। एनएन बोलती लगता है तुम्हें मेरे बिना नहीं कर पाओगे, देखो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, जब मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी। पॉल बोलता है तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की टेंशन नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ पे काफी सीरियसली इंजर्ड हो, सबसे पहले तुम यहाँ पे ठीक होने पे ध्यान दो। एनएन बोलती वैसे पॉल क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। पॉल बोलता फटाफट से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मिलियन चीजें कर सकता हूँ। एनएन बोलती मेरी मॉम काफी बीमार है और वो अभी हॉस्पिटल के अंदर है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए उनको जाकर चेक कर सकते हो और साथ ही में क्या तुम प्लीज वहाँ के मेडिकल बिल भी पे कर दोगे, वो जो ब्रिज टनल उसके सोफा के नीचे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पॉल बोलता आखिर तुम्हारी मॉम का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारे पैसे का यूज क्यों करूंगा, मैं यहाँ पे मेरे पैसे का यूज करने वाला हूँ और वैसे भी तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है, यहाँ पे किसी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव मत करो। वही हम देखते हैं एनएन शर्माते हुए बोलती है आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। एनएन बोलती है मेरी मदर यहाँ वेस्ट में जो हॉस्पिटल है उसमें है और उनका नाम है एनियन। पॉल बोलता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अब तुम आराम कर सकती हो, यहाँ पे सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ सही से करूंगा। वही हम देखते पॉल ने वहाँ पे एनएन का हाथ पकड़ रखा होता है। वही हम देखते उन दिनों बंदे ने पॉल के ऊपर ध्यान रखा होता है। गांव सोच रही होती है आखिर ये लड़की मेरे से क्यों दिखती है। गांव वहाँ पे एनएन के फेस को देखकर काफी शौक होती है। तभी से हम देखते उसकी जो घोष डॉल होती है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने ट्राई कर रही होती है। गांव सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो डॉल जो कि मेरा बचपन से है वो मुझे छोड़ क्यों जाना चाहती है, यहाँ पे ये लड़की है कौन, अभी वो ये सब सोच रही होती है। तभी हम देखते सनली और सनमा बोलते हैं पॉल यहाँ पे कैंपस से बाहर निकल रहा है, चलो हम उसको फॉलो करते हैं। वही हम देखते पॉल को वेस्ट के हॉस्पिटल ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तभी हम देखते पॉल वहाँ पे एनियन को देखता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई होती है, यहाँ बीमारी की वजह से उनकी हालत काफी खराब हुई होती है। पॉल वहाँ पे अंदर जाते हुए बोलता है हेलो आंटी मैं एनियन का फ्रेंड हूँ, वो यहाँ पे काफी बिजी है इसलिए वो चेक करने के लिए नहीं आ पाई। ये सुनने के साथ ही एनियन हमें पॉल की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो हमें पॉल के फेस को देखती है वो डर के मारे कांपना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो हमें बेड से नीचे उतर के घुटनों पे आ गई होती है। पॉल सोचा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अपने घुटनों पे क्यों आ गई, मेरी फ्यूचर मदर इन लोगों को ये सब शोभा नहीं देता कि वो मेरे सामने घुटनों पे रहे। पॉल वहाँ पे फुटबॉल के साइड में रखते हुए बोलता है आंटी आखिर आप क्या कर रही हैं। वो यहाँ पे एनियन की हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगता है। वही हम देखते जैसे पॉल का हाथ एनियन को टच करता है, एनियन को अपनी बॉडी के अंदर काफी स्ट्रेंथ फील होने लगती है। एनियन पॉल के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पे लगातार पॉल को ही देख रही होती है। एनियन बोलते तुम्हारा सरनेम लिन है तो ये बिल्कुल सही होगा। वही हम देखते पॉल को भी समझ में नहीं आ रहा होता। पॉल बोलता क्या मुझे जानती है। पॉल वहाँ पे ध्यान सोचता है लेकिन उसको एनियन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। एनियन स्माइल करते हुए बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। लेकिन अचानक से हम देखते कुछ याद आता है और वो अपने सर घुमाते हुए बोलती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। वही हम देखते पॉल सोच रहा होता है आप मुझे देख के काफी खुश हो रही थी लेकिन अभी आप बोल रहे कि आप मुझे नहीं जानती, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वही हम देखते पॉल को सोचता हुआ देख एनियन बोलती है मुझे यहाँ पे एनियन ने बताया था कि उसका एक लिन सरनेम नाम का दोस्त है, तो जैसे तुम यहाँ पे अंदर आए मुझे तुमसे काफी फेमिलियर फील हुआ तो मुझे लगा तुम पक्का से वही लिन पॉल होगे। पॉल बोलता है अच्छा ऐसी बात है। पॉल को वहाँ पे अभी काफी डाउट हो रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे इस मैटर को खींचना चाहता था क्योंकि एनियन काफी परेशान हो रही थी। पॉल बोलता क्यों ना मैं आपको आपके बेड तक छोड़ दूं, आप यहाँ पे अपने घुटनों पे है, मुझे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है। वही हम देखते एनियन वापस बेड पर बैठ गई होती है। उसके बाद वो वहाँ पे डोर
की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल किसी ने फॉलो तो नहीं किया? पॉल बोलता है, नहीं मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया, लेकिन आखिर आप यहाँ पे इतनी नर्वस क्यों लग रही है? क्या यहाँ कुछ गलत है? एनियन बोलती है, मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो से ग्रज है, तो अगर वो तुमको मेरे साथ देखेंगे तो उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, वरना ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। पॉल वहाँ पे एनियन को बोलता है, आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वो वहाँ पे साथ ही साथ में एनियन को बोलता है कि एनियन मेरी वजह से काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है, यही वजह कि वो यहाँ पे आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं काफी ध्यान रखूंगा। वही हम देखते पॉल की बातों को सुनकर एनियन काफी खुश होती है। एनियन बोलती है, ठीक है तुम उसका ध्यान रखना। वही हम देखते एनियन के रिएक्शन देख के पॉल सोचता है, ये बिल्कुल भी वो रिएक्शन नहीं है जो कि एक मदर का होता है अपनी बेटी की कंडीशन सुन के, लेकिन हम देखते पॉल यहाँ पे इस बात पे इतना ध्यान नहीं देता और एनियन के लिए एप्पल छीनने लगता है। एनियन बोलती है, पॉल क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक है? पॉल बोलता है, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पे इतने ज्यादा फिट है कि वो बस आधे दिन के अंदर ही गेहूं की एकड़ से जमीन को हार्वेस्ट कर देते हैं। और वैसे आंटी ये काफी कमाल की बात है, मेरी मदर का सरनेम बिल्कुल आपकी तरह ही है। वही पॉल के हाथ से एप्पल लेते हुए एनियन बोलती है, तुम्हारी मदर का सरनेम भी एनी है, तो चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारी मदर का नाम क्या है? पॉल बोलता है, मेरी मदर का नाम है एंचुआन। वही हम देखते एनियन काफी शौक आते हुए बोलती है, क्या एंचुआन? वही हम देखते पॉल एनियन के रिएक्शन को देखते हुए बोलता है, क्या आप मेरी मदर को जानती है? एनियन बोलती, नहीं मैं तुम्हारी मदर को नहीं जानती, लेकिन काफी कमाल की बात है कि हम लोग का सरनेम सेम है, और वही तुम्हारी मदर का सेम सरनेम सुन के मुझे काफी फेमिलियर फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते एनियन अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के सो जाती है। एनियन पॉल को बोलते, अगर कोई और बात नहीं है तो तुम यहाँ जा सकते हो। वही हम देखते एनियन के बिहेवियर को देख के पॉल काफी शक हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे बीमार इंसान से क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकता। पॉल डिसाइड करता है कि वो एनियन से बाद में कुछ पूछेगा। वही हम देखते वो तीनों बंदे पता लगाते हैं कि पॉल किससे मिलने के लिए गया है, और वहाँ पे उन सारी इन्फॉर्मेशन को सेफ्टी ब्यूरो को भेज देते हैं। वही हम देखते गांव लॉन्गशन को जो कि बिजनेस को चेक कर रहा था। जब वो देखते कि पॉल यहाँ पे एनियन से कांटेक्ट कर रहा है तो काफी शॉक लग गया होता है, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि पॉल भी शील्ड डिमन किंगडम से ही आता है। गांव लॉन्गशन बोलता है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर से 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। वही हम देखते हैं पॉल ऑलरेडी एनियन के रूम से बाहर आ गया होता है। वो वहाँ पे ना सिर्फ हॉस्पिटल के ड्यूज को पे कर देता है बल्कि अगले 3 महीने का बिल भी पे कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से स्कूल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे नाइट के अंदर कर्स स्पीड घोस्ट से मिलने के लिए जाना है। वही हम देखते हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही पॉल को अपने डैड का कॉल आता है। पॉल के डैड बोलते, सर मैं यहाँ पे सिटी के अंदर पहुंच चुका हूँ, चलो फटाफट मुझे लेने के लिए आओ। पॉल बोलता है, डैड मैंने आपको मना किया था ना कि आपको यहाँ पे नहीं आना, ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पॉल के डैड बोलते हैं, यहाँ पे अनसेफ क्या है, मैं बस एक फार्मर हूँ, यहाँ पे किस बात से डरने की जरूरत है, चलो फटाफट मुझे लेने के लिए स्टेशन पे आ जाओ, मेरे पास यहाँ पे 2 बास्केट वॉलनेट है। पॉल बोलता है, ठीक है डैड मैं आ रहा हूँ, आप बस मेरा वेट करो, वैसे भी आप मेरे डैड है, आप जो भी बोलते हो सही बोलते हैं। वही हम देखते गांव ने पॉल के ऊपर ध्यान रखा होता है, लेकिन क्योंकि उसके फादर गांव लॉन्गशन यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो अपने फादर का वेट करेगी और उनके साथ मिलकर यहाँ पे आगे एक्शन लेगी। वही हम देखते जैसे पॉल निकल जाता है, गांव लॉन्गशन वहाँ पे आ गया होता है। गांव लॉन्गशन वहाँ पे एनियन के रूम को खोलता है और काफी जोर से बोलने लगता है, तो मुझे फटाफट से बताओ क्या पॉल यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम से है? वही हम रूम के अंदर देखते हैं एनियन अपने आंसू पोंछ रही होती है। एनियन बोलती है, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम यहाँ पे सबको शील्ड डिमन किंगडम को समझते हो। गांव लॉन्गशन यहाँ पे एनियन के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर वो यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम से नहीं है तो आखिर तुम उसको देख के रो क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ पे शुरुआत से कॉन्टेक्ट के अंदर थी? वही हम देखते हैं एनियन गांव लॉन्गशन के मुंह पर थूक देती है। पॉल ने मुझे बोला कि तुमने मेरी बेटी को बस मार दिया था, तो क्या मैं यहाँ पे रो भी नहीं सकती? सच में तुम तो एक एनिमल से भी ज्यादा गंदे हो, तुम यहाँ पे अपनी बेटी के ऊपर अटैक करा रहे हो। वही हम देखते गांव लॉन्गशन एनिमल को जमीन के ऊपर फेंक देता है। गांव लॉन्गशन बोलता है, जो यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम से है आखिर उसकी बेटी यहाँ पे मेरी बेटी होने के लायक कैसे हो सकती है? वही हम देखते गांव लॉन्गशन एनियन के ऊपर पावर रखते हुए बोलता है, चलो मुझे फटाफट से बताओ क्या पॉल यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम से है या नहीं? गांव लॉन्गशन जब देखते कि एनियन कुछ भी नहीं बोल रही तो वो बोलता, तुम यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम के लोग बचा रही हो, तो आखिर तुमने यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम के प्रिंस को बिट्रे क्यों किया था? क्या तुम्हें पता भी है शील्ड डिमन किंगडम के प्रिंस को कितना सफर करना पड़ा? लेकिन वो जो कमीना था वो तुम्हारे पर इतना भरोसा करता था कि उसने एंड तक भरोसा नहीं किया कि तुमने उसको धोखा दिया है। वही हम देखते हैं एनियन जो काफी डिफरेंटली बिहेव कर रही थी, वो काफी रोने लगती है, उसको काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालती। क्या पॉल यहाँ प्रिंस की नजर औलाद है? अगर तुम मुझे सच बता देती हो तो मैं तुमको काफी अच्छी तरह ट्रीट करूंगा जैसे मैं पहले किया करता था। एनियन बोलते, क्या तुमने प्रिंसेस यंग मास्टर को नहीं देखा था? तुम लोगों ने खुद को आग लगा मार लिया था, तुमने वो सारा इंसिडेंट को क्या कुछ देखा था, तो आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारना है तो तुम्हें किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ पे एक बीच से भी ज्यादा बुरे हो। गांव लॉन्गशन बोलता है, मैं तुम्हें ये मार दूंगा। ये बोलते वो वहाँ पे एनियन को पंच और किक मारने लगता है। तभी हम देखते हैं डोर के बाहर गांव शोशो आ गई होती है। गांव शोशो बोलते, डैड ये बोल रही है कि आपके पास एक और बेटी है। गांव शोशो काफी परेशान होती है और वो लगातार गांव लॉन्गशन की तरफ देख रही होती है। डैड ये बोल रही है कि आपने इनको लगभग मार दिया था, क्या ये बात सच है? गांव लॉन्गशन बोलता है, गांव शोशो मेरी बात ध्यान सुनो, ये औरत बिल्कुल पागल है, तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रही है। गांव शोशो बोलती है, डैड मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जब से आपने यहाँ पे बात करना स्टार्ट किया तब से मैं बाहर ही थी, जहाँ तक मुझे लगता है मैं आपकी बेटी से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, आपकी जो दूसरी बेटी वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। गांव लॉन्गशन बोलता है, गांव शोशो मुझे एक्सप्लेन करने दो, तुम दोनों बड़ी जैसी दिखती हो लेकिन तुम दोनों कोई रिलेशन नहीं है। गांव शोशो बोलती है, डैड मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आप इनोसेंट होते तो आप मेरे सामने यहाँ पे एविडेंस पेश करते, ना कि बातों को इस तरह घुमाते। आप जो हमेशा बात किया करते कि आप मेरी वजह से काफी प्यार करते हैं वो सब कुछ झूठ था। एनियन बोलती, ये कमीना यहाँ पे बीच से भी ज्यादा बेकार है, तुम्हारे फादर ने यहाँ पे इतने बुरे बुरे काम किए, अगर तुम उसके बारे में जान जाओ तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। गांव लॉन्गशन एनियन को बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो। गांव शोशो वहाँ से भागते हुए बोलती है, मुझे आपका चेहरा वापस नहीं देखना, आप मेरे डैड होने के लायक नहीं है। वही हम देखते एनियन हंसते हुए बोलती है, गांव लॉन्गशन फाइनली तुम्हें वो मिल गया जिसको तुम डिजर्व करते हो। वही हम देखते पॉल को कोई भी आइडिया नहीं होता कि उसकी पीठ पे यहाँ पे क्या क्या हो गया। वो वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे आकर अपने फादर का इंतजार कर रहा होता है, वो वहाँ अपने डैड को क्राउड करने से पहचान जाता है। वही हम देखते पॉल के डैड होते हैं, वो बिल्कुल एक फार्मर का लुक लेके आए होते हैं, उन्होंने अपने सर के ऊपर गमछा बांध रखा होता है, साथ ही अपने पास 2 बास्केट वॉलेट रखी होती है। पॉल हाथ खड़ा करते हुए बोलता है, डैड मैं यहाँ पे हूँ। पॉल के डैड बोलते हैं, पॉल देखो तुम और लंबे हो चुके हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे 2 बास्केट वॉलेट लेके आया हूँ, ये काफी टेस्टी होंगे। वही हम देखते पॉल को एक बास्केट उठाने में काफी दिक्कत हो रही होती है। पॉल बोलता है, डैड क्या आपको इतना लाने की जरूरत थी? पॉल के डैड बोलते तो बहुत ज्यादा कम है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए 4-5 बास्केट और लाने की सोच रहा था।
वही हम देखते हैं वो लोग खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। पॉल के डैड बोलते हैं ये सिटी तो काफी बढ़िया है, यहाँ के लोग काफी हल्के कपड़े पहनते हैं। वही हम देखते हैं वो एक लेडी को देख रहा होता है जो कि वहाँ जा रही होती है। पॉल बोलता है डैड मुझे एक बात बताइए, आखिर मॉम और सिस्टर कैसे हैं? डैड बोलते तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही तुम्हारी सिस्टर उसको भी हेल्थ इश्यूज है। पॉल बोलता है आखिर अपनी सिस्टर को साथ में लेके क्यों नहीं आए? यहाँ पे सिटी के अंदर मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है। पॉल के डैड बोलते ये बिल्कुल यूजलेस है, मैंने यहाँ पिछले कुछ सालों के अंदर छोटे से लेकर बड़े तक सारे हॉस्पिटल चेक कर लिया, लेकिन उन सबका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आगे होते हैं। ओनर बोलता है आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? जैसे ही पॉल वहाँ फूड को ऑर्डर करने वाला होता है तो वहाँ पे एंट्रेंस में काफी फैमिलियर फेस को देखता है। वो बंदा वहाँ फटे पुराने कपड़े पहन के आया होता है, उसकी हालत काफी खराब होती है और वो वहाँ पे ओनर से खाना मांग रहा होता है। ओनर बोलता है चलो फटाफट से भाग जाओ, यहाँ पे कोई भी खाना नहीं है। तभी हम देखते हैं पॉल को पहचान जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वू क्लीन है। पॉल बोलता है वू क्लीन फटाफट से अंदर आ जाओ। वही हम देखते हैं पॉल को देख के वू क्लीन ढूंढने लगता है। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे सेफ्टी ब्यूरो वालों ने कुत्ते की तरह दौड़ाया, तुम्हें यहाँ पे देख मुझे काफी खुशी हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं वू क्लीन काफी स्पीड से खाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे देख के लग रहा होता है कि वू क्लीन ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। पॉल बोलता है वू क्लीन आराम से खाओ, पर तुम यहाँ पे इतनी स्पीड से खाओगे तो खाना तुम्हें अटक भी सकता है। तभी हम देखते हैं लिन यान बोलता है सन तुम्हारे पास यहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि भिखारी भी तुम्हारा दोस्त है। पॉल बोलता है लगता है डैड आजकल आप काफी सारी मूवीज देख रहे हैं, इस बंदे ने यहाँ पे एक्चुअली मेरी लाइफ बचाई है। उसने बहुत सारे सेफ्टी ब्यूरो के एजेंट को मेरी तरफ खींचा ताकि वो लोग मेरी तरफ ना आए। पॉल बोलता है वू क्लीन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी यहाँ पे ये हालत कैसी हो गई और बाकी सारे लोग जो एजेंट के पीछे भाग रहे थे वो कहाँ गए? वही हम देखते हैं वू क्लीन लिन यान की तरफ देख काफी झिझक रहा होता है। पॉल बोलता है वू क्लीन तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ये कोई और नहीं मेरे डैड है, तो इसलिए तुम इजीली बोल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वू क्लीन बताना स्टार्ट करता है ड्राइवर और मैं वहाँ से भाग गए थे, लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग वापस स्कूल के जा सके, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं सेफ्टी ब्यूरो वाले पकड़ न ले। जब तक हम लोग को नहीं लगा कि बाहर निकलना सेफ है तब तक हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बाहर नहीं निकले। वही जो एक पैर वाला बंदा था उसको सिक्योरिटी ब्यूरो ने पकड़ लिया, क्योंकि वो यहाँ पे इतना फास्ट नहीं भाग पाया। हमने देखा कि वो लोग उसको कार के अंदर लेके चले गए। वो लोग वहाँ पे उसे इंटरोगेट कर रहे हैं ताकि उन लोगों को पता चल सके कि स्टॉर्म के अंदर उस नाइट को हुआ क्या था। लेकिन सच में वो बंदा काफी कमाल का है, बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बावजूद उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग जाकर उसको बचा सके। उस जगह पे वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के काफी सारे एजेंट्स खड़े हैं, तो इसलिए हमारे वहाँ पे जाना काफी खतरनाक हो सकता है। लिन यान बोला तो ये सब हुआ था, तुम लोग यहाँ पे स्टॉर्म के अंदर रेड कर रहे थे। पॉल अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पैसे की कमी है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं यहाँ पे और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे टॉम रेडिंग जैसे खतरनाक चीज करने की जरूरत नहीं है। पॉल बोलता है डैड मेरे पास पैसे कोई कमी नहीं है, मैं पैसे की वजह से स्टॉर्म के अंदर नहीं गया था। ये यहाँ पे बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार हमें पे खाना खा ले तो आप वापस घर जा सकते हैं, क्योंकि ना मैं वापस स्कूल जाने वाले हैं। लिन यान बोलता है ठीक है, यहाँ पे मेरा बेटा जो चाहेगा मैं वही करूंगा। उसके बाद हम देखते लिन यान खाना स्टार्ट कर देता है। वही हम देखते खाना खाने के बाद पॉल वहाँ जाने लगता है, क्योंकि पॉल को वहाँ पे काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने पॉल के डैड को उसका देख लिया वो यहाँ पे पॉल के डैड को इंटरोगेट करना चालू कर देंगे। वही हम देखते लिन यान बोलता है सन ठीक से स्कूल जाना, मैं यहाँ पे वापस ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ। वही हम देखते जैसे लिन यान देखता है कि पॉल और वू क्लीन जा चुके हैं तो वो वहाँ फटाफट सिक्योरिटी ब्यूरो जाने लगता है। लिन यान बोलता है उस एक पैर वाले बंदे ने पॉल की हेल्प करी है तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उसकी हेल्प करनी होगी। आधे घंटे बाद हम देखते हैं लिन यान यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफिस के सामने आ गया होता है। वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी हैट पहन रखी होती है जिस वजह से कोई भी उनका फेस नहीं देख पा रहा होता। वही हम देखते कन्नन इंसान आगे बढ़ते हुए देख गार्ड बोलता है ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जो कि सिक्योरिटी ब्यूरो के अंडर में आता है, तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते लिन यान कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने जेब के अंदर से कॉफिन बाहर निकालता है। उसके हाथ कॉफिन में बहुत ज्यादा छोटा होता है। वही हम देखते वो गार्ड काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा ना ये जगह यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के अंडर में आती है, चलो फटाफट से निकल जाओ। आखिर तुम्हारे यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम यहाँ पे आके इतना एरोगेंट बिहेव कर सको? वही हम देखते लिन यान स्माइल करते उस कॉफिन को खोल देता है। वही हम देखते उस कॉफिन के अंदर से काफी ठंडी हवा बहने लगती है। कॉफिन के अंदर से लाइट निकल रही होती है, उसकी वजह से वो गार्ड पे जम गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते गार्ड के अंदर से उसकी सोल बाहर निकलती है और सीधे उस कॉफिन के अंदर चली जाती है। वही हम देखते वो दोनों गार्ड जो कि इतना एरोगेंट बिहेव कर रहे थे वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। हम देखते हैं उन दोनों की बॉडी नीचे पड़ी होती है और वही लिन यान काफी स्टाइल में अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। वो वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिस गेट को खोलते हैं और क्योंकि बाहर जो फाइट वो काफी साइलेंट थी इसीलिए अंदर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर बाहर क्या हुआ है। वही हम देखते फीमेल एजेंट को जिसके हाथ में फाइल होती है, वो बोलती है ओल्ड मैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। इससे पहले वो वहाँ कुछ आगे बोलती अचानक उसका ध्यान कॉफिन के ऊपर जाता है। वो कॉफिन में देख बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो वहाँ पीछे की तरफ हटते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो वहाँ पे काफी जोर चिल्लाते बाकी सारे एजेंट को बुला लेती है। वही हम देखते जो सिक्योरिटी ब्यूरो वाले होते हैं वो काफी फास्ट रिएक्ट करते हैं। थोड़े टाइम के अंदर उन लोगों ने डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली होती है। वही वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तभी हम देखते लिन यान बोले तुम लोग काफी स्लो हो। तभी हम देखते वो अपने कॉफिन को खोल देता है। हम देखते वापस वो लाइट उन सभी एजेंट के अंदर जाने लगती है। उसके बाद हम देखते सारे एजेंट्स के अंदर से उनकी सोल बाहर निकल जाती है और उस कॉफिन के अंदर चली जाती है। वहाँ पे जितने भी एजेंट्स रास्ते में खड़े होते हैं उनमें से एक भी नहीं बचता। उसके बाद हम देखते लिन यान सीधे इंटरोगेशन रूम के अंदर जाने लगता है। वही हम देखते जो एक पैर वाला बंदा होता है उसको इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया होता है। वहाँ पे उसकी हालत काफी खराब होती है और उसकी बॉडी के ऊपर हर जगह मार्क्स होते हैं। वहाँ पे एजेंट चलाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम कुछ भी नहीं बोलने वाले, चलो मुझे फटाफट से बताओ क्या पॉल ही वो था जिसने यहाँ पे स्टॉर्म को ओपन किया? वही हम देखते जो एक पैर वाला बंदा होता है वो काफी मुश्किल से सर उठाते हुए बोलता है मैं आखिर यहाँ पे तुमसे कितनी बार कहूँ मैं ही वो इंसान जिसने स्टॉर्म गेट को ओपन किया था, आखिर तुम यार मेरे को भरोसा क्यों नहीं कर रहे? वो एजेंट चिल्लाते हुए बोला तुम मेरे सामने काफी होशियार बन रहे हो, चलो देखते आखिर तुम कितनी देर तक इतना टफ रह पाओगे। उसके बाद वो वहाँ पे कंट्रोल को उठाते हुए स्विच के ऊपर क्लिक कर देता है। तभी हम देखते इलेक्ट्रिक चेयर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है, जिस वजह से वहाँ पे वो एक पैर वाला बंदा काफी जोर चिल्ला रहा होता है। तभी तरह से हम देखते हैं लिन यान उस इंटरोगेशन रूम का डोर किक मार के तोड़ देता है। वो एजेंट्स बोलते हैं आखिर यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है, आखिर किसने यहाँ पे इसको सिक्योरिटी ब्यूरो के इंटरोगेशन रूम में आने दिया? वही हम देखते लिन यान अपने सामने से एक पैर वाले बंदे को देखता है। उसको देख के पता चल गया होता है कि पॉल जिसके बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही है। तभी हम देखते लिन यान अपने पास से सिक्कर को बाहर निकाल देता है और काफी स्पीड से चेयर के ऊपर बंधे हुए सारे बैग को तोड़ देता है। ये देख के एजेंट्स काफी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत है हमारे सामने इतना एरोगेंट बिहेव करने की? तभी हम देखते लिन यान पे हंसने लगता है और वो अपनी सिक्कर से अटैक करता है। हम देखते वहाँ पे दो ब्लेड एनर्जी की वेव्स निकलती है। वही वो दोनों एजेंट काफी शॉक हुए होते हैं क्योंकि उनके गले के ऊपर कट लग गया होता है। इसी के साथ ही उन दोनों एजेंट का चैप्टर क्लोज हो जाता है। वही हम देखते वो एक पैर वाला बंदा सोच रहा होता है क्या मेरे सामने जो बंदा वो हेल्किंग का रीइंकार्नेशन है, इसने यहाँ एक ही अटैक किया और वो दोनों ही बंदे मारे गए। लिन यान बोलते हैं बैठे बैठे सोचना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एक पैर वाला बंदा
बोलता है डरा मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, क्या मैं यहाँ पे नाम जान सकता हूँ ताकि मैं आपको फ्यूचर के अंदर रीपे कर सकूँ। लिनियन बोला तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इन सारी फालतू बातों को छोड़ो। उसके बाद वो वहाँ पे उसको काट देता है और बोलता है अगर तुम्हारे ऊपर सिक्योरिटी ब्यूरो वाला वापस अटैक करे तो तुम इस एड्रेस के ऊपर चले जाना, तुम्हारे लिए पक्का से बच जाएगी। वही हम देखते हैं लिनियन के हेड की वजह से वो उसका फेस नहीं देख पाया होता, लेकिन फिर भी वही पे वाला बंदा सोच रहा होता है इसमें फार्मा काफी अच्छे हैं और फ्यूचर के अंदर मेरे पास एक ही मौका होगा तो मैं पक्का से इनको रीपे करूंगा। वही हम देखते हैं पॉल अपने कमरे में वापस आ गया होता है। लिटिल फैटी पॉल को देखते हैं बोलता है पॉल फटाफट से इधर आओ, ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ क्या हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिस किसी ने अटैक कर दिया था, जिसने भी यहाँ पे इस बंदे को देखा सब मारे गए और वही उनमें से किसी बंदे के शरीर पे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली उन लोगों की सोल एब्जॉर्ब कर ली गई है। ये बात सुनकर पॉल काफी शॉक हो गया होता है। लिटिल फैटी ने न्यूज चला दिया होता है, न्यूज वाले बता रहे होते हैं जो किलर था वो स्टेट में फार्मर था। सिक्योरिटी ब्यूरो वाले यहाँ सारे फार्मर को सर्च कर रहे हैं। वही हम देखते हैं पॉल इस बंदे को देख काफी शॉक होता है। पॉल सोच रहा था ये बंदा काफी डैड की तरह दिख रहा है, इन डैड यहाँ पे अलग अलग स्टाइल कपड़े पहनते रहते हैं, यहाँ पे ये इंसान डैड की कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते आधी रात हो गई होती है। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से नॉर्थ वेस्ट सिमेट्री की तरफ जा रहा होता है ताकि वो कर्स स्पीड घुस खातों से मर सके। पॉल सोच रहा था आज के इंसिडेंट के वक्त सन डेली ऑफिस में मौजूद नहीं था, इसलिए वो बंदा वहाँ पे सन डेली को नहीं मार पाया। मुझे यहाँ पे एंडन के लिए एंटीट्यूड कैसे भी लेके आना ही होगा। यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं कैसे भी करके शॉर्ट घोस्ट को अपने कंट्रोल में लेके आऊँ। वही हम देखते हैं वो तीनों बंदे अभी पॉल को फॉलो कर रहे होते हैं। पहले वहाँ पे इस मिशन कंटिन्यू करने का गार्श का बिल्कुल प्लान नहीं था क्योंकि उसको अपने फादर की रियलिटी पता चल गई थी, लेकिन जैसे उसने फोन के पास सिक्योरिटी ब्यूरो की न्यूज सुनी तो इसलिए उसे समझ में आया कि पॉल को फॉलो करना काफी जरूरी है। हालांकि गार्श को ये बात नहीं पता कि ये जरूरी क्यों है, उसे ये बात फील होती है कि इस इंसिडेंट का पॉल से कुछ लेन देना है। आधे घंटे बाद पॉल वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट सिमेट्री में पहुंच गया होता है। पॉल जब अपने सामने इतनी बड़ी ग्रेव देखता है तो उसे ये बात महसूस होती है कि शायद से यहीं पे कर्स स्पीड घोस्ट होंगे। वहीं पे हम देखते हैं छोटे बच्चे को जो कि घोस्ट होता है, तो वहाँ पे टॉमस्टोन के पीछे पॉल को देख रहा होता है। जैसे ही पॉल वहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट का नाम लेता है तो वो बच्चा बोलता है बिग ब्रदर आखिर आपको हमारे बॉस से क्या करना है। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे बच्चे को उठा लेता है और बोलता है तो कर्स स्पीड घोस्ट तुम्हारा बॉस है, चलो फटाफट से मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस है कहाँ पे, पर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें पक्का से फोड़ दूंगा। पॉल की धमकी को सुनकर बच्चा काफी डर गया होता है और बोलता है हमारे बॉस इस टॉम के अंदर है। वही हम देखते हैं पॉल उस बच्चे को किक मारते हुए टॉम के अंदर फेंक देता है। उसके बाद पॉल बोलता है जाओ फटाफट अपने बॉस को बुला के लाओ। वही हमें टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कर्स स्पीड घोस्ट और एक और घोस्ट वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अचानक से वो लोग वहाँ पे छोटे बच्चे की वॉइस सुनते हैं। वो छोटा बच्चा पैनिक करते हुए बोल रहा होता है बॉस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बाहर एक बंदा काफी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये बात सुनकर कर्स स्पीड घोस्ट काफी कंफ्यूज हो गया होता है। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि बाहर जो बंदा कोई घोस्ट नहीं है बल्कि ह्यूमन है। वो बच्चा बोलता है बॉस मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वो सच में ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं कर्स स्पीड घोस्ट अपने साथ वाले घोस्ट को बोलता है ब्रदर जाओ फटाफट से ह्यूमन को मार के लेके आओ, यहाँ पे जो खाना है फ्रेश मीट खाने में काफी मजा आएगा। तभी हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही हार्ट ईटिंग घोस्ट वहाँ से उठ जाता है। हार्ट ईटिंग घोस्ट बोलता है बॉस आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे भी यहाँ पे ह्यूमन को खाने काफी टाइम हो गया, यहाँ पे ड्राई मीट खा के बिल्कुल मजा नहीं आता, आज हम लोग फ्रेश मीट खाएंगे। तभी हम देखते हैं छोटा बच्चा बोलता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का हस्बैंड है, यहाँ तक मुझे पता है उन लोगों की शादी कली हुई है। वही हम देखते हैं ये सुनने के बाद हार्ट ईटिंग घोस्ट थोड़ा सोचता है और कर्स स्पीड घोस्ट बोलने लगता है मुझे ये बात पता थी सिर्फ वही बंदा यहाँ पे इतनी हिम्मत कर सकता है जिसके बाद रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट से बैकअप हो, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को मेरे डैडी के अंदर भेज दिया। ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात है, ब्रदर प्लीज तुम मेरे इसको मार दो। मैं यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ग्रेवियर का ओनर कौन है। उसके ये बोलने के साथ हम देखते हैं हार्ट ईटिंग घोस्ट चला गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे टॉम के बाहर आ गया होता है, काफी स्पीड से पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वही हम देखते हैं पॉल देखता है यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट नहीं आया तो काफी डिसअपॉइंट हो गया होता है। पॉल बोलता है कि वो यहाँ पे अपने बंदों क्यों भेज रहा है, कर्स स्पीड घोस्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आके फाइट कर सके। वही हम देखते जब हार्ट ईटिंग घोस्ट देखता है कि पॉल को कुछ नहीं समझ रहा तो वो इस बात से काफी गुस्सा हो गया होता है। हार्ट ईटिंग घोस्ट बोलता तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखते तुम्हारे कितनी पावर है। वो वहाँ पे पॉल के ऊपर अपनी टीयर से अटैक करता है। पॉल को वहाँ पे अटैक काफी जोर से लगता है और वो वहाँ पे सीधी जगह टॉम से टकरा गया होता है। पॉल बोलता है इतनी पावर इनफ नहीं होगी शॉर्ट घोस्ट को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे हार्ट ईटिंग घोस्ट को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है आप तुम मुझे यहाँ पे गुदगुदी कर रहे हो, मुझे काफी मजा आ रहा है। पॉल की हरकतों को देख के हार्ट ईटिंग घोस्ट और भी गुस्सा हो गया होता है। वो वहाँ अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करते हुए काफी स्पीड से पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे कुछ भी नहीं करता और सीधे उस अटैक को अपने पर लेने लगता है। वही हम देखते हैं हार्ट ईटिंग घोस्ट का हाथ पॉल के चेस्ट के अंदर चला गया होता है। हम देखते हैं वो अटैक पॉल काफी भारी पड़ रहा होता है और पॉल के मुंह से खून निकल लगता है। वही हम देखते हैं इस सीन को देख के वो तीनों काफी शॉक हो रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं इसके पास पक्का से दो घोस्ट है, आखिर उनको समझ क्यों नहीं कर रहा। सन लिली बोलती है पॉल आखिर हार्ट ईटिंग घोस्ट को प्रो क्यों कर रहा है, क्या उसको मरना है। वही हम देखते हैं गांव से बोलती है ये बंदा बिल्कुल पागल है कि डैड ने मुझे इस पागल बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों भेजा। वही हम देखते हैं हार्ट ईटिंग घोस्ट का हाथ पॉल के दिल के पास आ गया होता है। अगर वो यहाँ पे हाथ बाहर निकाल देगा तो पॉल पक्का से मारा जाएगा। लेकिन वही हम देखते हैं पॉल को शॉर्ट घोस्ट की प्रेजेंस फील हो रही होती है। अचानक से हम देखते हैं पॉल के हाथ के अंदर से इंटेंस घोस्ट एनर्जी निकलने लगती है। पॉल बोलता है मुझे फील हो रहा है, ये वही फीलिंग है, मैं यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को फील कर पा रहा हूँ। वही हम देखते हैं पॉल के जो हाथ होते हैं वो स्केलेटन में चेंज हो गए होते हैं। पॉल ने वहाँ अपने एक हाथ से हार्ट ईटिंग घोस्ट के हाथ को पकड़ लिया होता है। हार्ट ईटिंग घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इस बच्चे को मारने में दिक्कत क्यों हो रही है। पॉल की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक घोस्ट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके बाल और कपड़े भी उड़ रहे होते हैं। नाइट के अंदर पॉल यहाँ मलेशिया स्पीड की तरह लग रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं पॉल के हाथ में बहुत सी एनर्जी आने लगती है और वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट अपीयर हो गई होती है। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे जंप करते हुए हार्ट ईटिंग घोस्ट के ऊपर काफी स्ट्राइक लगाता है। वही हम देखते हैं इतनी कम डिस्टेंस होने की वजह से हार्ट ईटिंग घोस्ट बिल्कुल भी अटैक नहीं बच पाता। वही पॉल की इतनी पावर देख के वो तीनों काफी शॉक रह गए होते हैं। सन माँ बोलता है उसने यहाँ पे एक अटैक के अंदर विग स्पीड लगे घोस्ट को मार दिया, क्या वो यहाँ पे अभी तक रियल पावर हाइड करा था। सन लिली बोलती है अगर मुझे पता होता कि वो इतना पावरफुल है तो मैं उसको कोई रोक नहीं करती, तो बहुत अच्छी बात है पॉल ने मुझे मारने का ट्राई नहीं किया, वरना कोई मुझे नहीं रोक पाता। गांव शोशो बोलती है पॉल में बहुत पावरफुल है, उसके पास यहाँ पे इतनी पावर है कि वो सिक्योरिटी ब्यूरो को बहुत इजीली खत्म कर सकता है। अचानक से हम देखते हैं गांव शोशो काफी शॉक हो गई बोलती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे पॉल की पावर लगातार डिक्रीज की हो रही है। वही हम देखते हैं पॉल ठीक होना स्टार्ट कर देता है। पॉल बोलता है अगर मैं इस बार के अंदर शॉर्ट घोस्ट समझ नहीं पाया तो मुझे नहीं पता कि मुझे अगला चांस कब मिलेगा। पॉल वहाँ पे काफी मुश्किल से होस्ट के अंदर ट्राई कर रहा होता है और वही शॉर्ट घोस्ट ना जाए इसीलिए उसने जीप को काट लिया होता है। पॉल वहाँ पे किसी बात ध्यान नहीं देता और अपने माइंड का शॉर्ट घोस्ट की एनर्जी को फोकस करता है ताकि वो यहाँ पे कैसे भी करके शॉर्ट घोस्ट कैसे कैप्चर कर सके। हम देखते हैं पॉल का हाथ पूरी ठीक हो गया होता है और वहाँ पे पॉल के हाथ के अंदर से धीरे धीरे साउंड आ रही होती है और वहीं हम देखते हैं पॉल को वहाँ से घोस्ट एनर्जी फील हो रही होती है। ये देख के पॉल काफी खुश हो गया होता है, बोलता है तो आखिरकार मैंने ये कर दिया, अब मैं यहाँ पे
शॉर्ट घोस्ट के प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। पॉल वहाँ पे अपने हाथ को खड़ा करते हुए बोलता है शॉर्ट घोस्ट फटाफट सामने आओ। हम देखते हैं एनर्जी गैदर करती है और पॉल के हाथ में शॉर्ट आ गई होती है। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट एनर्जी आई होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी पहले थी, लेकिन पॉल के करंट लेवल के हिसाब से ये शॉर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। पॉल वहाँ पे एनर्जी गैदर करते हुए एक शॉर्ट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। जैसे ही वहाँ पे स्ट्राइक पत्थर के ऊपर लगती है उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को वापस बुलाते सोच रहा होता है। हालांकि अभी ये शॉर्ट एनर्जी इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा मैं शॉर्ट घोस्ट समझूंगा उतना ज्यादा डेवलप करता जाएगा जैसे कि दूसरे घोस्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसके घोस्ट की लेवल पहुंचना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट के सिस्टम पैनल को ओपन करता है। पॉल बोलता है यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट की एनर्जी मिड लेवल के मलेशियस स्पिरिट लेवल पे है, वहीं पे इसकी लॉयल्टी 100% है। पॉल बोलता है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट की सोल कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए इसके अंदर काफी सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, यही वजह इसकी लॉयल्टी 100% है। उसके बाद पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट की स्किल की तरफ देखता है। शॉर्ट घोस्ट की दोनों स्किल को एक्टिवेट करने के लिए पॉल को यहाँ पे 700 पॉइंट चाहिए होंगे। पॉल बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे बहुत इजीली दोनों स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। पॉल वहाँ पे स्किल एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देता है। क्लिक करने के साथ ही शॉर्ट घोस्ट की पहली स्किल एक्टिवेट हो गई होती है। पहली स्किल का नाम होता है वन शॉट टू एक्सटिंग्विश सोल्स। इस स्किल के अंदर शॉर्ट घोस्ट है वो यहाँ पे एनिमी को फिजिकल डैमेज देती है, वहीं ये स्किल बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। सेकंड स्किल का नाम है वन शॉट टू एलिमिनेट एविल। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट के स्ट्राइक लगाते हैं वो यहाँ पे आपके एनिमी को मैजिकल डैमेज देता है। दोनों स्किल को देखने पर पॉल काफी खुश हो गया होता है और बोलता है इनमें से एक स्किल फिजिकल डैमेज देती है और वहीं पे दूसरी स्किल मैजिकल डैमेज। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों स्किल बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। सच में शॉर्ट घोस्ट की स्किल काफी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट बाहर निकलता है, बोलता है ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मेरी कही बात तुम्हारे काफी फायदेमंद रही ना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट का कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं चेन से घोस्ट बाहर निकलते हुए बोलता है शॉर्ट घोस्ट बिल्कुल मेरे जितना पावरफुल नहीं है, मैं उसके साथ यहाँ पे 300 डाउन बैटल करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं पॉल काफी अच्छे मूड में होता है, बोलता है चेन से घोस्ट प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाद में काफी अच्छा मीट लेके आऊंगा। अचानक से पॉल वहाँ पे सेंस करता है कि उसकी तरफ बहुत ही पावरफुल घोस्ट एनर्जी आ रही है। वहाँ पे उस ग्रेवयार्ड के अंदर से बहुत ही ओल्ड लेडी बाहर निकल रही होती है। उसको यहाँ पे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि कर्स स्पिरिट घोस्ट होती है। कर्स स्पिरिट घोस्ट बोल रही होती है तो तुम वो जिसने हार्ट ईटिंग घोस्ट को मारा तुम्हें यहाँ पे उसकी डेथ के लिए पे करना होगा। वहीं हम देखते हैं कर्स स्पिरिट घोस्ट के अंदर से काफी खतरनाक घोस्ट और आ रहा होता है। वहाँ पे उसका आधा फेस पहले से ब्लैक हो गया होता है। सीन चेंज होता है और हमें वाइन कवर्ड एंशिएंट मैन का सीन दिखाया जाता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट मेरे सामने मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पे घोस्ट मेट आते हुए बोलती है मास्टर यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। यंग मास्टर नॉर्थ वेस्ट ग्रेवयार्ड के अंदर है और वो यहाँ पे कर्स स्पिरिट घोस्ट से फाइट कर रहे हैं। ये बात सुनकर रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी शॉक हुई होती है, बोलती है आखिर तुम क्या बात कर रही हो, मेरे हस्बैंड आके कर्स स्पिरिट घोस्ट को प्रोवोक क्यों करेंगे, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि कर्स स्पिरिट घोस्ट मेरे दुश्मन है। घोस्ट मेट बोलती है मिस्ट्रेस एक बार ध्यान सोचिए, यंग मास्टर को पहले से पता था कि आपके यहाँ पे कर्स स्पिरिट घोस्ट से दुश्मनी है, फिर भी वो यहाँ पे अकेले चले गए, इसका मतलब वो आपका बदला लेना चाहते हैं। और जहाँ तक हमारे पास न्यूज आई है उन्होंने ऑलरेडी हार्ट ईटिंग घोस्ट को मार दिया है जो कि नॉर्थ वेस्ट ग्रेवयार्ड का सेकंड इन कमांड है। ये सुनने के बाद रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी सम्मान लगती है और बोलती है सच में मेरे हस्बैंड काफी अच्छे हैं, उनको मेरी काफी टेंशन है, वो यहाँ पे मेरा बदला लेने के लिए कर्स स्पिरिट घोस्ट के टेरिटरी के अंदर चले गए और मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे शादी करने का बिल्कुल सही इंसान को चुना है। तभी रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोलती है आखिर वो कमीनी कर्स स्पिरिट घोस्ट की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे हस्बैंड को हाथ लगाए, चलो फटाफट से मेरे कमांड को इश्यू करो, यहाँ पे सारे लोग मिलकर नॉर्थ वेस्ट ग्रेवयार्ड पर अटैक कर दो और जाके मेरे हस्बैंड को बचा के लाओ। जैसे ही वहाँ पे घोस्ट मेट सीटी पे आती है बहुत सारे घोस्ट एंशिएंट मैन के सामने खड़े हो जाते हैं। घोस्ट मेट बोलती है मैं यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आती हूँ, हमारे जो यंग मास्टर है वो यहाँ पे कर्स स्पिरिट घोस्ट अकेले फाइट कर रहे हैं, तो तुम लोग को यहाँ पे पता ही होगा कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ग्रेवयार्ड पर अटैक करके यंग मास्टर को बचा के लाएंगे। तभी हम देखते सारे घोस्ट बोलने लगते हैं आज ही वो दिन है कि हम लोग कर्स स्पिरिट घोस्ट को मार देंगे। वही हम देखते वो तीनों साइड चुपके पॉल को देख रहे होते हैं। गांव से बोलती है इतने सारे घोस्ट है कि अगर यहाँ एक मिलिट्री भी आ जाए तो भी इतने सारे घोस्ट को हैंडल करना काफी मुश्किल होने वाला है। सन माँ बोलते लगता है पॉल के लिए बचना काफी मुश्किल होने वाला है। सन लिली बोलती है तो आखिरकार पॉल यहाँ पे घोस्ट का तो मारा जाएगा और फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वही हम देखते कर्स स्पिरिट घोस्ट अपने बैटल मोड के अंदर आ गई होती है। उसके शरीर से बहुत ही पावरफुल घोस्ट बाहर निकल रहा होता है। ये देखने के बाद पॉल दो तीन कदम पीछे की तरफ हटता है क्योंकि उसने यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को पूरी तरह से नहीं समझा और अगर वो यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट के मलेशियस स्पिरिट के पास फाइट करेगा तो उसके लिए बचना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे कर्स स्पिरिट घोस्ट को बोलता है एक बार मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ गलतफहमी है। ये सुनने का कर्स स्पिरिट घोस्ट और गुस्सा हो गई होती है। वो बोलती है तुमने मेरे सेकंड कमांड को मार दिया और तुम बोल रहे गलतफहमी है, तुम्हें आखिर क्या लगता है कि मैं कोई इडियट हूँ। कर्स स्पिरिट घोस्ट अपने पास डैगर निकालती है और बोलती है मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं लगता कि तुम यहाँ से बच के जाने वाले हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर से निकाल के सेकंड कमांड को ट्रिब्यूट पेश करूंगी। तभी हम देखते हैं बहुत सारे घोस्ट पॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पॉल वहाँ पे काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है लगता है आज मेरी लाइफ ये भी एंड होने वाली है। तभी इतने से हम देखते हैं पॉल के सामने वाले घोस्ट के ऊपर अटैक करता है और वो घोस्ट वही मर गया होता है। हम देखते हैं बुचर घोस्ट आ गया होता है। पॉल बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरे लिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। ब्रदर घोस्ट तुम काफी कमाल के हो। बुचर घोस्ट पीछे मुड़ते हुए बोलता है यंग फ्रेंड किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, तुम मुझे यहाँ पे सिंपली एक्स हस्बैंड ब्रदर बोल सकते हो। ये सुनने का पॉल काफी एम्बैरेस हो गया होता है। पॉल बोलता है एक्स हस्बैंड ब्रदर आखिर आप यहाँ पे कैसे आए। बुचर घोस्ट वहाँ पे पॉल को इशारा करता है। हम देखते हैं वहाँ पे सामने से रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट एक आर्मी को लेकर आ रही होती है। बुचर घोस्ट बोलते हैं तुम्हारी वाइफ ने कमांड दिया था कि हमें तुम्हें बचाना है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है कमीनी कर्स स्पिरिट घोस्ट आखिर यहाँ पे हिम्मत मेरे हस्बैंड पर अटैक करने की, चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो और कर्स स्पिरिट घोस्ट पर अटैक करो। वही हम देखते हैं कर्स स्पिरिट घोस्ट चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड तुम मरना डिजर्व करती हो। जैसे यहाँ पे दोनों एनिमी मिलते हैं उन लोगों की हेट लिमिट पार हो गई होती है। हम देखते हैं दोनों घोस्ट आर्मी एक दूसरे पर अटैक कर देती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की आर्मी की तरफ से एंडी नाम की घोस्ट सामने वाले एनिमी घोस्ट को मार के उड़ा देती है। वही हम देखते हैं कर्स स्पिरिट घोस्ट की तरफ एक एसिड घोस्ट होता है जो कि वहाँ सामने वाले घोस्ट के ऊपर एसिड से अटैक कर रहा होता है। पॉल वहाँ पे ये फाइट देख काफी शॉक होता है। पॉल वहाँ पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है मैंने यहाँ पे ह्यूमंस को बहुत फाइट करते हुए देखा है, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे घोस्ट को इस तरह फाइट करते हुए देख रहा हूँ। वही हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल की तरफ आगे बढ़ती है बोलती है
हस्बैंड क्या आप ठीक हैं? वो पॉल गले लगाते हुए बोलती है, तुम यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट के ऊपर अटैक करके मुझे काफी अच्छा सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुम्हें पहले मुझे कंसल्ट कर लेना चाहिए था। यहाँ पे तुम्हारे लिए अकेला आना काफी खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें खरोच भी आए। ये बोलते वो अपने बॉस को पॉल के चेस्ट पर लगाने लगती है। वही हम देखते हैं इन कपल को प्यार करते हुए देख के कर्स स्पीड घोस्ट को काफी गुस्सा आ गया होता है। वो वहाँ पे घोस्ट को रिलीज करते हुए आसपास के घोस्ट को उड़ा देती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलते तुम लोगों ने यहाँ पे हर्ट ईटिंग घोस्ट को मार दिया और अब तुम लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। मैं तुम लोग बिल्कुल जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। वही हम देखते रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल के सामने आती है, बोलती है, हस्बैंड प्लीज आप पीछे की तरफ हट जाओ, यहाँ से मैं संभालती हूँ। उसके बाद रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट अपनी इंटरनल घोस्ट एनर्जी एक्टिवेट करती है। वो वहाँ पे हैंड साइन बनाती है और उसके आसपास की घोस्ट एनर्जी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे वहाँ पे घोस्ट एनर्जी एक्सपेंड हो रही होती है, वहाँ पे एलियन फ्लावर्स आ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो फ्लावर्स काफी स्पीड से कर्स स्पीड घोस्ट की आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वही हम देखते हैं कर्स स्पीड घोस्ट काफी स्पीड से अटैक डॉज कर रही होती है और वहाँ पे जिन जिन का वो फ्लावर हिट हुआ होता है उन सभी की बॉडी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। पॉल बोलता है रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी कमाल की है, ना सिर्फ यहाँ उसके फ्लावर काफी बड़े रेंज को कवर करते हैं बल्कि यहाँ पे डैमेज भी काफी हाई है। वहाँ पे अपने लोग को मरता हुआ देख के कर्स स्पीड घोस्ट को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ पे अपने पास एक स्टॉर डॉल बाहर निकालती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलती है, रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट तुम मुझसे फाइट करने के लिए काफी छोटी हो। उसके बाद वो वहाँ पे स्टॉर डॉल को रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के सामने कर देती है और वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के ऊपर 5 डायरेक्शनल घोस्ट सोल्जर स्टॉक कर लगाती है। उसके बाद वो वहाँ पे नीडल निकालती है और स्टॉर डॉल के चेस्ट के अंदर डाल देती है। अचानक से हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक होता है और उसके चेस्ट के अंदर खून आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे पॉल के पास गिर जाती है। ये देखने पॉल को रियलाइज होता है कि आखिर इस कर्स स्पीड घोस्ट की स्किल क्या है। वो अगर यहाँ पे स्टॉर डॉल के ऊपर अटैक करेगी तो वो अटैक सीधा ओपोनेंट के ऊपर भी होगा। पॉल वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ हट जाना चाहिए? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट उठते हुए बोलती है, हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी इंजरी और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ पे हवा के अंदर उड़ने लगती है। उसके आसपास काफी घोस्ट एनर्जी होती है। वही हम देखते हैं उसके आसपास का एरिया एलियन फ्लावर से भर जाता है। उसके बाद वो अपने दोनों हाथ को जोड़ देती है। वही हम देखते हैं उसके हाथ के अंदर से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। जो एलियन फ्लावर्स होते हैं वो वहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। वही हम देखते हैं कर्स स्पीड घोस्ट की बॉडी होती है वो वहाँ पे पिघलना स्टार्ट कर देती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलती है, तो इसका अगर तुम यहाँ पे फाइट करना चाहती हो आज मैं यहाँ पे पक्का तुम्हें इसको कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद कर्स स्पीड घोस्ट रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने हाथ के बने हुए मास्क के ऊपर क्लिक करता है। पॉल बोलता है, अगर मैं 2 मास्टर फाइट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे खाली नहीं बैठ सकता। तभी हम देखते हैं बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट और चेन से घोस्ट भाग की तरफ आगे होते हैं। वही हम देखते हैं पॉल ने स्वॉर्ड घोस्ट भी बाहर निकाल लिया होता है। पॉल वहाँ पे एनिमीज के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम लोग भी चालू हो जाओ। वही हम देखते हैं चेन से घोस्ट को जो कि क्रिमिनल की तरह काट रहा होता है। पॉल को वहाँ पे अटैक करने पता चल रहा होता है कि उसकी जो वन स्वॉर्ड एक्सटिंग्विश सोल एबिलिटी है वो काफी पावरफुल है। तभी हम देखते हैं पॉल के पास में एक बर्न घोस्ट आ गया होता है। इससे पहले पॉल को देख पाता वो पॉल के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है। पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप्स घोस्ट के पीछे छुप जाता है, बोलता है, बिग ब्रदर तुम्हारी डिफेंस की एबिलिटी है वो काफी बढ़िया है, तुम यहाँ पे अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लोगे। तभी हम देखते हैं ग्रीन कॉप घोस्ट के ऊपर फायरबॉल आके लगती है। इस वजह से ग्रीन कॉप घोस्ट के बाल और आईब्रो भी जल गए होते हैं। ग्रीन कॉप घोस्ट पॉल को चिल्लाते हुए बोलता है, मानता मैं फिजिकल डिफेंस काफी हाई है लेकिन मैं बिल्कुल मैजिकल डैमेज को ब्लॉक नहीं कर सकता। पॉल को हमें 40 इमोशनल कोलैप्स मिल गए होते हैं। पॉल बोलता है, ब्रदर घोस्ट बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, गुस्सा से काफी खराब होता है। हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की आर्मी कर्स स्पीड घोस्ट आर्मी के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलती है, अगर मैं तुम्हें फिनिश नहीं कर सकती तो मैं सबसे पहले तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगी। कर्स स्पीड घोस्ट अपने पास से 2 नीडल्स बाहर निकाल लेती है और काफी जोर जोर से हंस रही होती है। कुछ पल पड़ने के बाद कर्स स्पीड घोस्ट वो नीडल पॉल की तरफ फेंक देती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है, हस्बैंड प्लीज आप ध्यान रखना, लेकिन वो जो नीडल थी वो काफी फास्ट थी। पॉल वहाँ पे चेन से घोस्ट को कंट्रोल करते हुए उनको ब्लॉक नहीं कर सकता था। अचानक से हम देखते हैं पॉल के सामने रेड कलर का लोटस आ गया होता है जिसने वहाँ पे नीडल का अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। पॉल बोल रहा होता है कर्स स्पीड घोस्ट में काफी कमी नहीं है और वही रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है क्योंकि उसका लोटस वहाँ पे टाइम पे पहुंच गया था। वही हम देखते हैं कर्स स्पीड घोस्ट को जो कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसने वहाँ पे नीडल से बनी हुई एनर्जी बॉल बना ली होती है जो कि इसलिए इसमें घोस्ट किलिंग फॉर्मेशन होती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलती है, मैंने यहाँ पे ट्रिक किया था। वही हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी शॉक हुई होती है। उसे यहाँ बिल्कुल भी लगा था कि पॉल के जो अटैक था वो असलियत में ट्रिक थी। हम देखते हैं अटैक काफी पास पहुंच चुका था। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के पास अब बिल्कुल बचने का टाइम नहीं था। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से 5 नीडल्स रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के पेट में चली जाती है। वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को काफी पेन फील हो रहा होता है और स्पीड घोस्ट वापस अटैक बनाते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पे पूरी खत्म कर दूंगी। पॉल चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये कमीनी कर्स स्पीड घोस्ट काफी स्नीक अटैक करती है, इसके अंदर यहाँ पे सामने से अटैक करने की हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल हमें बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को कर्स स्पीड घोस्ट की तरफ भेज देता है। कर्स स्पीड घोस्ट वहाँ पे अपने एंशियंट जीतो को प्ले करने लगती है। एंशियंट जीतो के प्ले होने की वजह से कर्स स्पीड घोस्ट वहाँ पे पैरालाइज हो गई होती है। वो वहाँ बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती। कर्स स्पीड घोस्ट सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच पा रही। वही हम देखते हैं पॉल चेन से घोस्ट की हेल्प से काफी तड़ी जंप मारता है और अपने स्वॉर्ड घोस्ट को पकड़ते हुए कर्स स्पीड घोस्ट को काफी स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक सीधे कर्स स्पीड घोस्ट के शोल्डर पे लगी होती है। कर्स स्पीड घोस्ट बोलती है, तुम्हारी क्या हिम्मत है मेरे ऊपर अटैक करने की। वही हम देखते हैं पॉल के अटैक से कर्स स्पीड घोस्ट के बस स्क्रैच आया होता है। पॉल बोलता है, कर्स स्पीड घोस्ट अगर तुम्हारा बहुत पावरफुल आर्मर है यहाँ पे इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बोलते हैं पॉल स्वॉर्ड घोस्ट के सेकंड स्किल को एक्टिवेट करता है। कर्स स्पीड घोस्ट बोल रही होती है, बेवकूफ इंसान तुम्हारी स्वॉर्ड से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। कर्स स्पीड घोस्ट सीधे अटैक को ले लेती है और बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करती। वही हम देखते हैं स्वॉर्ड घोस्ट सीधे उसकी बॉडी के आर पार हो गई होती है। वहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता। वो बोलती है कैसे हो सकता है, मुझे तुम्हारे अटैक की वजह से पेन भी फील हो रहा है। अचानक से हम देखते हैं कर्स स्पीड घोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा स्वॉर्ड से अटैक होता है जिस वजह से कर्स स्पीड घोस्ट जमीन के ऊपर गिर गई होती है और वहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट के रिमेन को देख के बोल रहा होता है, मेरी ये स्वॉर्ड है ये मैजिकल अटैक भी कर सकती है, इसलिए तुम्हारे आर्मर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट अपने पेट के अंदर नीडल निकालते हुए बोल रही होती है, कर्स स्पीड घोस्ट में मारी जा चुकी है तो अगर तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे अपना नया लीडर मानना होगा। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, अगर तुम लोग यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट से काफी लॉयल हो तो मैं तुम सभी लोग को मार दूंगी। उसके ऐसा बोलने के साथ ही कर्स स्पीड घोस्ट के सारे साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो लोग वहाँ अपने हाथ उठाते हुए सरेंडर कर देते हैं। वो लोग घुटनों पे आते हुए बोलते हैं, रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट हम लोग ग्रीट करते हैं, आज से हम लोग ये कसम खाते हैं कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट हमारी नई लीडर है। ये सब देखने का रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को काफी अच्छा फील हो रहा होता है।
मैं यहाँ पे कर्स फीड घोस्ट के साथ 100 साल से फाइट कर रही हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड की हेल्प से मैंने इसको हरा दिया। तभी वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल को ढूंढने लगती है। वो बोलती है अभी मेरे हस्बैंड यहीं पे थे, तो आखिर वो कहाँ चले गए। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे घोस्ट बीट को इकट्ठा कर रहा होता है। पॉल बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार इतने सारे घोस्ट बीट एक साथ देखे हैं। अगर मैं यहाँ पे इन सभी को बेच देता हूँ तो मैं बहुत इजीली मिलियंस कमा लूंगा। तभी रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल को पीछे से पकड़ते हुए बोलती है हस्बैंड आज हमारे एशियन मैच में पार्टी है, हम लोगों ने यहाँ पे कर्स फीड घोस्ट को हरा दिया, तो इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ एशियन मैच में चलिए। पॉल बोलता नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे कल क्लास अटेंड करनी है। वही हम देखते हैं पॉल को रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के बहुत फील हो रहे होते हैं। पॉल बोलता है प्लीज तुम मेरे ऊपर से हटो, मुझे यहाँ पे घोस्ट बीट इकट्ठा करने हैं। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड आपने यहाँ पे कर्स फीड घोस्ट को मारने में सबसे हेल्प करी है, तो अगर आप यहाँ पे पार्टी के अंदर नहीं होंगे तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पॉल बोलते हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे कर्स फीड घोस्ट से खुद के लिए फाइट करी है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट समाते हुए बोलती है मेरे हस्बैंड काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो इस बात को एडमिट नहीं कर रहे। ये बोलते हुए काफी शर्मा रही होती है। वही हम देखते हैं उन सारे घोस्ट बीट को लेकर पॉल वहाँ जाने लगता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट में पॉल आते देख के बोल रही होती है हस्बैंड जब भी आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज मुझसे मिलने के लिए आना, मैं वहाँ पे एशियन मेंशन के अंदर आपके लिए हमेशा वेट करूंगी। पॉल के जाने के बाद रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी शर्मा रही होती है, बोलती है मेरे हस्बैंड काफी कमाल के हैं, उनका पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान है। वही हम देखते सनमा काफी शौक होता है, बोल रहा होता है पॉल ने यहाँ पे इतनी बिग स्पीड लगे घोस्ट कर्स स्पीड घोस्ट को मार दिया। ये सब देख के गाँव भी काफी शौक होती है, सोच रही होती है पॉल ने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर कर्स स्पीड घोस्ट को मार दिया। उसको यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसकी जो स्वॉर्ड घोस्ट है वो मेरी घोस्ट डॉल से ज्यादा पावरफुल है। वही रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की हेल्प से ये पूरा एरिया उसका हो चुका है। उसके बाद गाँव अपना फोन निकालती है और बोलती है पॉल यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो उसने अपनी पावर को रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के बढ़ा भी लिया। मुझे यहाँ फटाफट से ये बात अपने फादर बतानी होगी, लेकिन अचानक से हम देखते गाँव काफी हेजिटेट करने लगती है क्योंकि उसके फादर ने उसे झूठ बोला, उन्होंने उसकी मॉम को धोखा भी दिया। क्या मुझे यहाँ पे ऐसे कमीने इंसान से बात करने की जरूरत है? अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।